कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं या दो यूनिट बोल दो। पहली वाली के अंदर अपन देखते हैं EBIT EPS MPS एनालिसिस, ठीक है। दूसरी वाली में अपन देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ठीक है। ऑब्वियसली ज़्यादा एफर्ट अपना कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर ज़्यादा जाएगा। इस वाली पहली यूनिट तो बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड जो हमारा थ्योरीज वाला पार्ट है उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं अपने पास, तो अपने एग्जांपल्स बहुत अच्छे सॉलिड तरीके से कवर्ड है, तो अपन मोस्टली अपने एग्जांपल्स ही देखेंगे आज एंड अपनी थ्योरीज जो हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। चलो पहले अपन यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, विच इज़ EBIT EPS MPS एनालिसिस, ठीक है। अब इसके अंदर तो हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो तुम्हें अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है, अलग अलग प्लान्स दे देगा, बोलेगा इनमें से बेस्ट चूज़ करके बताओ, ऑप्टिमम वाला चूज़ करके बताओ, वो एक टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरे टाइप का आता है इंडिफरेंस पॉइंट वाला क्वेश्चन, इंडिफरेंस पॉइंट निकालने बोल देगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं इस पहली वाली यूनिट के अंदर, ठीक है। एक एक करके दोनों देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर तुमको बेसिक पता है कि कितना डेट लिया, कितना इक्विटी लिया, कितना प्रेफरेंस लिया, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो आपकी टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स के अंदर कितना प्रपोर्शन है डेट का, इक्विटी का एंड प्रेफरेंस का, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, करेक्ट। सो एंड स्पेसिफाइंग है वेरी क्लियरली कि अपन लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स बोले तो अगर इनका जोड़ निकालते अपन तो क्या आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी टोटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड कैपिटल जो भी है उसके अंदर कितना कितना प्रोपोर्शन है। तो अगर अपने पास लेट्स से 10 लाख की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है तो अपने पास 3 टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला प्लान हो सकता है जिसमें डेट कुछ भी नहीं हो, प्रेफरेंस कुछ भी नहीं हो, सारी की सारी इक्विटी हो जाए, ठीक है। प्लान 2 हो सकता है जिसके अंदर आपका डेट 6 लाख का है, प्रेफरेंस कुछ नहीं आए एंड इक्विटी 4 लाख की है, ठीक है। तीसरे टाइप का प्लान हो सकता है कि उसमें डेट कुछ नहीं आए, प्रेफरेंस ले लो एंड इक्विटी ले लो, ठीक है। चौथे टाइप का प्लान हो सकता है कि उसमें सब कुछ ले लो, डेट भी ले लो, इक्विटी भी ले लो, प्रेफरेंस भी ले लो, सब ले लो, ठीक है। सो अब बेसिकली 3 टाइप, ये जो प्लान 2, प्लान 3 एंड प्लान 4 है, इनको अपन एक बकेट में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेट या प्रेफरेंस में से कोई ना कोई एक आ रहा है या फिर दोनों आ रहे हैं। अब डेट और प्रेफरेंस क्या होते हैं, इनकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है, ये लोग फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर कंसिडर होते हैं। तो जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आ रही है वो कौन सा है, जिसमें डेट या प्रेफरेंस में से कोई भी एक आ रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिसके अंदर डेट या प्रेफरेंस में से कुछ भी आ रहा हो, इनको अपन क्या बोलते हैं, लेवर्ड फर्म। लेवर्ड फर्म क्यों? क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है तो इसलिए इसका नाम अपने रख दिया लेवर्ड, ठीक है। जिसके पास डेट और प्रेफरेंस बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली अनलेवर्ड। तो पहला उसका नाम हो गया अनलेवर्ड फर्म, दूसरा उसका नाम हो गया 100% इक्विटी फर्म या फिर ऑल इक्विटी फर्म, जैसा बोलना है बोल दो। अनलेवर्ड बोल सकते हैं इसको अपन, ऑल इक्विटी बोल सकते हैं, 100% इक्विटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली योर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अपने को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। वही जो अपन यूनिट 1 में पढ़ते हैं, अब अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। जो भी अपन तीनों डिसीजन देख रहे हैं उनमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, 3 गोल्डन वर्ड्स, 3 बोरिंग गोल्डन वर्ड्स, इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। सो वही अपने को करना है, दैट इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जहाँ पे इक्विटी का, जिस प्लान में इक्विटी का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है वो आपका ऑप्टिमम प्लान है, ठीक है। इक्विटी वेल्थ बोले तो शेयर प्राइस, जहाँ पे शेयर प्राइस मैक्सिमाइज हो रहा है वो आपका ऑप्टिमम प्लान है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मार्केट प्राइस पर शेयर तक कैसे पहुँचते हैं, अपन ने इनकम स्टेटमेंट में EPS तक का निकालने देखा था, एंड उसके आगे भी अपन ने देखा था EPS से MPS तक कैसे पहुँचा जाता है। बीच में अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, PE रेशो से, राइट। तो हम MPS तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे अपन MPS तक कैसे पहुँचेंगे, EPS इंटू PE रेशो करके, ठीक है। एंड PE रेशो बेसिकली क्या होता है वो भी अपन वहीं पे देख के आए थे, वापस से देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड ना यार, ये पेन ज़्यादा डार्क हो गई मेरी, कैसे डार्क हो गई इतनी है, अच्छा पेन ही लगते रखा है मैंने, एक सेकंड। हाँ अब फ्लेवर आ रहा है ना, ठीक है। हाँ तो बेसिकली अपना PE रेशो कैसे निकलता था, MPS अपॉन EPS करके, राइट। ये अपन पढ़ के आए, क्या होता है बेसिकली, आपको प्रोपोर्शन दिखाता है, रेशियो दिखाता है किसके बीच में, MPS और EPS के बीच में। मतलब बेसिकली मार्केट प्राइस, आपका मार्केट आपको ₹1 के EPS के बदले कितना मार्केट प्राइस देने को रेडी है, दैट इज MPS, दैट इज PE रेशो। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास EPS अवेलेबल है तो आप PE रेशो को अगर EPS से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, MPS आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन MPS तक कैसे पहुँचते हैं, EPS इंटू PE रेशो करके। तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। पहला वाला प्लान के अंदर 150 का EPS है एंड PE रेशो 10 का दे रखा है, दूसरे वाले में 200 का EPS है एंड 10 का PE रेशो दे रखा है। तो MPS कितना आएगा, पहले वाले प्लान में 1500, 150 इंटू 10, दूसरे वाले प्लान में 200 इंटू 10, 2000 का। तो इसमें ज़्यादा मार्केट प्राइस पर शेयर किसका है, इसका है, तो ये वाला ऑप्टिमम प्लान हो गया, ठीक है। एंड मजे की बात,
यही प्लान है जिसके अंदर तुम्हारा मार्केट प्राइस पर शेयर भी मैक्सिमाइज हो रहा है एंड तुम्हारा ईपीएस भी मैक्सिमाइज हो रहा है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दोनों इसी प्लान के अंदर मीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्टिमम है। ठीक है, अब ये वो प्लान था जिसके अंदर दोनों एक ही प्लान में मीट हो रहे थे। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है? इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कौन सा है? अर्निंग्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो अपने को चूज कौन सा करना होता है? प्राइमरी वाला ओवर सेकेंडरी वाला। अब अगर दोनों एक ही जगह पे हैं, मैंने अपने बात करी थी कि दोनों के रास्ते सेम ही हैं तो उसी रास्ते पे जाएंगे अपन। लेकिन अगर दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलग रास्ते पे है एंड अर्निंग्स इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अलग रास्ते पे, तो अपन कौन से रास्ते पे जाएंगे? इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले की तरफ। ठीक है, सो अगर दूसरे प्लान के अंदर तुम्हारा ईपीएस इसमें 150 है एंड इसमें 120 है, ठीक है, एंड पी रेशियो इसमें 10 है इसमें 15 है, तो बेसिकली तुम्हारा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना निकल के आएगा? इस प्लान का निकल के आएगा 1500, 150 इंटू 10। इस प्लान का कितना निकल के आएगा? 120 इंटू 15, 1800। ठीक है, अब आपने देखा ईपीएस तो इसमें मैक्सिमाइज हो रहा है 150 पे प्लान 1 में, लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमाइज हो रहा है प्लान 2 में 1800 पे। अब अर्निंग्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लान 1 के अंदर है एंड इक्विटी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्लान 2 के अंदर है। ठीक है, तो अपन चूज किसको करेंगे? दोनों के रास्ते अलग अलग है, अर्निंग्स मैक्सिमाइजेशन के एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के, तो अपन चूज किसको करेंगे? अपन ऑब्वियसली करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, क्योंकि दैट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो अपना ऑप्टिमम प्लान ये वाला हो जाएगा जिसमें तुम्हारा वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा हो इक्विटी का एंड प्रॉफिट भले से नहीं हो रहा हो इसके अंदर मैक्सिमाइज, प्रॉफिट भले से कम है, चलेगा। अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए, अर्निंग्स नहीं हो चलेगा। ठीक है, समझ गया? सो पॉइंट ये है कि अगर 2 प्लान दे रखें एंड दोनों में से सेम ही प्लान के अंदर अर्निंग में मैक्सिमाइज हो रही है, वेल्थ में मैक्सिमाइज हो रही है, तो तुम उसी को चूज करो जिसमें दोनों मैक्सिमाइज हो रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग प्लान में मैक्सिमाइज हो रहे हैं तो अपन चूज करेंगे किसको? वेल्थ वाले को, अर्निंग्स वाले को छोड़ देंगे, चलेगा। अर्निंग्स कम हो रही है, वेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। ठीक है, चलो, सो ये बेसिक अपना सीन था। अब अगर अपने को मल्टीपल प्लान्स दे रखे हो तो अपन मल्टीपल प्लान्स में से चूज कैसे करेंगे कि कौन सा प्लान तुम्हारा ऑप्टिमम वाला है? ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर पी रेशो दे रखा है, ठीक है, अब ऐसे कम क्वेश्चन होते हैं जिन्हें पी रेशो दे रखा होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे वाले क्वेश्चन यही होते हैं जिन्हें पी रेशो दे रखा होता है। अगर तुम्हें पी रेशो क्वेश्चन में दे रखा है एंड तुम्हें जितने भी प्लान्स दे रखे हैं उनमें से एक का हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर आ रहा है, तो ऑब्वियसली तुम उस प्लान को चूज करोगे जिसका हाईएस्ट मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस पर शेयर आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर प्लान का हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं आ रहा बल्कि 2 का इक्वल मार्केट प्राइस पर शेयर आ रहा है, उसमें कैसे चूज करेंगे अपन एग्जांपल देखा था कि अपना एग्जांपल था प्लान 1 के अंदर तुम्हारा मार्केट प्राइस पर शेयर आ रहा था 3000 का, प्लान 2 के अंदर भी 3000 का आ रहा था एंड प्लान 3 के अंदर 2600 का आ रहा था। ऐसे केस में अपन चूज कैसे करते हैं? लॉजिकल सी बात, आपको चूज करना हाईएस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, सो ये वाला तो बाहर है वैसे ही, क्योंकि इसका तो हाईएस्ट वैसे भी नहीं है। हाईएस्ट किन का है? इन दोनों का है, तो इन दोनों के बीच में टक्कर है प्लान 1 और 2 के बीच में। अब वैसे किसको चूज करेंगे? दोनों के अंदर इक्वल मार्केट प्राइस पर शेयर आ रहा है, दोनों ही तुम्हारी इक्विटी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अब चूज कैसे करोगे? दोनों के अंदर ही तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो मीट हो ही रहा है, चूज कैसे करेंगे? अब ऑब्वियसली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोनों में मीट हो ही रहा है तो अपन उसको चूज करेंगे जिसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी मीट हो रहा हो। ठीक है, अगर प्राइमरी तुम्हें मिल ही रहा है तो ठीक है, अब डिसीजन कैसे लोगे? जो सेकेंडरी भी मीट करके दे दे। तो प्लान 2 के अंदर तुम्हारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके अंदर ईपीएस इससे ज़्यादा है, तो अपन प्लान 2 को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है। ये बाहर है क्योंकि इसकी वेल्थ वैसे ही मैक्सिमाइज नहीं हो रही थी। प्लान 1 को नहीं ले रहे क्योंकि इसका अर्निंग्स इससे कम है। समझ गया? तो जब 2 प्लान का एक साथ हाईएस्ट एमपीएस आ जाए, मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाए, तो आप चूज कैसे करोगे? ऑब्वियसली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोनों मीट कर रहे हैं तो उसको चूज करेंगे जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी मीट कर रहा, यानी जिसका अर्निंग्स भी मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लान्स विथ हाईएस्ट एमपीएस सिलेक्ट द प्लान विथ हाईएस्ट ईपीएस। ठीक है, आउट ऑफ द प्लान्स विथ हाईएस्ट एमपीएस, ये वाला नहीं ले लोगे, इसका हाईएस्ट ईपीएस है, इसका हाईएस्ट ईपीएस है सब में से 200 का, बट ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये एमपीएस हाईएस्ट नहीं है इसका, तो इसको चूज नहीं करना है अपने को उन प्लान्स में से चूज करना है जिसका हाईएस्ट एमपीएस आ रहा है, उसमें से उसको चूज करेंगे जिसका हाईएस्ट ईपीएस आ रहा है। तो इसलिए इन दोनों के बाहर एक बड़ा बक्सा लगा दिया, ये तो बाहर ही है। समझ गया? ये तब है जब क्वेश्चन में पी रेशो दे रखा हो। क्वेश्चन में अगर पी रेशो दे ही नहीं रखा हो तो अब मार्केट प्राइस पर शेयर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ऐसे कैसे हम डिसीजन कैसे लोगे? सिंपल यार, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर दे ही नहीं रखा है तो डिसीजन ले ही नहीं पाओगे ना तुम मार्केट प्राइस शेयर के बेसिस। अगर तुम्हें पी रेशो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में तो तुम मार्केट प्राइस पर शेयर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो तुम उस प्राइस पर डिसीजन कैसे लोगे? तो ऐसे केस में जिसका ईपीएस मैक्सिमम आ जाए उसको चूज करके खत्म कर लेना। ठीक है, तो इसमें चूज कैसे करेंगे? प्लान विथ हाईएस्ट ईपीएस। मतलब इसके अंदर बेसिक अजम्पशन क्या हो गया? अब ये मान लो कि दोनों प्लान्स का पी रेशो सेम है, इक्वल है। अब अगर दोनों प्लान्स का पी रेशो इक्वल है तो दैट मीन्स जिसका ईपीएस मैक्सिमम आएगा उसी का एमपीएस मैक्सिमम आएगा।
लॉजिकल सी बात, इसलिए आप उसको चूज कर लोगे जिसका हाईएस्ट ईपीएस है, ठीक है। अब ये सारा तामझाम जो अपन ने देखा, हाउ टू सिलेक्ट कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान, ये अपन तब फॉलो करेंगे जब अपने को जनरल कंडीशंस क्वेश्चन में दे रखी हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में खुद ही बता दे कि भाई हमको तो सिर्फ अर्निंग्स मैक्सिमाइज करना है, तो आंख बंद करके उसको फॉलो कर लेना, ये वाले चार्ट को भूल जाना, चाहे पी रेशियो दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो। क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफिकली बोल दिया तो भाई नहीं बोला तो करने का, वही करने का, मेरी बात एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर उसी की बात एप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन अगर बोल रहा है ये करो तो यही करना है, ठीक है, चाहे फिर कोई सा भी लॉजिक भाड़ में क्यों ना जाए, क्वेश्चन ने बोला तो करने का, ठीक है। सो इफ एनी डिसीजन क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द क्वेश्चन फॉलो द सेम एंड नॉट अबव चार्ट, सिंपल। चलो अब इसके बाद अपन को एक चीज़ समझनी है कि अपना डेट इंक्रीज करने से होता क्या है, ठीक है। डेट अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो उससे होगा क्या। अपन लेवरेज चैप्टर के अंदर देख के आए थे कि जब अपन डेट इंक्रीज करते हैं, डेट क्या होता है, सस्ता होता है इक्विटी से, डेट क्या होता है, इक्विटी से सस्ता होता है, ठीक है। तो अपन जब अगर डेट इंक्रीज करने लगेंगे रुको मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। ये अपना रेड पेन है ना, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे डेट होल्डर्स हैं, ये तुम्हारे इक्विटी होल्डर्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल है, टोटल 10 हैं, मान लो 10 हैं, ठीक है। टोटल 10 लोग हैं डेट प्लस इक्विटी मिला के। पहले वाले में डेट में 2 लोग हैं, इक्विटी में 8 लोग हैं, दूसरे में डेट में 8 हैं, इक्विटी में 2 हैं, एंड टोटल 10 है, ठीक है। अब कंपनी ने इनको बढ़ा मूव क्यों कर दिया, कंपनी ने यहाँ पे डेट क्यों बढ़ा दी, क्योंकि कंपनी को लगा कि भाई डेट सस्ता होता है, डेट सस्ता होगा तो क्या होगा, आरओसी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट होगा, आरओसी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट होगा, आरओसी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट होगा तो क्या होगा, लेवरेज फेवरेबल होगा, फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल होने से क्या होता है, आरओई बढ़ता है, कहाँ पढ़ के आए, लेवरेज के अंदर पढ़ के आए, ठीक है। तो इसलिए कंपनी ने कहा कि चलो अपन इसको बढ़ा देते हैं डेट को। लेकिन इससे होता क्या है तुम वो समझना, जब तुमने 2 डेट होल्डर्स रखे थे, जब तुमने 2 डेट होल्डर्स रखे थे ना, 8 इक्विटी थे, तो डेट वालों को कंफर्ट था कि अपना नंबर इन 8 से पहले आने वाला है, अपना नंबर इन 8 से पहले आने वाला है, ठीक है। तो कुछ दुविधा हुई तो अपन तो अपना लेके कट लेंगे, फंसेंगे कौन, इक्विटी वाले, ठीक है। तो इनको कंफर्ट था, इनको इतनी कोई रिस्क महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन ठीक है, एंड इक्विटी वालों को भी सही था कि चल ये लोग कम पैसा लेके जा रहे हैं अपने से, इक्विटी वाले भी खुश थे कि लोग अपने से कम पैसा लेके जा रहे हैं तो अपने को भी फायदा है, ठीक है। लेकिन जब तुमने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तुमने 2 से सीधा 8 डेट होल्डर्स कर दिए, इक्विटी 2 कर दिए, तो अब डेट वाले को क्या लगेगा, डेट वाला को ये तो पता है कि हमारा नंबर पहले है, लेकिन खुद को पता है कि हम सब खुद मिलके लाइन में 8-8 खड़े हैं, हमारा खुद का नंबर, मतलब किसका फ़ोन पहले उठेगा हमें थोड़ी पता है, ठीक है। 8 लोग हैं यहाँ पे, तो इन सबकी 8 लोगों को धक होने लगे कि भाई इतने सारे इकट्ठे कर लिए कंपनी ने, हम सबका नंबर एक साथ है, तो सबके हाथ में बहुत कम हिस्सा लगेगा। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही थे, उन्होंने कहा चलो अपन 8 से पहले आते हैं। यहाँ पे बोलेंगे भाई 8 के 8 हम पहले आ रहे हैं, पीछे देने वाला कोई सपोर्ट देने वाला नहीं, सिर्फ 2 ही लोग सपोर्ट देने वाले हैं इक्विटी वाले, क्या हो जाएगा, तो इनकी धक इनको बहुत दना होने लग जाएगी, क्योंकि इन सबका नंबर एक साथ है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, डेट वालों को भी बहुत ज़्यादा दगदग होने लगेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 थे, 2 लेके निकल जाते अपना शेयर, एंड 8 वालों को नुकसान होता चलता, यहाँ पे 8 लोग खड़े हैं शेयर लेने के लिए अपना, तो सबको टेंशन होगी कि भाई इतने सारे लोग लाइन में, हमारा नंबर कब आएगा हमें नहीं पता, एंड पीछे सिर्फ इनके 2 ही हैं, नुकसान उठाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, एंड पैसे उठाने वाले 8 लोग, तो यहाँ पे डेट वालों को भी बहुत ज़्यादा दगदग होने लगेगी। और तुम सोचो, जब जिनका नंबर पहले है उनको इतनी दगदग हो रही है, तो पीछे बैठे 2 लोगों का क्या हाल होगा, इनको कितनी दगदग हो रही होगी। तो ऐसे केस के अंदर सिचुएशन वही है कि जब तक डेट कम था, थोड़ा सा था, तब तक ठीक था, तब तक इक्विटी वाले भी खुश थे, डेट वाले भी खुश थे। लेकिन जब तुमने बहुत बढ़ा दिया तो डेट वालों की भी दगदग बढ़ जाएगी, इक्विटी वालों की भी दगदग बढ़ जाएगी, तो दोनों को रिस्क ज़्यादा लगने लगेगी। अगर दोनों को रिस्क ज़्यादा लगने लगेगी तो दोनों ही अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि रिस्क अगर बढ़ेगी तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी, रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, अगर तुमने डेट प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस फिक्स कॉस्ट फंड्स अगर तुमने बढ़ा दिया, होगा क्या, चीपर कैपिटल ज़्यादा तो आ जाएगी, लेकिन उतना सिंपल मामला नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गई ना, इनका नंबर कब आएगा इनको खुद को नहीं पता, 8-8 लोग लाइन में खड़े हैं, इनसे सब कुछ एक साथ खड़े हैं 8-8 लोग, किसको पहले मिलेगा नहीं पता, ठीक है। एंड फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी तो बैंकरप्सी रिस्क भी बढ़ जाएगी, कंपनी दिवालिया हो सकती है, अगर इनका पेमेंट नहीं कर पाए तो कंपनी बच जाएगी, बंद हो जाएगी कंपनी, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें होने लग गई तो इससे इक्विटी शेयरहोल्डर्स को तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि उनका नंबर तो सबसे आखिरी है, साथ में डेट एंड प्रेफरेंस वालों को फर्क पड़ता है, क्योंकि इनकी रिस्क ऑफ लोअर रिकवरी है, ठीक है। तो दोनों को ही रिस्क बढ़ जाएगी, दोनों की रिस्क बढ़ेगी तो क्या होगा, दोनों की ही कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी,
ठीक है। तो ऐसे केस में इंक्रीज इन केडी एंड केपी होगा, क्योंकि इनको तो हाई रिस्क परसीव हो ही रही है, हाई रिस्क परसीव होगी तो लोग हाई रिटर्न मांगेंगे, ठीक है। के भी बढ़ जाएगा क्योंकि उनको भी ज़्यादा परसीव हो रही है, उनका तो नंबर आखिरी है, ठीक है। एंड उस चक्कर में क्या होगा, पी रेशो भी गिर जाएगा, क्योंकि अगर रिस्क मार्केट में सेंटिमेंट चला गया है कि कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है, कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा, हाँ ना ये इसके बाद, हाँ चलो ठीक है, आ जाओ अपन वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या थी कि अगर ऐसा सब कुछ होगा, डेट का रिस्क, डेट का वेट बढ़ जाएगा, अगर डेट को तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो तुम्हारा केडी एंड केपी तो इंक्रीज होगा ही होगा, तुम्हारा के भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनको भी दगदग होने लगेगी, तो लास्ट में खड़े हैं, ठीक है। एंड मार्केट में जब ये सेंटिमेंट जाता है कि डेट बहुत ज़्यादा है तो सबको रिस्क परसीव होने लग जाती है, उस चक्कर में मार्केट में शेयर की डिमांड भी गिर जाती है, शेयर की डिमांड गिरती है तो ऑब्वियसली पी रेशो गिरेगा एंड मार्केट प्राइस भी गिरेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंस है बहुत ज़्यादा डेट ले लेने का, तो आपको सोच समझ के डेट बढ़ाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होगा तो फिर देखो डेट वाले भी खुश नहीं है, इक्विटी वाले भी खुश नहीं है, तो थोड़ा तो ले लेना चाहिए, लेकिन कितना वो अपने को ढूंढना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस तीनों का साथ में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्वेश्चन देखा था बेसिकली कि ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस अपने को करना क्या है, ठीक है। अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब सॉरी इस यूनिट के अंदर जिसमें ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस करना होता है, इसके अंदर अपना स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली ईबीआईटी होता है। अपन को क्या करना होगा कि हमें मल्टीपल प्लान्स दे रखे होंगे, जो हमें मल्टीपल प्लान्स दे रखे होंगे वो कौन से प्लान्स होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान्स होंगे, ठीक है। जैसे डेट अगर 20 लाख से इक्विटी 80 लाख है, प्लान 2 के अंदर डेट 80 लाख से इक्विटी 20 लाख है, तो आप देखोगे ऑब्वियसली दोनों जितने भी प्लान्स दे रखे होंगे उनके अंदर टोटल कैपिटल सेम ही होगी, 100 टोटल कैपिटल में फर्क नहीं होगा, टोटल कैपिटल सेम ही होगी, उनका मोड अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज आप समझो अपन कर क्या रहे हैं, अपन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कि कैपिटल तो डिसाइडेड है, किस सोर्स से आनी है वो डिसाइडेड नहीं है, वो अपने को डिसाइड करना है कि किस सोर्स से आएगी। तो टोटल कैपिटल फिक्स है 100 करोड़ की, 100 करोड़ की, बस मोड डिसाइडेड नहीं है, मोड अपने को डिसाइड करना है कि कहाँ से आएगा। तो सिंपल सी बात, अगर आपका मोड अलग अलग है, पैसा सब कुछ सेम ही आ रहा है, 100 करोड़ दोनों जगह से आ रहा है, सॉरी 100 लाख दोनों जगह से आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे रेस्टोरेंट को, तुम्हारे ऑपरेशंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो गांधी जी लेके आए हो तुम 100 लाख के, ये तुम डेट से लेके आए हो कि तुम इक्विटी से लेके आए हो, तुम्हारा बिजनेस अभी भी सेम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी से वर्क करेगा। सो बेसिक पॉइंट ये है कि अपने बिजनेस को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम पैसे जो 100 लाख की गांधी जी की नोट लेके आए हो वो तुम डेट से लेके आए हो, इक्विटी से लेके आए हो, बिजनेस को कोई फर्क नहीं मालूम, दिखते सब सेम ही है, डेट हो या चाहे इक्विटी, पैसा सबका सेम दिखता है, रिटर्न सब सेम ही ला के देंगे। तो पॉइंट मेरा ये है कि तुम्हारे बिजनेस के ऑपरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी ऑपरेटिंग इनकम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा ईबीआईटी एकदम सेम रहेगा, तुम्हारी सेल भी वही होगी, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट भी वही लगेगी, तुम्हारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी वही लगेगी, ठीक है। तो तुम्हारा ईबीआईटी दोनों प्लान्स के अंदर एकदम सेम ही रहेगा, ईबीआईटी में कोई चेंज नहीं आने वाला, सारा फर्क पड़ेगा ईबीआईटी के आगे, क्योंकि एक के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, एक में इंटरेस्ट कम होगा, एक में डिविडेंड ज़्यादा होगा, एक में डिविडेंड कम होगा, सारा फर्क ईबीआईटी के बाद पड़ेगा, इसलिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही ईबीआईटी होता है, समझा। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट ईबीआईटी होगा, ईबीआईटी के अपन आगे नीचे करेंगे। तो ईबीआईटी के नीचे जो अपना फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल पार्ट था इनकम स्टेटमेंट का, सब अपने को से वो बनाना है। तो क्या होता है, पहले अपन ईबीआईटी लेते हैं, ईबीआईटी में से माइनस कर देते हैं अपना इंटरेस्ट अमाउंट माइनस करने के बाद हमारे पास ईबीटी बच जाता है, ठीक है। ईबीटी में से अपन माइनस करते हैं टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है ईएटी या फिर ई टैश, ठीक है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तो यहाँ पे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपन और करेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर नहीं है तो ईएटी ई टैश बन जाएगा, ठीक है। ई टैश को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, क्या आ जाएगा, ईपीएस को मल्टीप्लाई करेंगे पी रेशो से एंड देन वील रीच टू द मार्केट प्राइस पर शेयर, क्लियर, ठीक है। तो बस इतना सा था इसके अंदर। यहाँ पे जैसे डेट 20 लाख से यहाँ पे 80 लाख था एंड रेट दे रखी 10% की, तो इसका इंटरेस्ट बन जाएगा 2 लाख का, इसका बन जाएगा 8 लाख का, 20 लाख इंटू 10, 80 लाख इंटू 10। बाकी फर्क कहाँ पड़ेगा, टैक्स तो निकल जाएगा 30%, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पहले वाले प्लान में तुम्हारा इक्विटी है 80 लाख का, ठीक है, एक सेकेंड ना, हाँ, पहले वाले प्लान में तुम्हारा इक्विटी है 80 लाख का एंड यहाँ पे इक्विटी 20 लाख का। तुम्हारा इशू प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है शेयर्स इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 80 लाख बाय 100, 80 लाख बाय 100 कितना होता है 80,000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 20 लाख बाय 100 यानी 20,000, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स से 80,000 बाय 20,000, यहाँ पे 20,000, तुम्हारा ईपीएस आ गया। पी रेशियो की क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, वो अपन बाद में देखते हैं, बस तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया कि कैसे बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, इवैल्यूएशन कैसे होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ईबीआईटी क्यों होता है वो क्लियर है, क्योंकि इससे पहले कोई चेंज नहीं आएगा तुम्हारे, इसके पहले की क्या दिखाता है, ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। ईबीआईटी से पहले तक का, ईबीआईटी पे संगम होता है पता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म होती है, फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ योर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पैसा, तुम्हारे गांधी जी कहाँ से आ रहे हैं,
जहाँ से भी आएंगे उसके लिए सेम ही है पैसे, वो सेम ही कमा के देगा। ठीक है, चलो सो ये अपना हो गया। ठीक है, अपन को कैसे सिलेक्ट करना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान ओपन ने बात कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अंदर अपने को डिटरमाइन करना पड़ सकता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, या फिर लेट्स से कोई नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे होंगे, वो अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियसली अपने को ईपीएस निकालना है, अपने को इंटरेस्ट निकालना है, तो अपने को ये तो पता होना चाहिए कि कितने डिबेंचर्स, कितने शेयर्स तुम इशू करने वाले हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, जो भी अगर लोन अमाउंट डायरेक्टली दे रखा है, तो चुपचाप वो लेके खत्म करो। ठीक है, अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। जब नहीं दे रखा हो तो अपने को नीचे वाली पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बिलो वर्किंग टू बी डन ओनली व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स लोन अमाउंट टू बी टेकन इज नॉट डायरेक्टली गिवन। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फर्क पता होना चाहिए, वो जो अपन पहले पढ़ के आए थे, किसके बीच में, फेस वैल्यू में, बुक वैल्यू में, इशू प्राइस में, मार्केट प्राइस पर शेयर में, जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, बाकी मैं हल्का सा ओवरव्यू अभी भी दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपको इक्विटी से कितना पैसा रेस करना है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल पर लिया था, प्लान 1 के अंदर 80 लाख मुझे रेस करना था इक्विटी से, तो आप क्या करोगे, 80 लाख लोगे। ठीक है, कि आपको फंड्स कितने इशू करने इस पर्टिकुलर मोड से, वो आप ऊपर लोगे। डिनोमिनेटर में आप डिवाइड किससे करोगे, कि आपको एक शेयर इशू करने पे कितना पैसा मिल जाएगा। करेक्ट, तो फॉर एग्जांपल आप शेयर को इशू करने वाले 100 रुपये पे, लेकिन 10 रुपये के उसमें तो इशू एक्सपेंसेस कट जाएंगे, तो आप नीचे 100 लोगे कि 90 लोगे। चलो 20 के इशू एक्सपेंस कर दो, 20 के इशू एक्सपेंस कर दो, 100 लोगे कि 80 लोगे। नीचे नीचे आपका 80 आएगा, क्योंकि आपको पर शेयर नेट तो 80 मिलने वाला है ना। तो आपको तो ऑब्वियसली आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं मैं 100 पे रेस करूंगा। अगर तुमने 100 पे रेस किया तो तुम्हारे पास नेट हाथ में कम पैसे बचेंगे, क्योंकि उसमें से 20 रुपये का तो इशू एक्सपेंस कट जाएगा। तो तुम देखोगे तुम्हें नेट कितना मिल रहा है पर शेयर से, क्योंकि तुम्हें 80 लाख पूरा रेस करना है। 80 लाख पूरा रेस करना है तो नीचे भी अपना वो आएगा जो हमें नेट मिल रहा है कट के हाथ में। 80 लाख बाय 80 कितने शेयर्स हो जाएंगे यहाँ पे, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, तो बेसिकली आप ऊपर क्या लोगे, फंड्स टू बी रेस थ्रू इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, व्हाटएवर। नीचे आप लोगे नेट प्रोसीड्स पर शेयर। नेट प्रोसीड्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कैरी ऑन कर रहे हैं। नेट प्रोसीड्स मतलब पर शेयर पे इशू करने पे कितना नेट अपने हाथ में आया। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस तुम्हारा कितना था उसमें से माइनस कर दो इशू एक्सपेंसेस तुम्हारे कितने थे, क्योंकि इतना तुम्हें मिला शेयर होल्डर से, इतना तुम्हें शेयर होल्डर ने दिया पैसा यहाँ पे जमा किया। अब तुम लेने जाने वाले थे वहाँ पे कि बीच में से कुछ बिचौलिए अपना कट लेके चले गए, तो तुम कमी उठा के लेके आ पाए। जो कट लेके चले गए उसको क्या बोलते हैं अपन, इशू एक्सपेंसेस पर शेयर। ठीक है, अब इवन दो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें इशू एक्सपेंसेस इतने रेलिवेंट नहीं होते, दे ही नहीं रखे होते बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर, है ही नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन से बहुत शायद। बट अगर आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो दे नहीं रखा है, डायरेक्टली दे रखा होगा, अगर दे दिया किसी क्वेश्चन में आना होगा तो, बट ट्रीटमेंट तो पता होना चाहिए कैसे करना है। तो इसको अभी आगे नहीं देखेंगे, इतना समझा दिया जितना भी अपना था, जितना भी इसका रेलेवेंस है समझा दिया। अब आगे इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, क्वेश्चंस अपने पास बहुत लिमिटेड है, बट एग्जाम में आ जाए तो ट्रीट कर लेना। अपन ने पढ़ लिया कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, देन इशू प्राइस पर शेयर। अब इशू प्राइस पर शेयर अपन क्या लेंगे, 3 प्रायोरिटीज फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर खुद ही बोल रहा है कि खुद ही बता रहा है कि इशू प्राइस इतनी होगी, तो जो बता रहा है वो ले लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा है शेयर्स टू बी इशूड एट ₹40, दैट मीन्स इशू प्राइस कितना है 40 का। दूसरा आपको बोल सकता है शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 टू बी इशूड एट ₹40 प्रीमियम। तो मतलब खुद बता रहा है कि इशू प्राइस मेरे हिसाब से 10 + 40 50 का है। ठीक है, तो आप इशू प्राइस 50 ले लोगे। अगर ये चीज़ नहीं दे रखी तो आप करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ले लेना। जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो लेना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको बताना था, नहीं बताया तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इशू करोगे ना, तो करंट मार्केट प्राइस पर ले लेना। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी हो तो क्या करोगे, अब फेस वैल्यू पे ले लेना। और क्या कर सकते हो, ऑप्शन है क्या कुछ। अब अगर फेस वैल्यू भी नहीं बताए कि भाई फेस वैल्यू भी नहीं पता, तो मान लेना, तुक्का लगा लेना, 10, 100, 1000 जो फेस वैल्यू ले लेना, और उसको अजम्पशन नोट कर लेना। वी आर अज्यूमिंग कि फेस वैल्यू 100 रुपये का है इस केस के अंदर, एंड 100 रुपये पर अपन इशू कर रहे हैं। बट इतना ध्यान देना कि दोनों प्लान करना सेम ही फेस वैल्यू लो, अलग अलग ले लोगे तो फिर कांड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को पैरिटी मेंटेन करनी है दोनों प्लान के बीच में। आप 100 ले लो तो दोनों में 100 लो, 10 ले लो तो दोनों में 100 लो, दोनों में 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सेम मेंटेन करना। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो भी हमने बात पकड़ी, ये जो अपना 3 प्रायोरिटी ऑर्डर था, ये जनरल केसेस के अंदर फॉलो हो जाएगा। ठीक है, जनरल केसेस के अंदर कि पहले आपको जो दे रखी है वो लो, उसके बाद में करंट मार्केट प्राइस लो, उसके बाद में फेस वैल्यू लो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एकदम न्यू कंपनी बना के देते कि ये जो कंपनी एकदम न्यू है, ताज़ा बन के आई है अभी एंड इसको कैपिटल रेस करनी है। अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा, अगर क्वेश्चन में आपको बता रखा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वो ले लेना जो बता रखी इशू प्राइस। लेकिन अगर वो नहीं बता रखी हो तो अपन मूव किस पे करते हैं, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। अब कंपनी बन के आई अभी, उसके शेयर की करंट मार्केट प्राइस होगी ही नहीं कुछ, अभी तो बन के ये एक भी शेयर इशू नहीं हुआ है, तो उसके अंदर करंट मार्केट प्राइस कुछ होगी ही नहीं। अगर करंट मार्केट प्राइस नहीं है तो तुम इसको ले ही नहीं पाओगे, तुम डायरेक्टली मूव कर जाओगे किसके ऊपर,
फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी हो तो मान लेना 10, 100, 1000 जो भी पकड़ना है पकड़ लेना, ठीक है। समझ में आ गया। एंड ये सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं, जितने भी अपने मोड ऑफ फाइनेंस है सबके लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। अपन ने इसके बाद एग्जांपल देखे थे कि कितना कैसे लेना है, प्राइस डिटरमाइन करना है, बट ठीक है अपने को इतना क्लियर है अभी, तो इतना क्लैरिटी अपने को आ चुका है अभी, तो अपन ये एग्जांपल नहीं देख रहे, बहुत सिंपल से ही थे वैसे, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि हमारे कुछ कंपनीज के केस के अंदर हमारे 2 टाइप के कंपनी के केसेस आ सकते हैं। पहला हमारा केस आ सकता है एक न्यू कंपनी का, दूसरा सकता है एग्जिस्टिंग कंपनी का। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी तो ठीक है, करंट मार्केट प्राइस वगैरह भी होगी, न्यू कंपनी होगी तो क्या करना है। अब न्यू कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में सिर्फ उसका फर्क नहीं पड़ता इशू प्राइस का, एक और बहुत सिग्निफिकेंट फर्क पड़ जाता है, वो भी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझना न्यू कंपनी के केस में और एग्जिस्टिंग में डिफरेंस क्या है। देखो न्यू कंपनी के केस में होता क्या है कि कंपनी अभी जीरो से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। कंपनी के भी ना तो कोई कैपिटल है, ना तो कुछ उसका कंपनी का EBIT है, ठीक है, कुछ भी नहीं है कंपनी के पास अभी। तो जो कंपनी कैपिटल रेस करेगी वही उसकी टोटल कैपिटल होगी, ठीक है। एंड जो कंपनी कैपिटल रेस करेगी उसके ऊपर जो कंपनी कमाएगी वही उसका टोटल EBIT होगा, समझा। तो अगर कंपनी 10 लाख रेस कर रही है तो उसकी टोटल कैपिटल भी 10 लाख है, उस 10 लाख के ऊपर कंपनी अगर 2 लाख कमा रही है तो कंपनी का EBIT भी बस 2 लाख है, कुछ पहले से नहीं है उसके पास। तो यहां पे आप डील करते हो सिर्फ न्यू कैपिटल से एंड न्यू EBIT से, ठीक है। तो यहां पे क्या, वी हैव टू डील विद ओनली द न्यू कैपिटल टू बी रेस्ड, ठीक है। सिंस नो एग्जिस्टिंग कैपिटल नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सेम, ओनली न्यू EBIT अवेलेबल, ठीक है। अब फर्क कहां जाता है एग्जिस्टिंग कंपनी और न्यू कंपनी के केस में। लेट्स से ये तुम्हारा डेट, ये तुम्हारा इक्विटी, ठीक है, एग्जिस्टिंग न्यू, ठीक है। अब कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके पास में पहले से कुछ डेट और इक्विटी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके पास में पहले से कुछ डेट और इक्विटी है। कितना होगा उसके पास में पहले से डेट और इक्विटी, लेट्स से डेट उसके पास 10 का है, इक्विटी लेट्स से 40 का है, ठीक है। न्यू जो कंपनी रेस करना चाहती है, न्यू जो कंपनी रेस करना चाहती है वो करना चाहती है इक्वल, उसको है ना अभी 40 लाख और रेस करना है, 40 लाख कंपनी को और रेस करना है, कंपनी इक्वल ले रही है, लेट्स से इक्वल डेट इक्वल इक्विटी, तो कंपनी 20-20 लाख दोनों से उठाना चाहती है डेट और इक्विटी से, समझ रहे हैं। तो डेट के अंदर 20 लाख का कंपनी न्यू लेगी एंड इक्विटी के अंदर भी कंपनी 20 लाख का न्यू लेगी, ठीक है। तो आपको एंड एक और प्लान कंपनी चूज कर सकती है, ये है आपका ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 के अंदर कंपनी क्या बोलेगी कि नहीं मैं इक्वल नहीं लूंगी, मैं डेट से 30 लूंगी एंड इक्विटी से 10 लूंगी, समझा। तो अपने पास 10 का डेट एंड 40 का इक्विटी पहले था, टोटल कितना कैपिटल था अपना पहले 50 का। अब कंपनी नया रेस करना चाहती है, कितना 40 लाख और रेस करना चाहती है, यानी कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को 90 बना देना चाहती है, 40 प्लस करके 90 बना देना चाहती है, ठीक है। अब उस 40 के कंपनी के पास ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं, पहला ये कि इक्वल डेट और इक्वल इक्विटी ले लो, 20-20 लाख दोनों से जुटा लो। दूसरा ऑप्शन क्या है, 30 लाख डेट से जुटा लो, इक्विटी से सिर्फ 10 लाख उठाओ, ठीक है, वो भी 40 लाख पूरे हो जाएंगे कंपनी के। तो ऐसे केस के अंदर होगा क्या, आपको ये ध्यान देना है कि जब आपको कंपैरिजन करना है, आपको जो इवैल्यूएशन करना है वो किन के बीच में करना है, इस ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बीच में करना है। आपको देखना है कि जो 40 लाख हैं ये कहाँ से आएंगे, अपन इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 50 लाख पहले के हैं ये तो पड़े हैं कंपनी के पास, इसका कुछ नहीं करना तुमको, ये तो एज इट इज ही रहने वाले। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तुम जो भी ऑप्शन लो, तुम चाहे ऑप्शन 1 का, जब तुम्हारा अल्टरनेटिव बनेंगे ये बनेगा ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ठीक है। उस ऑप्शन 1 के अंदर तुम्हारा टोटल डेट तुम कितना लोगे, ऑप्शन 1 के अंदर तुम टोटल डेट कितना लोगे, ये तुम्हारा ऑप्शन 1 है, ठीक है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बीच में तुम्हें वैल्यूएशन करना है। ऑप्शन 1 में तुम्हारा टोटल डेट है 20 लाख का, प्लस जो 10 लाख का एग्जिस्टिंग ऑलरेडी पड़ा है वो भी आएगा, तो इसमें तुम्हारा टोटल डेट कितना हो गया, 30 लाख का हो गया, 30 लाख का हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन 1 के अंदर तुम टोटल इक्विटी कितना लोगे, ये 20 का तो तुम रेस कर रहे हो, प्लस 40 का ऑलरेडी है ही तुम्हारे पास, तो टोटल इक्विटी इस केस में हो गया 60 लाख का, ठीक है। सेम ऑप्शन 2 अगर तुम्हें वैल्यूएट करना है तो ऑप्शन 2 के अंदर तुम 30 लाख का डेट तो रेस कर रहे हो, बट 10 लाख का रहेगा ही रहेगा, तो 10 लाख प्लस 30 लाख तुम्हारा टोटल डेट हो गया 40 लाख का, एंड टोटल इक्विटी हो गया 40 प्लस 10 50 का। तो बात यह है कि जो तुम्हें वैल्यूएशन करना है वो सिर्फ ऑप्शन 1 और 2 के बीच में करना है। ये एग्जिस्टिंग वाला तो हर प्लान के अंदर रहेगा ही रहेगा, इसको कहीं घूम नहीं करना अपने को, ठीक है। अब जिस तरीके से अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल तुम्हें लेनी ही लेनी है तो ऑब्वियसली कंपनी
इस एग्जिस्टिंग कैपिटल के ऊपर भी कुछ कमा रही थी, बंद तो नहीं पड़ी हुई थी, खाली तो नहीं बैठी थी, जीरो ईबीआईटी तो नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ कंपनी का ईबीआईटी 50 पे भी आ रहा था, एंड कंपनी का कुछ ना कुछ ईबीआईटी 40 के ऊपर भी आएगा। तो बात यह है कि यहाँ पे कैपिटल भी एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों लेनी है, एंड ईबीआईटी भी एग्जिस्टिंग प्लस न्यू दोनों लेना है। तो जिस 50 के ऊपर जो तुम कमा रहे थे वो भी तुम्हारे ईबीआईटी में आएगा, इस 40 के ऊपर जो तुम कमाओगे वो भी तुम्हारे ईबीआईटी में आएगा। तो लेट्स से इस 50 के ऊपर मैं 10 कमा रहा था, एंड इस 40 के ऊपर भी मैं 10 कमाऊंगा, तो मेरा ईबीआईटी कितना आएगा दोनों प्लान्स के अंदर, दोनों ऑप्शंस के अंदर 10 + 10 20, दोनों के अंदर 10 + 10 20 आएगा। ठीक है, ईबीआईटी एंड कैपिटल तो अपन ने बात करी ली। तो पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल से भी डील करना है, न्यू कैपिटल से भी डील करना है, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी से भी डील करना है, न्यू ईबीआईटी से भी डील करना है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या है, वी हैव टू डील विद बोथ द न्यू कैपिटल टू बी रेज्ड एज वेल एज द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। दूसरा, टेक टोटल ईबीआईटी इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग प्लस न्यू ईबीआईटी। ठीक है, द अल्टरनेटिव्स आर गिवन ओनली फॉर न्यू कैपिटल टू बी रेज्ड व्हाइल द एग्जिस्टिंग कैपिटल सोर्सेज विल बी कांस्टेंट अक्रॉस वेरियस अल्टरनेटिव्स ऑफ न्यू कैपिटल। समझा? अब इसके अंदर एक दुविधा कब आती है कि आपको या तो कभी एग्जिस्टिंग कैपिटल के बारे में नहीं बताता, या फिर आपको कभी एग्जिस्टिंग ईबीआईटी के बारे में नहीं बताता। तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, आप अगर लोगे तो दोनों लोगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल भी लोगे, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी भी लोगे। एक तो नहीं ले सकता मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं न्यू ईबीआईटी पूरा ले लूंगा और कैपिटल के अंदर एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों ले लूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर आप यहाँ पे कैपिटल पूरी ले रहे हो तो आपको इस 50 का ईबीआईटी भी लेना पड़ेगा, 40 का ईबीआईटी भी लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि मैं बोलूँ कि मैं ईबीआईटी से इसका लूंगा लेकिन कैपिटल में सारी की सारी ले लूंगा। ये कैसा वैल्यूएशन हुआ? उल्टा भी नहीं कर सकते तुम, उल्टा भी नहीं कर सकते कि बोलो कि मैं ईबीआईटी तो पूरा पूरा ले लूंगा, एग्जिस्टिंग वाला भी ले लूंगा, न्यू वाला भी ले लूंगा, लेकिन कैपिटल सिर्फ मैं नई वाली लूंगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो अगर दोनों में से कुछ भी मिसिंग हो, या तो एग्जिस्टिंग कैपिटल के बारे में कुछ बता नहीं रखा हो, या तो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी के बारे में कुछ नहीं बता रखा हो, तो तुम टोटल लेवल पे वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। देन उस केस के अंदर तुम इसको न्यू कंपनी बना के वैल्यूएशन कर लेना। क्या करोगे? सिर्फ न्यू कैपिटल एंड न्यू ईबीआईटी, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, तो वही अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे कि नोट इफ इन्फॉर्मेशन ऑफ ईदर एग्जिस्टिंग ईबीआईटी और एग्जिस्टिंग कैपिटल इज नॉट अवेलेबल, वी विल सॉल्व ओनली यूजिंग न्यू ईबीआईटी एंड न्यू कैपिटल लाइक अ न्यू कंपनी। समझ गया? क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, तो ये तो बस एग्जांपल के लिए बता दिया था अपन ने। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है वो जरूरी नहीं डायरेक्ट आपको दे दे, आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लेट से 20% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉय उठाना पड़ेगा, उसके ऊपर 20% लोगे तो उससे आपके पास एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आएगा। आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देगा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी निकालने के लिए, जरूरी नहीं हमेशा डायरेक्ट ही दे देगा। तो वो निकालना है जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे निकालना है एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। मेरा कहने का मतलब कि एग्जिस्टिंग ईबीआईटी दे रखा है या नहीं का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली दे रखा है। अगर उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है जिससे आप उसको निकाल सकते हो तो निकालोगे तुम उसको। ऐसा नहीं कि तुम्हें दिखेगा डायरेक्ट ईबीआईटी नहीं दे रखा है, एग्जिस्टिंग चलो छोड़ो, नहीं, इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना निकालने की, उसको यूज़ करोगे ऑब्वियसली। ठीक है राजा, अभी हम इंडिफरेंस पॉइंट हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इस टॉपिक में आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतना प्यारा टॉपिक है ये, इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले राजा, आई होप प्रथा के अनुसार तुम लोगों ने वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस तो लगाई दी होगी, राइट? और नहीं लगाई है तो किस चीज़ का वेट करो राजा, जाओ पूरे जोश से लाइक करके वीडियो को अटेंडेंस लगाओ एंड हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। थैंक यू सो मच गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस, इतना ही था। उसके बाद अपन आते हैं इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर कि ये क्या होता है। ठीक है, अब ये काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ है इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, पहले अपन बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इंडिफरेंस पॉइंट का क्या होता है। क्लास वाला एग्जांपल ही लेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया था कि लेट्स से मुझे एक चॉइस करनी है। ठीक है, मुझे थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए मेरे यूट्यूब के लिए, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला हो सकता है कि मैं एक फ्रीलांसर को रख लूँ एंड मैं उसको बोलूँ कि मैं तुझे पर थंबनेल 1000 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि मैं उसको फुल टाइम बेसिस पे हायर कर लूँ कि मैं तुझे मंथली 25,000 रुपये की सैलरी दूंगा। ठीक है, अब उस पर जितने थंबनेल आएंगे तुझे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताओ मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए, प्योरली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। फाइनेंशियल ग्राउंड्स के बेस पे पूछ रहा हूँ, बाकी और कोई फैक्टर नहीं लेके आना है कि सर फिक्स रखोगे तो हर टाइम आपके लिए बैठा हुआ है, रात में फ़ोन कर दोगे तो बना के दे देगा, वो सब नहीं। फाइनेंशियल ग्राउंड्स, सिर्फ कॉस्ट की बात करनी है। सो अपन ने कैसे डिसाइड किया था? अपन ने बात करी थी कि इन नॉर्मल केसेस अपने लिए चूज़ करना इन दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बेटर है वो डिपेंड करता है कि मैं मंथली थंबनेल कितने बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मंथली थंबनेल सिर्फ 10 है तो मेरा वेरिएबल के अंदर खर्चा कम बैठेगा। कितना बैठेगा? 10,000 का बैठेगा, एंड यहाँ पे मुझे 25,000 देना पड़ जाता। बट मेरा मंथली थंबनेल अगर 40 है
तो मेरा खर्चा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम बैठेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी लेवल ऑफ थंबनेल्स कितना, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है, ठीक है। अगर लेस देन 25 है तो ऑप्शन 1 प्रेफरेबल है, वेरिएबल वाला, क्योंकि उसमें टोटल कॉस्ट 50,000 से कम हो जाएगी। अगर आपका मोर देन 25 है तो ऑप्शन 2 बेटर है, क्योंकि उसके अंदर टोटल कॉस्ट 50,000 के ऊपर लॉक हो जाएगी, उसके ऊपर जाएगी ही नहीं कभी, ठीक है। अगर 25 है तो फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शन इक्वली बेटर है, दोनों ऑप्शन इक्वल है। आई एम इनडिफरेंट बिटवीन बोथ द ऑप्शंस। इनडिफरेंट मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता दोनों के बीच में, मैं दोनों के बीच में से कोई चूज नहीं कर सकता, मेरे दोनों एक बराबर है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडिफरेंट। ये तुम पढ़ के आओगे इकोनॉमिक्स के अंदर भी, इंडिफरेंस पॉइंट, कि मेरा सेटिस्फैक्शन दोनों से सेम लेवल का होता है, ये होता है ना इंडिफरेंस पॉइंट इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। चलो, सो ये था अपना इंडिफरेंस पॉइंट, इसको अपन कॉस्टिंग में कैसे लेके, सॉरी अपने एफएम में कैसे लेके आते हैं। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। तो अपन ने इंडिफरेंस पॉइंट को कहाँ काम में लिया, अपन ने इंडिफरेंस पॉइंट को वहाँ पे काम में लिया जहाँ पे दो ऑप्शन के बीच में चूज कर पाना ऐसे इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शंस में से कौन सा बेटर होगा दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस और लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ थंबनेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, ठीक है। एंड वो नंबर खुद अनसर्टेन है, नंबर ऑफ थंबनेल्स खुद अनसर्टेन है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन इंडिफरेंस पॉइंट निकाल देते हैं कि देखो नहीं पता ना तेरे नंबर ऑफ थंबनेल्स कितने हैं। देखो नंबर ऑफ थंबनेल्स पता होते तो मैं डायरेक्टली बता देता कि ये वाला बेटर है, नंबर ऑफ थंबनेल्स ही अनसर्टेन है, कितने बनेंगे मुझे नहीं पता, तो अपन इसलिए इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं कि देख देखो नहीं पता तेरे नंबर ऑफ थंबनेल्स कितने बनेंगे, देखो रेंज तो पता है, रेंज अपनी क्या है कि 25 से कम तो वेरिएबल वाला बेटर, 25 से ज़्यादा तो फिक्स वाला बेटर, 25 पे दोनों इंडिफरेंट। दैट इज वेयर इंडिफरेंट पॉइंट हेल्प्स। इंडिफरेंस पॉइंट क्या करता है, इंडिफरेंस पॉइंट की नीचे अगर तुम्हारा लेवल ऑफ ऑपरेशंस है तो वेरिएबल वाला बेटर है, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशंस का लेवल अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट अगर तुमने उठाई तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, धक होगी यार। मतलब अगर मेहनती थंबनेल ही 5 हैं और तुम फिक्स पे रख रहे हो बंदे को, धक होगी ना भाई कि साले कैसे देंगे इसको इतना सारा पैसा, उठा के जाएगा ही, थंबनेल बन रहे नहीं बन रहे तो उठा के जाएगा ही जाएगा, थोड़ी धक होती है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर निकल गया अपन इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर, तो हमारा लेवल ऑफ ऑपरेशन बहुत अच्छा खासा हो चुका है। अब बल्कि वेरिएबल कॉस्ट खटकेगी अपने को, अब वेरिएबल कॉस्ट खटकेगी क्योंकि एक एक थंबनेल के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, एक एक थंबनेल के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, और फिक्स के अंदर क्या हुआ, वो लॉक हो गया, वो लॉक हो गया एक्सपेंस, अब आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन एक सर्टेन लेवल के अगर नीचे है तो वेरिएबल बेटर है, एक सर्टेन लेवल के ऊपर है तो फिक्स वाला बेटर है, ठीक है। उस पॉइंट को जिसके ऊपर नीचे का अपन वैल्यूएशन कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि उसके ऊपर दोनों बराबर है, दैट इज इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिफरेंस पॉइंट यहाँ पे ऐसे काम आता है, ठीक है। अब इसको अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल थंबनेल वाला केस, सेम चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी है। क्यों, क्योंकि आपको डेट और इक्विटी के बीच में चूज़ करना है। अच्छा, अपन जितना भी इवैल्यूएशन, जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसमें प्रेफरेंस को बीच में मत लेके आना, मतलब आएगा क्वेश्चंस में आएगा, अपन बात भी करेंगे, लेकिन जब अपन थ्योरी पर, जब अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो अपन तुच्छे से प्रेफरेंस को बीच में नहीं लेके आते, क्योंकि वो बेचारा डेट और इक्विटी के बीच का मामला है यार उसका, वो ना पूरा डेट बन पाया ना पूरा इक्विटी बन पाया, वो बीच में अटक के रह गया, ठीक है। प्रेफरेंस का वो सीन है, उसमें डेट के फीचर्स भी इक्विटी के फीचर्स भी हैं, तो जहाँ जहाँ पे उसका काम आएगा अपन बात करेंगे, लेकिन जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो मैं सिर्फ डेट और इक्विटी की बात करूंगा, ठीक है। इवन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर भी सिर्फ अपन डेट और इक्विटी की बात करें, प्रेफरेंस इतना बीच में आता ही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस में अपन बात करेंगे कि प्रेफरेंस को कैसे डील, इवन इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर प्रेफरेंस आएगा कैसे डील करना मैं बताऊंगा, लेकिन अभी थ्योरी समझने के लिए सिर्फ डेट और इक्विटी की बात करेंगे, ठीक है। अपने को डेट और इक्विटी के बीच में चूज करना होता है, राइट। डेट की कॉस्ट क्या होती है, फिक्स होती है, उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। इक्विटी की कॉस्ट वेरिएबल होती है, आप जितना कमाओगे इक्विटी उतना लेके जाएगा, आप नहीं कमाओगे वो नहीं लेके जाएगा, जीरो लेके जाएगा। ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा ईपीएस लेके जाएगा, ज़्यादा नहीं कमाओगे कम ईपीएस लेके जाएगा, ठीक है। तो उसका कॉस्ट वेरिएबल है, तो सेम मैटर हो गया यहाँ पे, इक्विटी का वेरिएबल कॉस्ट है एंड डेट का फिक्स कॉस्ट है। अब दोनों में से बेटर कौन सा है, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपका ईबीआईटी का लेवल कितना है। अगर आपका ईबीआईटी कम है तो आप खुद इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप लोग बोलोगे भाई तुम्हारा ईबीआईटी कहते पता ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं तुम कमाओगे नहीं कमाओगे, तुम डेट लेके बैठे हो, धक होगी, क्योंकि फिक्स पैसा उठा के जाएगा ही जाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। इतना पैसा है क्या अपने पास, नहीं पता, अपन तो बहुत नीचे बैठे हुए हैं, ईबीआईटी अपने बहुत कम है, इंडिफरेंस पॉइंट इंटरेस्ट पे कर सके इतनी अपनी औकात नहीं है अभी की, तो पीछे ईपीएस वालों को, इक्विटी वालों को धक होगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा ईबीआईटी एक सर्टेन लेवल के ऊपर निकल जाता है, अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाता है, तब इक्विटी वाले क्या बोलेंगे कि नहीं अब नहीं यार, अब तुम डेट लो, अब तुम डेट ले लो, खामखा इक्विटी वाले जितना तुम कमा रहे हो उतना लेके जा रहे हैं, इससे अच्छा डेट लेके लॉक कर दो ना, तुम्हारा फिक्स एक्सपेंस लॉक कर दो। इक्विटी वाले का के साथ में क्या, जितना ज़्यादा ईबीआईटी होगा उतना ज़्यादा ईपीएस लेके जाएगा, वो डेट वाला बेचारा जितना चाहिए उतना ही लेके जाएगा, ठीक है। तो आपका ईबीआईटी कितना होगा उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए डेट फेवरेबल है कि नहीं है, क्लियर,
ठीक है। सो वही चीज़ है कि इसलिए यहाँ पे भी इंडिफरेंस पॉइंट आ जाता है। अपने को नहीं पता EBIT का लेवल कितना है, EBIT के लेवल पर डिपेंड करता है डेट फेवरेबल है कि नहीं फेवरेबल, इक्विटी फेवरेबल है, ठीक है। एंड EBIT खुद अनसर्टेन है, अपने को पता थोड़ी है आज के टाइम में कि EBIT कितना होगा, इसलिए अपन रेंज निकालते हैं। इसके नीचे है तो ये वाला बेटर, इसके ऊपर है तो ये वाला ऑप्शन बेटर, ठीक है। इसलिए अपन इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अपन बेसिकली करते क्या है, ठीक है, अपन निकालते हैं एक ऐसा पॉइंट EBIT का इंडिफरेंस पॉइंट। वहाँ पे अपन इंडिफरेंस पॉइंट किसका निकाला था, नंबर ऑफ थंबनेल्स का, कि नंबर ऑफ थंबनेल्स कितना हो कि जिसके नीचे वाला बेटर हो, इसके नीचे ये वाला, इसके ऊपर ये वाला बेटर हो। यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं कि EBIT का लेवल कितना हो जिसके नीचे वेरिएबल कॉस्ट वाला बेटर हो एंड जिसके ऊपर फिक्स कॉस्ट वाला बेटर हो, ठीक है। तो अपना इंडिफरेंस पॉइंट अपने को क्या बताता है, ऐसा लेवल ऑफ EBIT दिखाता है जिसके नीचे ऑप्शन विथ लोअर फिक्स कॉस्ट, लोअर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट विल बी बेटर, ठीक है। यानी वेरिएबल जिसमें ज्यादा होगा, जिसमें फिक्स कॉस्ट कम होगा। क्लियर। एक बार आप उस लेवल के ऊपर निकल गए, उस EBIT लेवल के ऊपर निकल गए, तो आपके लिए कौन सा बेटर है, जिसमें आपका एक्सपेंस लॉक हो गया, जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। ऑप्शन विद अबव विच ऑप्शन विद हायर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट विल गिव हायर EPS, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ EBIT क्या होगा, दोनों आपको इक्वल EPS निकाल के देंगे, दोनों प्लान, ठीक है। जिसमें EBIT ज्यादा, जिसमें वेरिएबल ज्यादा है, जिसमें फिक्स ज्यादा है, दोनों ही आपको इक्वल लेवल ऑफ EPS निकाल के देंगे। समझा बेसिकली क्या है इंडिफरेंस पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ये आपको क्या दिखा रहा है इंडिफरेंस पॉइंट, कि EBIT का कितना लेवल है जिसके नीचे, EBIT कितना लेवल होगा जिसके नीचे आपका कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, कौन सा ऑप्शन बेटर होगा जिसके अंदर आपका फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है, क्योंकि थोड़ी दगदग होगी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट लेने पे। तो जिस ऑप्शन के अंदर कम फिक्स कॉस्ट होगी वो आपको हायर EPS ला के देगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा EPS ला के देगा, जिससे फिक्स कॉस्ट आपकी लॉक हो गई है, ठीक है। एंड इसके ऊपर दोनों ऑप्शंस इक्वल EPS ला के देंगे, ठीक है। तो अपने को बेसिकली EBIT का पॉइंट निकालना है। तो अपन ने वो EBIT का पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपने को दो प्लान्स दे रखे हैं, ठीक है। दोनों प्लान्स के अंदर अपने को ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके अंदर EBIT कितना आ जाए जिससे दोनों का EPS इक्वल हो जाए। इंडिफरेंस पॉइंट वही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के EPS के इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। पहले ऑप्शन प्लान 1 का EPS कैसे निकलेगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट अंडर प्लान 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर प्लान 1, ठीक है। ये EPS की इक्वेशन लेवरेज वाली पढ़ के आए अपन, ठीक है। EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो EBIT तक पहुंच जाएंगे, EBIT को 1 माइनस T से मल्टीप्लाई करेंगे तो EAT तक पहुंच जाएंगे, EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो ETH तक पहुंच गए, ETH को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो EPS तक पहुंच गए। सेम वही चीज़ प्लान 2 के अंदर है, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब दोनों को इक्वेट करके अपने को सारी चीज़ें इसके अंदर पता है, ये भी 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 पता है। पता क्या नहीं है, EBIT नहीं पता है, वही तो अपन ढूंढ रहे हैं। तो इनको सॉल्व करके अपन EBIT निकाल लेंगे, EBIT निकल जाएगा, वही इंडिफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। अपन ने पहला एग्जांपल क्या देखा था कि पहले वाले के अंदर 8% डेट है 15 लाख का एंड इक्विटी है 15 लाख की, इशूड एट ₹150 ईच, तो ये इक्विटी इशू हुई है 150 के ऊपर, ठीक है। दूसरे प्लान में क्या देखा था कि पूरा का पूरा इक्विटी है 30 लाख का, इशूड एट ₹160 ईच, टैक्स रेट कितनी 30%, फाइंड आउट इंडिफरेंस पॉइंट। तो प्लान 1 के अंदर EBIT नहीं पता, EBIT निकालना है। इंटरेस्ट कितना होगा, 15 लाख का 8%, 15 लाख का 8%, ठीक है। इंटरेस्ट लिख दिया 15 लाख का 8%, क्लियर आ गया। ये अपने पास EBIT आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से। प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, नीचे ले लिया अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 15 लाख बाय 150, यानी 15 लाख बाय 150 कितना आएगा 10,000 आएगा, ठीक है। तो ये 15 लाख बाय 150 के नीचे 10,000 शेयर्स ले लिया अपन ने। प्लान 2 के अंदर अपन ने किया कि इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा इक्विटी है, तो इंटरेस्ट 0 ले लिया, टैक्स रेट ले लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी 0 है, नीचे पूरा इक्विटी ले लिया कितने का 30 लाख डिवाइड बाय 160। क्लियर, समझ गया। सिर्फ अब इसको सॉल्व कर देना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा EBIT कितना निकल के आएगा 2,57,143, ठीक है। 2,57,143। अभी पॉइंट तुम्हें क्या दिखा रहा है, फिर से मैं बार बार बताऊंगा, 2,57,143 क्या दिखा रहा है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों प्लान्स का EPS इक्वल आएगा। इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे कौन सा प्लान बेटर होगा, जिसके अंदर तुम्हारा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है। क्यों, क्योंकि नीचे थोड़ी धक होती है फिक्स कॉस्ट लेने पे। और ऊपर कौन सा बेटर होगा, जिससे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस लॉक हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो अपन ने जो एग्जांपल है तो उसमें अपन ने बात करी थी कि एक के अंदर बिल्कुल फिक्स, एक के अंदर सारी फिक्स कॉस्ट है, एक के अंदर एकदम वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ पे जो आपको प्लान्स मिलेंगे वैसे नहीं होंगे, ठीक है। दोनों के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होगी, दोनों के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, लेकिन एक के अंदर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी, एक के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम होगी। तो अपन को बात कैसे करनी है कि एक के अंदर नीचे कौन सा जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है, ऊपर वाले में कौन सा जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। समझा, क्लियर, आगे बढ़ते हैं चलो। सो अपना ये 2,57,143 आया था इंडिफरेंस पॉइंट। इसका अपने वेरिफिकेशन भी देखा था कि अगर आप दोनों प्लान्स के अंदर 257,143 का EBIT लोगे
सो आपके अंदर दोनों के पास EPS इक्वल आ जाएगा 9.6 9.6 का। क्लियर? यहाँ देख लो 9.6 9.6, समझ गया कैसे? इसमें इंटरेस्ट लिया, इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर टैक्स माइनस कर दिया अपन ने, टैक्स माइनस कर दिया, फिर नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दिया ना, EPS आ गया, EPS आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद अपन ने ये वेरीफाई हो गया। फिर उसके बाद अपन ने इसकी वर्किंग देखी थी कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इंडिफरेंस पॉइंट को यूज़ कैसे करना होता है। देखो काफ़ी बच्चे इंडिफरेंस पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, बट यूज़ कैसे करना है उसको वो वहाँ पर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ही किसको यूज़ कैसे करना है वो है। फॉर्मूले निकाल के तुम क्या सीख लोगे? सबसे इंपॉर्टेंट ही ये है कि तुम उसको यूज़ कैसे करोगे। मोस्ट लाइकली तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही आएगा न्यूज़ स्कीम के अंदर, अगर पेपर अच्छा बनाना हुआ तो। ठीक है, तो यूज़ कैसे करना है, ऑब्वियसली अपने सबसे पहले वही सीखा कि यूज़ कैसे करना है। ठीक है, अब तुम्हारे अगले एग्जाम्पल में मैंने देखा था कि तुम कौन सा अल्टरनेटिव चूज करोगे अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेड EBIT केस 1 में 2 लाख है एंड केस 2 के अंदर 3 लाख है। ठीक है, केस 1 में कितना है 2 लाख, केस 2 में कितना है 3 लाख। अपना EBIT इंडिफरेंस पॉइंट कितना आया था 257 143। ठीक है, तो पहला वाला EBIT तुम्हारा 257 143 से कम है, दूसरा वाला EBIT तुम्हारा 257 143 से ज़्यादा है। तो जब तुम इंडिफरेंस पॉइंट के नीचे हो तो तुम्हें कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है? जैसे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम हो, क्योंकि दगदग होती है ज़्यादा लेने पे। ठीक है, तो इस केस के अंदर बेटर कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है? किस में कम है? ऑप्शन नंबर 2 में कम है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये 257 143 आ गया। केस 1 EBIT इक्वल्स टू 2 लाख इज लोअर देन इंडिफरेंस पॉइंट, हेंस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू धक, सो यू विल अवॉइड इट, दस वी विल चूज ऑप्शन 2 ऑफ इक्विटी। ठीक है, ऑप्शन 2 चूज करेंगे। एंड इसका अपने वेरिफिकेशन भी करके देखा था कि अगर 2 लाख का EBIT है, 2 लाख का EBIT है, तो ऑप्शन 1 के अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट 1.20 का गया, इसके अंदर कुछ नहीं गया, एंड तुम्हारा EPS कितना निकल गया है? ऑप्शन 1 में 5.6, ऑप्शन 2 में 7.47। तो दैट मीन्स हायर इक्विटी वाला जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कम है या जीरो है वो बेटर है। ठीक है, ऑप्शन 2 के अंदर तुम्हारा 3 लाख है। अब यहाँ पे तुम EBIT इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर निकल गए हो, अब तुम क्या चाहोगे इसके अंदर? फिक्स कॉस्ट को लॉक करना चाहोगे, तो इसलिए यहाँ पे बेटर कौन सा होगा जिसमें फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन 2 के अंदर आ गया, केस 2 के अंदर 3 लाख, इसमें बेटर EPS निकल के आएगा, डेट वाले में 12.6, इसमें 11.2। ठीक है, समझ गया इंडिफरेंस पॉइंट ऑपरेट कैसे हो रहा है? बस अपने को इंडिफरेंस पॉइंट खत्म हो गया, अब अपने को बस इसके थोड़े सारे न्यूएंसेस डिस्कस करने, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे भी। दूसरे वाला ऑप्शन में अपन ने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी ला दिया था दूसरे एग्जांपल के अंदर। मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊँ, अगर एक कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लिटरली तुमने सिर्फ इसके एग्जाम्पल कर लेना अपने नोट्स के, ज़्यादा कवरेज मिलेगी तुमको तुम्हारे मॉड्यूल से, मतलब अपनी बुक से, क्योंकि क्वेश्चंस की लेवल बहुत ख़राब है, कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे एग्जांपल्स अपन ने इसमें रख रखे। नॉट जस्ट इन इस पहले यूनिट के अंदर तो फिर भी चलो बहुत, मतलब बुक के अंदर अच्छे क्वेश्चंस हैं, यूनिट 2 के अंदर तो बुक के बहुत ही खराब क्वेश्चंस हैं, लेवल ही नहीं है कुछ। अपने एग्जांपल्स उससे ज़्यादा लेवल के हैं यूनिट 2 के अंदर। तो इसके एग्जांपल एक बार देख लोगे ना, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें यूनिट 2 के ऊपर। तो ओपन करेंगे तो तुम्हें एग्जांपल भी दिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, चलो अपन ऑप्शन एग्जांपल अगले पॉइंट पर जाते हैं जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, पहले वाले ऑप्शन के अंदर डेट है, इक्विटी है, एंड दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर डेट है, प्रेफरेंस है एंड इक्विटी है। ठीक है, पहले में सिर्फ डेट और इक्विटी, दूसरे में डेट इक्विटी प्रेफरेंस तीनों। तो इसमें क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे अपन ने 0 कर दिया। ठीक है, एंड ये थोड़ा गंदा कर रखा है क्योंकि मैंने तुम्हें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा एरर वगैरह बनाए थे, तो अभी थोड़ा काम चला देना उससे। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया। ठीक है, इसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारा EBIT निकल के आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर लोगे, राइट, वो मैं ओवरव्यू नहीं दे रहा। अपन आते हैं EBIT के ऊपर। EBIT कितना है 1162 857 का, ये तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट है। इसका भी मैंने वेरिफिकेशन करके देखा था कि 1162 857 अगर तुम लोगे तो दोनों के अंदर इंटरेस्ट आएगा, कि दोनों के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा EBIT आ गया, EBIT पे टैक्स काटा, EAT आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड पहले ऑप्शन में नहीं था, दूसरे ऑप्शन में था, बच के क्या आया, ई नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, टोटल EPS सेम है। ठीक है, अब इसमें डिसीजन कैसे लेंगे अपन, यहाँ तक तो निकाल लिए, तो फॉर्मुला था, डिसीजन कैसे लेना है अपने को उससे। ठीक है, अगले एग्जांपल में वो देखते हैं। पहले केस में तुम्हारा EBIT कितना है 10 लाख का, दूसरे केस में तुम्हारा EBIT 14 लाख का। तुम्हारा EBIT इंडिफरेंस पॉइंट कितना था 1162, पहले वाले में उससे कम है, दूसरे वाले में उससे ज़्यादा है। तो तुम कैसे चूज़ करोगे, इसके अंदर कौन सा चूज़ होगा जिसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है कि कम है? नीचे क्या करोगे, जिसका कम हो, क्योंकि ज़्यादा दगदग होगी, एंड ज़्यादा हो जाएगा EBIT, तो क्या करोगे तुम, फिक्स कॉस्ट को लॉक करना चाहोगे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को लॉक करना चाहोगे मतलब जिसमें फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो वो चलेगा अपने को। ठीक है, अब पॉइंट बस यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक नया सा न्यूएंस है, वो ये है कि अब अपने पास सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों है। अपन बात कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट कम होनी चाहिए। कौन सी फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जिस ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट है
सिर्फ इंटरेस्ट है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ले लो, जिस ऑप्शन में इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसमें दोनों को अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक न्यूएंस और यहाँ पे आ जाता है कि इंटरेस्ट, एक सेकंड ना, इंटरेस्ट जो अपनी चीज़ है वो बिफोर टैक्स होता है, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है और प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है। तो क्या मैं इनको सिंपली ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों का तो बिफोर टैक्स बनाना होगा या दोनों को आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा। मैं करूँगा क्या? दोनों को बिफोर टैक्स बनाऊंगा। किसको? तो इंटरेस्ट तो बिफोर टैक्स है ही, प्रेफरेंस डिविडेंड को मुझे बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। कैसे करते प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स? लेवरेज में करके आए थे। कैसे किया था? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। तो ये तीनों मुझे ऐड करने हैं, ये दोनों मुझे ऐड करने हैं, ठीक है। तो केस 1 के अंदर जो हमारा निकलेगा वो तो सिंपल था, इंटरेस्ट 1,60,000 का जो बिफोर टैक्स है। प्लान 2 के अंदर अपना इंटरेस्ट 70,000 का था, प्रेफरेंस डिविडेंड 1,80 का था। तो अपन क्या करेंगे? 70,000 का इंटरेस्ट ले लेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड को हमको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। कैसे? 1,80 बाय 1 माइनस 0.3 का टैक्स रेट। तो आया 70,000 प्लस 1,80 बाय 0.7, 327, 143। तो अब अपना जो कंपैरिजन होगा वो 327, 143 का होगा एंड प्लान 1 के अंदर जो इंटरेस्ट था 1,60,000 का उसका होगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि कम फिक्स कॉस्ट किसकी है? इस 1,60 की, ये वाली की कम है, इस वाले की जो कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जब तुम्हारा EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम EBIT है, यानी पहले वाले ऑप्शन में जब तुम्हारा 10 लाख है तो तुम किसको चूज करोगे? इसकी फिक्स कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट बोले तो टोटल फिक्स कॉस्ट इसकी कम है तो तुम इसको चूज करोगे ऑप्शन केस 1 के अंदर। केस 2 के अंदर जिसमें तुम्हारा EBIT 14 लाख हो गया है इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर, तो तुम क्या करोगे? अपने फिक्स कॉस्ट को लॉक करना चाहोगे। लॉक करना चाहोगे मतलब वो लोगे जिसके अंदर ज़्यादा फिक्स कॉस्ट आ रही है। ज़्यादा फिक्स कॉस्ट किस में आ रही है? इस वाले के अंदर आ रही है, ऑप्शन 2 के अंदर आप उसको चूज़ करोगे। एंड ज़्यादा फिक्स कॉस्ट का मतलब टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस मिला के, एंड दोनों को टोटल करना है तो दोनों को अपने को बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स था ही, प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स किया तो इनको टोटल करने में अपने पास 327, 143 आ गया। समझा? इस बेस पे वैल्यूएशन होगा अपना। अब एक और चीज़ थी, यहीं पे मेरा एक कॉन्सेप्ट था जो अपन लेवरेज में छोड़ के आया था, मैंने कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बताऊंगा। वो क्या था? जब अपन इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, आ जाते हैं अपन उस तरफ। ठीक है, जब अपन इंटरेस्ट को और प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स करके ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे क्या दिखा रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट बिफोर टैक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा EBIT इसके इक्वल आ जाए तो क्या होगा? वो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले को भी भूल जाना भी उस कैपिटल स्ट्रक्चर वाले को, वो हो गया अपना टॉपिक खत्म। मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मत बोलना EBIT इसके इक्वल कैसे आ गया, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कोई नया, तो वो वाले को टॉपिक को पीछे छोड़ दो, अभी नई बात पे आ रहे अपन। अगर EBIT तुम्हारे इसकी इक्वल आ जाए तो क्या होगा? बताओ। तो इस केस में तुम्हारा EPS और ETS 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तुम्हारी टोटल फिक्स कॉस्ट है एंड जो EBIT है, EBIT क्या है? EBIT इज इक्वल टू योर टोटल फिक्स कॉस्ट। तो अगर EBIT सिर्फ इतना है, जैसे सारी की सारी से फिक्स कॉस्ट कवर हो पा रही है, तो बचा क्या नीचे इक्विटी वालों के लिए? तुम्हारा EBIT में से कुछ पैसा इंटरेस्ट पे करने में चल जाएगा, बाकी का पैसा प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने में चल जाएगा, नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो EPS हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ETH भी 0 हो जाएगा एंड आप तुम्हारा EPS भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल BEP। BEP क्या होता है? जो अपन ने पहले बात करी थी, जो अपना पहले BEP पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट, वो क्या होता है कि हे भगवान मुझे इतनी सेल करा दे जिससे मेरा EBIT 0 हो जाए, ठीक है, जिससे मेरी सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाए। फाइनेंशियल BEP क्या होगा? हे भगवान मेरी सिर्फ इतनी सेल करा दे, मेरा सिर्फ इतना EBIT बना दे, सेल भी नहीं, मेरा सिर्फ इतना EBIT बना दे जिससे मेरी सारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट निकल जाए। फाइनेंशियल कॉस्ट सारी फिक्स्ड ही होती हैं, वेरिएबल होती नहीं है, नीचे से इक्विटी आता है, ठीक है, जिससे मेरी सारी कॉस्ट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट निकल जाए। सो मेरा फाइनेंशियल, इसलिए उसको अपन फाइनेंशियल BEP बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हो? इंटरेस्ट दे रखा तो सिंपली इंटरेस्ट को ऐड कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड देखा तो उसको बिफोर टैक्स करके ऐड करना, ठीक है, क्योंकि EBIT भी बिफोर टैक्स है, इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स है, तो इस अकेले को तुम आफ्टर टैक्स क्यों कर रखे हो? इसको भी बिफोर टैक्स करो, ठीक है। फिर अपन ने एग्जांपल देखा था, वेरिफिकेशन देखा था कि दूसरा हमारा एग्जांपल था, इसमें फाइनेंशियल BEP हमने कैसे निकाला था? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपन 1 - x करके
कितना आया था ये 15 लाख का। अपन ने करके देखा था कि 15 लाख का ही अगर आता है तुम्हारा EBIT तो कैसे वेरीफाई होगा। वैसे तुम्हारा 15 लाख का EBIT आ गया, ठीक है। इसमें से तुम्हारा पहले माइनस होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपना कितना था 5 लाख का, 5 लाख का गया, क्या बचा EBIT 10 लाख का। 10 लाख में से तुम्हारा टैक्स जाएगा कितना 30%, 3 लाख का गया, बचा कितना 7 लाख। 7 लाख की 7 लाख तुम्हारी प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे, वो पे करने के बाद तुम्हारा ETS 0 EPS 0, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल बीईपी। बस इसका इतना रेलेवेंस था। अब इसको कैपिटल स्ट्रक्चर में अपन कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसमें आ जाओ। अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर में इसको कहाँ यूज़ किया, देखो जब हमारा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड अपने पास दोनों आ रहा है तो अपने को दोनों को बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, एंड उसी को अपन फाइनेंशियल बीईपी भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल बीईपी क्या दिखाता है, बेसिकली इसके दो रेलेवेंस है। पहला तो ये आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दिखाता है बिफोर टैक्स, ठीक है। दूसरा ये आपको वो EBIT का पॉइंट दिखाता है जिस पर तुम्हारा EPS ETS 0 हो जाएगा। तो उसके दो रेलेवेंस है। तो जब अपने पास क्वेश्चन में EPS और फिक्स कॉस्ट, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट दोनों आ जाए तो अपने को एवेल्यूएशन कैसे करना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट किसी कम है। अपने को इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, अपने को उसके अंदर फाइनेंशियल बीईपी लेना है, समझ गए। जब क्वेश्चन में कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस दोनों आ जाए ना, अपने को डिफरेंस पॉइंट निकालना है, अपने को देखना है कौन सा बेटर होगा, तो अपन सिंपल एडिशन नहीं करेंगे दोनों का, अपन वहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट की जगह पे टोटल फाइनेंशियल बीईपी निकालेंगे उस प्लान का। सो इसलिए मैं जब भी बोलूँगा कि EBIT के नीचे जो पॉइंट होगा तब कौन सा प्लान बेटर होगा, जिसके अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट या फिर फाइनेंशियल बीईपी कम हो। फिक्स कॉस्ट की जगह पे मैं फाइनेंशियल बीईपी भी बोल सकता हूँ, करेक्ट, कुछ गलत बोला क्या मैंने, ठीक है। या और मैं बोलूँ जब EBIT के ऊपर अपन है तो कौन सा प्लान बेटर होगा, जिसके अंदर तुम्हारी फिक्स कॉस्ट या फाइनेंशियल बीईपी ज़्यादा है। बिकॉज फाइनेंशियल बीईपी भी क्या दिखा रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट ही तो दिखा रहा है बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये बेसिक अपना समरी है, ठीक है। क्या है, अगर तुम इन डिफरेंस पॉइंट से नीचे हो, अगर इन डिफरेंस पॉइंट से नीचे हो तो हायर EPS कौन सा प्लान लाके देगा, जिसका लोअर फाइनेंशियल बीईपी है। लोअर फाइनेंशियल बीईपी बोलो या फिर लोअर फिक्स कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फाइनेंशियल बीईपी भी तो इंटरेस्ट के इक्वली होता है ना, एक ही तो बात है। तो अपन फाइनेंशियल बीईपी ही बोलेंगे आज की बात से, ठीक है। अगर इसके और लोअर EPS किसका आएगा, ऑब्वियसली जिसका हायर फाइनेंशियल बीईपी है, ठीक है। इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर अगर तुम्हारा इक्वल है EBIT तो तुम्हारे लिए दोनों प्लान्स का इक्वल EPS आएगा, ठीक है। इन डिफरेंस पॉइंट के अगर तुम ऊपर चले गए तो किसका हायर EPS आएगा, वो प्लान जिसमें तुम्हारी फिक्स कॉस्ट लॉक हो गई, जिसमें तुम्हारा फाइनेंशियल बीईपी ज़्यादा है, हायर फाइनेंशियल बीईपी, एंड लोअर EPS किसका आएगा, जिसका लोअर फाइनेंशियल बीईपी हो। ये सिंपल तुम्हारा समरी था इसका इन डिफरेंस पॉइंट का। अभी थोड़े से और छोटे मोटे न्यूएंसेस और देख लेते हैं, बाकी तो ये अपना कवर है। ऐसा ग्राफ बनाने का, ग्राफ का टॉपिक अपन ने देखा था, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे बनाया था अपन ने ये, ताकि तुम्हें नहीं लगे कि अपन ने कुछ टॉपिक छोड़ दिया है, ठीक है। तो अपने ग्राफ कैसा बनाया था, ग्राफ बनाने के लिए अपने को हर लाइन बनाने के लिए अपने को दो पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट अपने कौन से हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे अपना क्या चल रहा है EBIT, यहाँ पे अपना चल रहा है EPS, ठीक है, ग्राफ के अंदर। तो अपने को 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। पहला पॉइंट कौन सा होगा, इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट पे क्या होता है, तुम्हारा इंडिफरेंस पॉइंट होता है EBIT का वो लेवल जिस पे तुम्हारा EPS इक्वल आ जाए, तो वो पॉइंट दोनों के बीच में कॉमन होगा, क्योंकि वहाँ पे EBIT भी कॉमन है एंड EPS भी इक्वल है, वो एक पॉइंट अपने वो मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा, फाइनेंशियल बीईपी या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो जो प्लान 2 था जिसके अंदर डेट बिल्कुल ही नहीं था, जो अपन एग्जाम्पल बना जिसमें डेट बिल्कुल नहीं था, उसका 0 फाइनेंशियल बीईपी होगा, 0 होगा, तो उसकी लाइन ऐसे खिंच गई। प्लान 1 के अंदर फाइनेंशियल बीईपी था, उसके अंदर डेट था, उसके अंदर इंटरेस्ट थी, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। बस ये इसका ग्राफ बन गया, इतना सही रेलेवेंस है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सिर्फ आपको बताता है, ये आपको वही कंक्लूजन ला के दे रहा है जो अपन ने पहले बात करी। जैसे अगर आप देखोगे कि जब आप इन डिफरेंस पॉइंट के नीचे हो, इन डिफरेंस पॉइंट ये वाला EBIT लेवल है, जब आप इसके नीचे हो, लेट्स से आप यहाँ पे हो, इससे नीचे हो, तो यहाँ पे कौन से प्लान का हायर EPS है, प्लान 2 का कि 1 का, 2 का, करेक्ट, 2 का हायर EPS है, 1 का कम है। 2 वाला कौन सा प्लान है, 2 वाला कौन सा प्लान है, ये वाला प्लान है जिसका फाइनेंशियल बीईपी कम है, समझ रहे हो। वही कंक्लूजन दे रहा है ये भी जो अपन ने पहले बात करी, ठीक है। इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर दोनों का EPS इक्वली आता है। इन डिफरेंस पॉइंट के आगे लेट्स से अपन यहाँ पे आ गए, इसका क्या होगा, इसमें कौन सा प्लान का हायर EPS आएगा, ये प्लान 2 का EPS यहाँ पे आ रहा है एंड प्लान 2 का EPS यहाँ पे आ रहा है, प्लान 1 का यहाँ पे आ रहा है, तो हायर किसका है, प्लान 1 का, प्लान 1 का हायर है, प्लान 2 का कम है, और प्लान 1 का हायर है यहाँ पे, और प्लान 1 कौन सा है, जिसका फाइनेंशियल बीईपी ज़्यादा है,
ये तो बात करी थी। इन डिफरेंस पॉइंट के आगे कौन सा प्लान बढ़ता है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट लॉक हो जाती है, जिसके अंदर फाइनेंशियल बीपी ज़्यादा होता है। खत्म, वही तो समरी ये भी बता रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये समरी है। सेम दूसरा वाला जो एग्जाम्पल था जिसके अंदर हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया था, उसका भी सेम बनेगा। ठीक है, उसका भी सेम बनेगा, उसके अंदर भी फाइनेंशियल बीपी एक पॉइंट हो जाएगा, फाइनेंशियल बीपी एक पॉइंट हो जाएगा, एक इन्वेस्ट पॉइंट हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, खत्म। ठीक है, इसको सिर्फ इतना ही समझना और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। ठीक है, फिर अपन ने बात करी थी कुछ ऐसे ऑप्शंस की, ऐसे केसेस की जिसके अंदर इंडिफरेंस पॉइंट का रेलेवेंसी खत्म हो जाता है, जिसके अंदर इंडिफरेंस पॉइंट का रेलेवेंसी खत्म हो जाता है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं वो मैं आपको समरी से दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, देखो अपना इंडिफरेंस पॉइंट कब निकालते अपन, चलो करो 1 मिनट प्रोसेस करो। ग्राफ को प्रोसेस करना है तुमको कि ये सारे प्रोसेस करना है। चलो ले लो 1 मिनट ब्रेक ले लो, कोई इशू नहीं है। यस गाइस, ठीक है, ये अपना याद हो गया था। अभी अपन कुछ केसेस देख रहे थे जिसके अंदर ये रिलेवेंट हो जाता है। देखो अपना इंडिफरेंस पॉइंट का अपने को ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि 2 प्लान जैसे हैं इनके बीच में टक्कर है। ठीक है, एक के अंदर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, एक के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए टक्कर होती है, इसलिए अपने को ऐसा पॉइंट निकालना पड़ता है जो कि इससे नीचे वाला बेटर है, इसके ऊपर ये वाला बेटर है। व्हाट इफ, ठीक है, ले जैसे तुम्हारा प्लान 1, ये तुम्हारा प्लान 2, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट। ठीक है, पहले वाले प्लान के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। प्लान 2 के अंदर तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है। ठीक है, इसलिए तुम्हारी टक्कर हो रही है। ठीक है, व्हाट इफ मैं बोलूँ कि कुछ ऐसे प्लान्स दे दूँ मैं तुमको जिसके अंदर मैं बोलूँ कि वेरिएबल कॉस्ट दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, लेट्स से मैं बोल दूँ वेरिएबल कॉस्ट 10 है एंड प्लान 2 के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी 10 है। दोनों प्लान के अंदर मैं फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को लॉक कर दूँ कि सेम ही है दोनों के अंदर। ठीक है, एंड बोलूँ कि जो फिक्स कॉस्ट है वो दोनों के अंदर अनईक्वल है। अनईक्वल है तो मैं 2 केसेस बता सकता हूँ, एक में प्लान 1 के अंदर लेट्स से 20 है एंड प्लान 2 के अंदर 15 है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि प्लान 1 के अंदर 15 है, प्लान 2 के अंदर 20 है। ठीक है, अब मुझे तुम एक बात बताओ। ठीक है, ऐसे केस के अंदर तुम्हें क्या लगता है कौन सा प्लान बेटर होगा? कोई टक्कर है क्या यहाँ पे? कोई टक्कर है क्या यहाँ पे? देखो वेरिएबल कॉस्ट दोनों प्लान में सेम है, दोनों, उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। फिक्स कॉस्ट एक प्लान के अंदर कम है दूसरे से, तो हर केस के अंदर ये वाला प्लान ही बेटर आएगा ना, कोई टक्कर ही नहीं है इस केस के अंदर। ठीक है, और अगर मैं उल्टा बोल दूं, मैं बोल दूं कि नहीं फिक्स कॉस्ट उल्टी है, मैंने यहाँ पे 20-15 बोली थी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 15 और 20 है, तो क्या होगा? अभी भी कोई टक्कर है क्या? हर केस के अंदर तुम्हारा प्लान 1 ही बेटर आएगा ना, क्योंकि उसकी फिक्स कॉस्ट 20-15 है, इससे कम है, एंड वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब ऐसा केस आ जाए कि 2 प्लान के अंदर वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट अलग अलग हो रही है, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक प्लान हमेशा दूसरे प्लान से बेटर ही निकल के आएगा। ठीक है, सो ऐसे केसेस के अंदर इंडिफरेंस पॉइंट निकल के ही नहीं आएगा, रेलेवेंट ही नहीं होगा। तो अपने को क्या बोलना है, मैंने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट दोनों में सेम है। वेरिएबल कॉस्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट किसकी होती है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की होती है। तो तुम्हारे 2 प्लान्स के बीच में अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल है दोनों प्लान्स के बीच में, ठीक है, एंड तुम्हारा फाइनेंशियल बीपी या फिर फिक्स कॉस्ट बोलूँ 2 प्लान्स के बीच में अनइक्वल है, तो वेरिएबल कॉस्ट सेम है, इक्वल है, एंड दोनों के बीच में फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अलग अलग है, अनइक्वल है, तो ऑब्वियसली एक की कम होगी दूसरे की ज़्यादा होगी, तो जिसकी कम होगी वो हमेशा ही दूसरे से बेटर निकल के आएगा। हाँ ठीक है, सो ये जिसकी अनइक्वल होगी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो हमेशा एक प्लान दूसरे से बेटर ही आएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर नो डिफरेंस पॉइंट पॉसिबल। द प्लान विथ लोअर फाइनेंशियल बीपी और फिक्स कॉस्ट वुड ऑलवेज गिव हायर ईपीएस एंड बी बेटर देन द अदर प्लान। ठीक है, दूसरा केस जिसके अंदर इरेलेवेंट हो जाता है, जिसके अंदर मैं आपको बोलूं कि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम है, फिक्स कॉस्ट को भी सेम कर दूं, मैं दोनों के अंदर 15-15 कर दूं, मैं ये भी 15 ये भी 15। अब बताओ कोई दुविधा है? दोनों में से सेम ईपीएस निकाल के देंगे, कुछ ही कर लो, दोनों इक्वल ही हैं, काई की टक्कर, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, क्या तू क्या मैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी ईपीएस निकलेगा नहीं, इसमें तुम्हारा डिफरेंस पॉइंट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट इन डिफरेंस पॉइंट है, हर पॉइंट के अंदर दोनों सेम ईपीएस ला के देंगे। तो इसका दूसरा क्या है तुम्हारा कि पहला तो अपने क्या बोला था कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल होने से क्या होगा, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट दोनों का, वेरिएबल फैक्टर दोनों का इक्वल हो जाएगा। वेरिएबल फैक्टर दोनों का इक्वल हो गया, अब फाइनेंशियल बीवी की बात करेंगे या फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, अगर वो भी इक्वल हो गई तो सब कुछ सेम ही तो हो गया, फिर क्या फर्क है? ठीक है, तो फिर एवरी ईबीआईटी इज एन इन्फ्रेंस पॉइंट। ठीक है, ईपीएस इक्वल एट एनी लेवल ऑफ ईबीआईटी,
ठीक है। दूसरा अपन ने पहले केस बात करी थी कि तुम्हारा फाइनेंशियल बीईपी अनइक्वल हो जाए, अनइक्वल होगा तो ऑब्वियसली एक का कम होगा, एक का ज़्यादा होगा, इसका कम है वो हमेशा बेटर निकल के आएगा, ओपन ने केस डिस्कस कर लिया। दूसरा हमारा कौन सा, तो बेसिक हमारा समरी हो गया पूरा इन डिफरेंस पॉइंट का। क्या, पहला तो ये नंबर ऑफ इक्विटीज अगर इक्वल है तो उस केस के अंदर अगर तुम्हारा फाइनेंशियल बीईपी भी इक्वल है तो खत्म, ईबीआईटी, हर ईबीआईटी इज इन डिफरेंस पॉइंट। अगर तुम्हारा फिक्स कॉस्ट फाइनेंशियल बीईपी अनइक्वल है तो एक का कम है दूसरे का ज़्यादा है, इसका कम है वो हमेशा बेटर है, ठीक है, तो इसमें भी इन डिफरेंस पॉइंट नहीं निकल के आएगा। तो ये वाला पॉइंट खत्म। अब क्या बचता है, नंबर ऑफ इक्विटीज अनइक्वल, नंबर ऑफ इक्विटीज अलग अलग है, यानी वेरिएबल भी अलग अलग है। अब वेरिएबल अगर अलग अलग हो गई है तो फिर अपने को इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि किसके अंदर बेटर होगा, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या निकालते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वन इन डिफरेंस पॉइंट सच दैट, भाई जो अपन पहले सारी थ्योरी पढ़ रहे थे कि उसके नीचे प्लान विथ लोअर फाइनेंशियल बीईपी बेटर, उसके ऊपर प्लान विथ हायर फाइनेंशियल बीईपी बेटर, एंड उसके ऊपर दोनों का ईपीएस इक्वल, खत्म तुम्हारा फाइनेंशियल बीईपी इन डिफरेंस पॉइंट। ये पूरा समरी है, एक बार देख लोगे ना जाते जाते तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा डिफरेंस पॉइंट, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और देखने की ये चार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी ICI एंड कुछ टीचर्स भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल की जगह पे इक्विटी कैपिटल को इक्वल बोल देते हैं, जबकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो इक्विटी कैपिटल नहीं है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग टू से दैट, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि अगर तुमने इशू प्राइस दोनों में सेम कर दी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जहाँ पे इक्वल होंगे वहाँ पे इक्विटी कैपिटल भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इशू प्राइस अलग अलग कर दी तो ऑब्वियसली अपने को राइट ट्रीटमेंट करना कौन सा है, जिसके अंदर इक्विटी इक्वल शेयर्स हैं, नॉट इक्वल कैपिटल है, ठीक है। तो राइट थिंग टू से इज इक्वल इक्विटी शेयर्स, बट ICI को तुम कभी कभी इक्विटी कैपिटल बोलता हुआ दिख जाएगा, कुछ टीचर्स भी वैसे बोलते हुए दिख जाएंगे, तो घबराना नहीं है, मतलब ज़्यादा सही चीज़ ये है। एंड क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो ICI उसको सही सॉल्व करेगा, वो सिर्फ थ्योरी में गलत लिखा हुआ है उसके, ठीक है। चलो अब इसके अंदर होता क्या है, जिसके अंदर तुम्हारा इन डिफरेंस पॉइंट इररिलेवेंट हो जाता है, उसके अंदर होता क्या है, जब तुम्हारा पहला केस होता है जिसके अंदर एक प्लान दूसरे से हमेशा बेटर है, वो कब होता है, वेरिएबल इक्वल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल है, एंड एक प्लान की फिक्स कॉस्ट दूसरे से कम है। ऐसे केस के अंदर क्या होगा, जब तुम इन डिफरेंस पॉइंट निकालने जाओगे ना तो ऐसा कुछ निकल के आएगा एंड में 90,000 इक्वल टू 70,000, ठीक है। ये तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा, पहले तो तुम्हें देख के मालूम पड़ जाएगा। कैसे देख के मालूम पड़ेगा, जो अपने एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर अपन ने क्या लिखा, इक्विटी ऑफ ₹10 लाख, फेस वैल्यू ₹10 ईच, दोनों के अंदर वेरिएबल कितना है, इक्विटी 10 लाख, फेस वैल्यू ₹10 ईच, ठीक है। दूसरे वाले प्लान के अंदर कितना है, इक्विटी 10 लाख, फेस वैल्यू ₹10 ईच, तो इक्विटी एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों के अंदर इक्वल है, वेरिएबल इक्वल हो गया, ठीक है। एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितनी है, पहले वाले में 9% ऑफ ₹10 लाख, दूसरे वाले में 7% ऑफ ₹10 लाख। तो अब तुमको समझ रहे, ऑलवेज ये वाला प्लान बेटर होगा दूसरे से, क्यों, वेरिएबल दोनों में सेम है, एंड फिक्स कॉस्ट इसकी कम है क्योंकि इसकी रेट 7% है एंड इसकी रेट 9% है, डेट का अमाउंट सेम है, इसका इंटरेस्ट हमेशा कम आएगा उससे, इसका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा हमेशा इससे, तो ये वाला हमेशा बेटर है। तो पहला लॉजिकल हो गया। अब इसको अगर तुम्हें नहीं क्लिक नहीं हुआ तुमको, ये तुम डिफरेंस पॉइंट निकालने चले गए, निकालने जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा 90,000 इक्वल 70,000, मतलब दो अजीब से नंबर मिलेंगे जो इक्वल होंगे ही नहीं, बट बीच में इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्यों आया, ऐसी गलती क्यों हो गई, दो अनइक्वल नंबर्स इक्वल में क्यों आ गए, क्योंकि अपना अजम्पशन ही गलत था, अपन ने दोनों को इक्वेट कर देते, दोनों कभी इक्वेट हो ही नहीं सकते, ठीक है। दैट्स वाई ये ऐसा अजीब सा नंबर आ गया, दैट मीन्स ऊपर वाला इक्वेशन ही गलत था, ये दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, मतलब दोनों का ईपीएस कभी इक्वल आएगा ही नहीं, हमेशा एक प्लान का ज़्यादा ही आएगा दूसरे से, ठीक है। अभी इसको मैंने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया था, पूरे एग्जाम्पल वगैरह देख के किया था, बट यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे बने के आएगा, प्लान 2 का ईपीएस हमेशा ज़्यादा, प्लान 1 का हमेशा कम, ठीक है। ये खत्म। दूसरा वाला कौन सा प्लान था जिसके अंदर हमारा वेरिएबल भी इक्वल है, फिक्स भी इक्वल है, ठीक है। वो उसका एग्जांपल हमने देखा था, इक्विटी ₹10 लाख की, इक्विटी ₹10 लाख की, दो प्लान्स के बीच में, ठीक है। वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 9% डेट ऑफ ₹20 लाख, ठीक है। दूसरा वाला केस, इसके एक सेकंड को, एक सेकंड ना, इसमें 180, अच्छा ये तो वही वाला केस है जो पहले वाला था अपना, ठीक है, छोड़ो प्लान ऑफ एग्जांपल, अगला वाला एग्जांपल में आना है अपने को, ठीक है। अगला वाला एग्जांपल कौन सा है, जिसके अंदर तुम्हारा इक्विटी 20 लाख का, इक्विटी 20 लाख का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 10% डेट है ₹10 लाख का, यहाँ पे तुम्हारा 7% प्रेफरेंस शेयर है ₹10 लाख का। अब तुम देखो वेरिएबल सेम है, ठीक है, 10 लाख। फिक्स्ड की बात करते हैं, फिक्स इसके अंदर कितना है, 10% डेट ऑफ ₹10 लाख, यहाँ पे कितना है, 7% प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। अब तुम्हें देख के लग रहा है इसका 10% कॉस्ट है, इसका 7% कॉस्ट है,
लेकिन ये 10% डेट है, ये 7% प्रेफरेंस कैपिटल है। दोनों का फाइनेंशियल बीईपी निकालो, तो ये 7% प्रेफरेंस शेयर को अगर तुम बिफोर टैक्स ले जाओगे तो 7% को बिफोर टैक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/1 माइनस 30% कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। तो वो भी 10, ये भी 10, दैट मीन्स फाइनेंशियल दोनों का सेम है। अब ऐसा जो मैं तुम्हें बोला दोनों का फाइनेंशियल बीपी सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों तुम्हें सेम लिख के दे देगा कि 10% डेट, ये भी 10% डेट। पागल थोड़ी है क्वेश्चन बनाने वाला, ठीक है। ऑब्वियसली फर्क दिख रहा होगा लेकिन है नहीं कुछ, ठीक है। तो ये 10%, ये 7%, दोनों का तुम फाइनेंशियल बीपी निकालोगे सेम ही आएगा। ऐसे केस में तुम्हारा क्या आएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। 0 क्यों आ गया कि भाई ये हमेशा इक्वल आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। एक पॉइंट नहीं दे सकता मैं तुमको जिसमें ना दोनों इक्वल हैं, हमेशा इक्वल आएंगे ये, इसलिए 0 आ गया, समझा। और इनका प्लान, इनका ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों एक ही लाइन बनेगी, क्योंकि दोनों का हमेशा सेम ही आएगा ना ईपीएस, दोनों एक ही लाइन बनेगी, कोई फर्क ही नहीं है। खत्म हो गया तुम्हारा ये यूनिट खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपको कुछ रेशियोज निकालने बोल देगा, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, वो अपन को पता है, लेवरेज के अंदर पढ़ते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करेगा। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, ऊपर डेट नीचे इक्विटी, ऊपर डेट नीचे इक्विटी। तो डेट ये रहा, इक्विटी के अंदर क्या आता है, टोटल इक्विटी शेयर फंड्स, यानी टोटल इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। एंड कभी कभी आपको डेट रेशियो बोलेगा, डेट इक्विटी नहीं बोलेगा, डेट रेशियो बोलेगा। डेट रेशियो क्या होता है, डेट इक्विटी अलग होता है, डेट रेशियो अलग होता है। डेट रेशियो क्या होता है कि आपकी टोटल कैपिटल का डेट कितना प्रोपोर्शन है। डेट इक्विटी क्या होता है कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कितना है। डेट रेशियो होता है कि टोटल कैपिटल में डेट कितना है। तो डेट रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो इक्विटी प्लस डेट, प्रेफरेंस आ गया तो प्लस प्रेफरेंस भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान देना कि दोनों के बीच में फर्क है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, वो बोलेगा डेट इक्विटी, वो बोलेगा डेट इक्विटी, लेकिन अंदर ब्रैकेट में लिख के देगा कि डेट इक्विटी निकला कैसे, डेट बाय टोटल कैपिटल, ऐसा लिख देगा। तो आइडियली डेट इक्विटी का मतलब क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, लेकिन ब्रैकेट में लिख रखा है कि डेट बाय टोटल कैपिटल है। तो भाई लॉजिकल सी, मैंने वही बोला कि क्वेश्चन में कुछ बोला तो भाई नहीं बोला तो करने का, फिर चाहे लॉजिक जाए भाड़ में। तो डेट इक्विटी क्या होता है, डेट बाय इक्विटी, विच इज लॉजिकल टू से। बट अगर वो कुछ लिख रहा है कि मैंने ऐसे निकाला है तो ठीक है, तो तुम भी फिर इसी को यही फॉर्मूले को यूज़ करोगे, डेट बाय टोटल कैपिटल को, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है कि बाहर लिखा हो डेट रेशियो और अंदर क्या लिख दे, डेट इक्विटी ब्रैकेट के अंदर, तो फिर तुम उसको डेट रेशियो नहीं मानोगे, तुम उसको डेट इक्विटी ही मानोगे, समझा, ठीक है। अब कभी कभी आपको शेयर होल्डर फंड्स लिखा हुआ मिलेगा, तो अपन ने बात करी शेयर होल्डर फंड्स, अपन रेशियो के अंदर भी पढ़ते हैं ये चीज़। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब सिर्फ इक्विटी फंड्स नहीं होता है, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आ जाते हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा भी आएगा। एंड इक्विटी के अंदर तुम्हें पता है रिटेन अर्निंग भी आता है एंड इक्विटी कैपिटल भी आता है। तो बेसिकली जब तुम्हें शेयर होल्डर फंड्स बोले तो तुम्हें सब कुछ लेना है, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों चीज़ें लेनी है, ठीक है। फिर एक और रेशियो तुम्हें मिलेगा इसके अंदर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो रेशियो से ही बोरो करके आया है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि बेसिकली तुम इंटरेस्ट कितने बार पे कर सकते हो, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। कितनी बार पे कर सकते हो, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लॉजिकल सा फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट किस में से पे होता है, ईवीआईटी में से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ईवीआईटी होगा उतना तुम इंटरेस्ट पे कर पाओगे, तो उसका रेशियो क्या बन जाता है, ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अगर तुम्हारे ईवीआईटी 10,000 है एंड तुम्हारा इंटरेस्ट भी 10,000 है, तो दैट मीन्स तुम एक बार ही इंटरेस्ट पे कर सकते हो। अगर तुम्हारे ईवीआईटी 20,000 है और इंटरेस्ट 10,000 है, तो दैट मीन्स तुम 2 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हो, ठीक है। सो बस ये फॉर्मूला है, ये रेशियो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ तुम्हें क्वेश्चंस में मिलेगी विच इज़ रिवाइज्ड आरओसी इन आरओई। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा तो आपको ईवीआईटी तक पहुंचने के लिए रेशियोज दे रखा होगा कि इतना कैपिटल है एंड इतना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, तो उसके बेस पे तुम्हें ईवीआईटी तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है, आपको 2 अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस दे सकता है। पहली लैंग्वेज क्या हो सकती है कि कंपनी वांट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर आरओसी 5% ग्रेटर देन इट्स एग्जिस्टिंग आरओसी ऑफ 16%, ठीक है। समझा मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, कंपनी वांट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% ग्रेटर देन इट्स एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 16%। इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, इस लैंग्वेज का मीनिंग ये है कि कंपनी चाहती है
कि उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड पहले से 5% ज़्यादा रिटर्न लेके दे। तो मतलब उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पहले 16% रिटर्न दे रही थी, तो अब कंपनी चाहती है कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड 5% ज़्यादा रिटर्न ला के दे। अभी मतलब मुझे जो एक्स्ट्रा EBIT निकालना है वो कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%। ठीक है, मैं कैसे निकालूंगा, एग्जिस्टिंग EBIT ले लूंगा प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 5% करके। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका इसको निकालने का ये हो सकता है कि एग्जिस्टिंग EBIT मतलब एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 16%। तो 16% तो पहले कैपिटल रिटर्न दे ही रही थी, अब आप चाहते हो कि कैपिटल 5% रिटर्न और दे दे, तो आपको रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना चाहिए, 21%। ठीक है, अब 21% को मल्टीप्लाई कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो आपके पास टोटल EBIT आ जाएगा। समझ गए क्या हुआ ये। ठीक है, अब इसका फर्क कहाँ आता है वो समझना। अभी तुमको लग रहा है तो लॉजिकल से क्या बता दिया आपने, फर्क आएगा अगली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगली लैंग्वेज क्या दे रखी होती है कि कंपनी वांट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू इंक्रीज 5%। कंपनी वांट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू इंक्रीज 5% ऑफ या फिर टू इट्स करंट रेट ऑफ 16%। मतलब इसके अंदर कंपनी क्या बोल रही है कि जो कंपनी की करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की रेट है, कंपनी चाहती है कि वो 5% से बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिवाइज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, 21% नहीं होगा यहाँ पे। वो एक सेकंड, कुछ इशू है क्या, लैग वैग आ रहा है क्या कुछ। हाँ गाइस, ठीक है। तो अभी हाँ मैं क्या बोल रहा था, लास्ट अपन कहाँ तक थे। तो बेसिकली पहले वाले लैंग्वेज के अंदर क्या है कि कंपनी बोल रही है कि मुझे चाहिए कि मेरी कैपिटल 5% ज़्यादा रिटर्न ला के दे। तो पहले कैपिटल 16% रिटर्न ला के दे रही थी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मुझे चाहिए 5% बढ़ जाए, यानी मुझे चाहिए टोटल 21% रिटर्न हो जाए। ठीक है, केस 2 के अंदर कंपनी क्या बोल रही है कि कंपनी वांट्स ROCE टू इंक्रीज 5% ऑफ इट्स करंट रेट ऑफ 16%। यानी यहाँ पे कंपनी ये नहीं बोल रही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 5% ज़्यादा रिटर्न दे दे, कंपनी बोल रही है कि जिसकी रेट थी ROCE की वो 5% बढ़ जाए। तो यहाँ पे रिवाइज ROCE कैसे निकालोगे, 16% तो था ही, उसके अंदर ऐड करोगे 16% का 5%। समझे, वहाँ पे अपने 16 + 5 डायरेक्ट कर लिया था, यहाँ अपन उस 16 का 5% ले रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 16.8%। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में फर्क देख रहे हो क्या है, लैंग्वेज समझो। वहाँ कंपनी बोल रही है कि मुझे चाहिए कि मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 5% ज़्यादा रिटर्न दे पहले से। कंपनी वांट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% ग्रेटर देन इट्स एग्जिस्टिंग ROCE। यानी पहले कैपिटल एम्प्लॉयड 16% दे रही थी, अब मुझे चाहिए कि 5% और दे, यानी 21 दे। अभी कंपनी बोल रही है मुझे चाहिए कि मेरी रेट बढ़ जाए 5% से, तो 16% प्लस उसका 5%, टोटल 16.8%। समझा, तो इसके अंदर दोनों का रिवाइज्ड EBIT अलग अलग आ जाएगा। अब ये समझना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें यही सही से नहीं निकालोगे तो तुम फिर टोटल EBIT गलत निकालोगे। टोटल EBIT गलत, पूरा स्टेटमेंट गलत, सारा पैसा सारा टाइम बर्बाद। तो इसलिए ये सही से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 16.8 है। अब इसका मीनिंग क्या है, चलो छोड़ा, समझ गया ना, और डेप्थ में नहीं जाना ना इसके अंदर, आगे बढ़ूँ। चलो ठीक है, ये खत्म। ठीक है, अब इस चीज़ समझना है कि इन डिफरेंस पॉइंट के अंदर अपन दो इक्वेशन को दोनों के EPS को इक्वेट करते हैं। अब इक्वेशन तो तुम सिर्फ 2 की सॉल्व कर सकते हो ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनको ही रिवर्स कैलकुलेट करके कर सकते हो। तीसरी कर सकते हो क्या साथ में, 3 लेके चल सकते हो क्या, कभी पॉसिबल है क्या। तो ऑब्वियसली आप 3 प्लान्स अगर आपको दे रखें तो आप तीनों के साथ में नहीं निकाल पाओगे इन डिफरेंस पॉइंट 2 का ही निकल सकता है हमेशा साथ में, 3 का नहीं निकल सकता। तो अगर आपको 3 प्लान दे रखें तो उसमें 2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे कि A B को पकड़ लिया, B C को पकड़ लिया, फिर A और C को पकड़ लिया, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे 2 के। ठीक है, तो इंडिफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 प्लान्स। सो इफ 3 प्लान्स आर गिवन वी नीड टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लान्स टू कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट फॉर ईच सच कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ गया। लास्ट पॉइंट कि अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालना है, ठीक है, तो अपने को करंट मार्केट प्राइस यूज़ करना होता है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन के अंदर ना 2 करंट मार्केट प्राइस दे रखी होती है, एक तो इशू करने की पहले की दे रखी होती है, एक इशू करने की बाद की दे रखी होती है। इशू करने के बाद करंट मार्केट प्राइस इतनी गिर जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली इशू करने के पहले वाली करंट मार्केट प्राइस लेनी है, क्योंकि जो बाद वाली मार्केट प्राइस इशू होने के बाद की है, पहले इशू होगा उसके बाद वो कम होगी, तो इशू होगा तो वो तो एग्जिस्टिंग वाले पे ही होगा ना, उतना ध्यान रखना। ये लास्ट पॉइंट था बस। ठीक है, बस ये वाली यूनिट खत्म हो गई। ठीक है, ब्रेक चाहिए प्रोसेस करने के लिए, यहाँ सीधे आगे बढ़ सकते हैं। यस गाइस, सो अभी अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 विच इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ठीक है, एक सेकंड ना। ठीक है अब इसके अंदर अपने को बेसिकली करना क्या होता है कि अपने को वापस से फिर से वही काम है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना है।
ठीक है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी करने बोल सकता है आपको, और मुद्दे भी एड्रेस करने बोल सकता है, वो भी अपन यहाँ पे एड्रेस करेंगे। बट प्राइमरीली अगर मुझे बात करनी हो कि यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को अपन ऑप्टिमम कैसे ढूंढते हैं, कौन सा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, अगेन वही चीज़, हमें इक्विटी की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, राइट। तो जहाँ पे इक्विटी की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी वो वाला ऑप्टिमम प्लान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जहाँ पे आपका ऑप्टिमम प्लान आ रहा होगा, जहाँ पे आपका इक्विटी का वैल्यू मैक्सिमाइज हो रहा होगा, वहाँ पे तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म भी मैक्सिमाइज हो रही होगी। वैल्यू ऑफ फर्म बोले तो इक्विटी प्लस डेट की मिला के वैल्यू, क्योंकि डेट की वैल्यू एक तरीके से आप कांस्टेंट पकड़ो, एक तरीके से आगे अपन डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे तुम्हारी इक्विटी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है वहाँ पे तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म भी मैक्सिमाइज होती है, ठीक है। एंड ये दोनों पॉइंट कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे तुम्हारा क्यू मिनिमम होता है। क्यू बोले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा वो मिनिमम होगा वहीं पे तुम्हारी इक्विटी वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगी, वहीं पे तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म भी मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। क्लास में अपन ने पूरा डिस्कशन किया था कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को अपन लिंक करते आए थे कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, बट अगर अपन ने उसके डिस्कशन में गया 10-15-20 मिनट उसमें चल जाएंगे। सो अभी इसका तुम बेस ही समझ लो कि अपन क्यू मिनिमम कर लेंगे तो ऑब्वियसली अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मिनिमम हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, इक्विटी को होगा, इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इक्विटी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी, इक्विटी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ फर्म भी मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि डेट तो एक तरीके से आप कॉन्स्टेंट पकड़ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रैशनल बिहाइंड दिस एंटायर यूनिट, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंडिंग को लेके, इस अंडरस्टैंडिंग को लेके अपन आगे डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, वो होगा इसको भी और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जो अपन ने क्लास में किया था, तो 15-20 मिनट चल जाएगा, ठीक है। तो अपन सीधा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, चलें आगे, ठीक है। तो अपना अगला पॉइंट है कि अपना अपन जब इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन कम ज़्यादा करते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ जाता है। अभी अपन पिछले यूनिट के अंदर ही बात करके आए इस चीज़ की ना, कि क्या हो जाता है अगर आप डेट बढ़ाओगे तो क्या होता है, यार पिछली यूनिट ही थी ना, अभी अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर ही आए थे, पूरा मैंने आपको लिंक करके बताया था कि अगर आप डेट बढ़ा दोगे तो आपका केडी भी बढ़ जाएगा, कीवी भी बढ़ जाएगा, एंड आपका की भी बढ़ जाएगा। अगर आप डेट एक सर्टेन रेंज के बियॉन्ड बढ़ा दोगे तो उससे रिस्क सिर्फ डेट की नहीं बढ़ती, उससे रिस्क इक्विटी की भी बढ़ जाती है, दोनों की बढ़ जाती है रिस्क, क्योंकि लाइन में कितने लोग आ गए डेट के साथ में, पहले 2 थे, अब 8 लोग खड़े लाइन में, ठीक है। एंड इक्विटी वालों तो एकदम लास्ट में है, तो सबको दगदग होने लग जाएगी, सबकी रिस्क बढ़ जाएगी, सबको अपनी अपनी कॉस्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर जैसे ही आप इतना प्लेन वनीला, इतना सिंपली नहीं बोल सकते हो कि डेट सस्ता होता है ना तो डेट का वेट बढ़ा दो, इतना ईजिली नहीं बोल सकते, इट्स नॉट दैट सिंपल ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि आप डेट सस्ता है, हाँ अग्री करा डेट सस्ता है, लेकिन डेट को जैसे आप बढ़ाओगे, डेट का वेट जैसे आप बढ़ाओगे तो डेट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, इक्विटी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका ओवरऑल केओ अपने को मिनिमम करना होता है, अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या, ओवरऑल केओ मिनिमम करने का। केओ कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। अब इस पूरी यूनिट के अंदर अपन डेट इक्विटी लेते हुए चलेंगे, सारी थ्योरीज के अंदर डेट इक्विटी की बात होगी, प्रेफरेंस क्वेश्चंस में आना हो तो आ जाएगा छोटा मोटा, लेकिन मेजर सिर्फ डेट इक्विटी है, मानो ही मत प्रेफरेंस है थ्योरी समझते टाइम पे, ठीक है। सो केओ इस सब का समेशन है। अब बात वही है कि इनका वेट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। आप अगर डेट को बढ़ाओगे तो डेट का वेट बढ़ जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा वेट ऑफ डेट बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, वेट ऑफ इक्विटी कम होगा, ऑब्वियसली वेट ऑफ डेट बढ़ेगा एंड वेट ऑफ इक्विटी कम होगा, उससे क्या होगा, केडी भी बढ़ जाएगा, के भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आप इतना सिंपली नहीं बोल सकते हो कि एक काम करो डेट सस्ता ना, डेट को बढ़ाते चलो, फुल बढ़ाते चलो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बढ़ाओगे तो डेट का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इक्विटी का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि जो डेट सस्ता करने से जो सेविंग हो रही थी वो ऑफसेट हो जाए, बिकॉज ऑफ डेट बढ़ाने से कॉस्ट और इंक्रीज हो गई। वो अपन ने एग्जाम्पल में आगे देखा था, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये प्लान 1 है जिसमें डेट 10 लाख का, इक्विटी 40 लाख का है, ठीक है। कॉस्ट डेट की कितनी 8% की, इक्विटी की 20%। अगले में बढ़ा दिया डेट को 15 लाख कर दिया, इक्विटी कम होकर 35 लाख हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट कितना हो गया, देखो 9% हो गया, 8 से 9 हो गया, बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ गया, 20 से 21 हो गया, ठीक है। तो आपने जैसे डेट बढ़ाया दोनों का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तीसरे प्लान में आपने डेट और बढ़ा दिया, 25 लाख कर दिया, एंड इक्विटी और कम कर दिया, 25 लाख कर दिया, तो वेट ऑफ डेट बढ़ गया, वेट ऑफ इक्विटी कम हो गया। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों और ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि अब आप और डेट बढ़ाते जाओगे तो और केडी के ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों प्लान का केओ निकालोगे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान अपने को निकालना है, क्या करेंगे, केओ निकालेंगे, क्यों, जहाँ पे मिनिमम आएगा वो अपना बेस्ट प्लान है, ठीक है। तो केओ पहले प्लान के अंदर कैसे आएगा, के इंटू वेट ऑफ इक्विटी, के कितना है 20%, वेट ऑफ इक्विटी कितना है 40/50,
ठीक है, टोटल कैपिटल 50 एंड इक्विटी 40 का है, ठीक है। केडी कितना है 8% का एंड उसका अमाउंट है 10 लाख का, नीचे 50 लाख का, टोटल आ गया 17.6% का, ठीक है। प्लान 2 के अंदर आप सेम चीज़ करोगे तो 17.4 आएगी। तो देख रहे हो आप, डिस्पाइट दोनों की कॉस्ट बढ़ी, लेकिन फिर भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, ठीक है। प्लान 3 के अंदर क्या हुआ, प्लान 3 के अंदर दोनों की कॉस्ट बढ़ी लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, 18.5 हो गई। तो आप पता सिंपली नहीं बोल सकते डेट को खींचते जाओ, डेट को खींचता जितना खींचना खींचो, नहीं, बढ़ती जाएगी कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ऑप्टिमम प्लान इसमें से कौन सा निकल के आएगा, आपका प्लान नंबर 2 निकल के आएगा, जिसमें लोवेस्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका प्लान नंबर 2 बेस्ट है, समझाइए, ठीक है। तो आपका ऑप्टिमम प्लान कौन सा है, प्लान 2 के अंदर क्या हुआ, वेट ऑफ डेट बढ़ा, वेट ऑफ इक्विटी कम हुआ, तो केडी भी बढ़ा, के भी बढ़ा, बट केओ कम हो गया, ठीक है। प्लान 3 के अंदर क्या हुआ, वेट ऑफ डेट बढ़ा, वेट ऑफ इक्विटी कम हुआ, केडी भी बढ़ा, के भी बढ़ा, बट केओ भी बढ़ गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एग्जाम में आपको यही करना है, इससे काम हो जाएगा। लेकिन आगे की जो थ्योरियाँ समझनी है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं बताया तो आगे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी कि थ्योरीज की, ठीक है। तो इवन तो जो मैं बताऊंगा अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम से, बट समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसकी और डेप्थ में जाएंगे कि केओ कम कैसे हो गया और उसमें केओ बढ़ कैसे गया। ठीक हो, वही सेम एग्जाम्पल को मैं नीचे लेके आ गया, ठीक है। प्लान 1 का अपन ने निकाल लिया था, केओ कितना था, प्लान 1 का था 17.6%, वो अपन ऊपर से निकाल के लेके आए थे, ठीक है। अब एक समझना, प्लान 2 का जो केओ है वो अपन ने ऊपर नॉर्मल तरीके से तो निकाला ही, एक मैं आपको दूसरे तरीके से निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जिसको आप समझ गए तो आपकी सारी थ्योरीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी उनको समझने में, ठीक है। प्लान 2 का केओ कैसे निकल सकता है कि आप पहले तो प्लान 1 का केओ तो आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लान 1 का केओ तो आएगा ही आएगा, उसमें आप ऐड करो क्या कि अगर आपने डेट इंक्रीज किया है, आपने यहाँ पे डेट 5 लाख इंक्रीज करा है, वो डेट इंक्रीज करने से आपकी सेविंग कितनी हुई है एंड वो डेट इंक्रीज करने से आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, वो दोनों का इफेक्ट एडजस्ट कर लो 17.6% में, तो आपके पास रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी प्लान 2 की, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लान 1 का तो यही है, प्लान 1 का तो 17.6 है ही है। प्लान 1 से प्लान 2 में जब अपन गए, डेट को अपन ने बढ़ाया, तो डेट को बढ़ाने से कितनी मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई एंड डेट को बढ़ाने से मेरी सेविंग्स कितनी हुई, वो दोनों का अगर मैं एडजस्ट कर लूंगा तो मेरे पास प्लान 2 का केओ आ जाएगा। क्लियर, प्लान 2 का केओ कैसे निकलेगा, प्लान 1 केओ प्लस कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट माइनस सेविंग ड्यू टू इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट, ठीक है। अब कहाँ है कॉस्ट और सेविंग्स कौन कौन सी हो रही है वो समझना, ठीक है। देखो ये सबसे पहले समझना सेविंग क्या है, सेविंग क्या है। देखो आपकी यहाँ पे 10 लाख का डेट था, 40 लाख का डेट था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इक्विटी कम हो गया, डेट बढ़ गया, मतलब आपने क्या किया, 5 लाख की इक्विटी को डेट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। वो 5 लाख पे पहले आप पे कर रहे थे 20% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब आप पे कर रहे हो सिर्फ 9%, तो उस 5 लाख के ऊपर 11% की बचत हुई नहीं हुई, ये सेविंग है, ये सेविंग है, ठीक है। कॉस्ट क्या है, ये 5 लाख की कॉस्ट कम करने के चक्कर में ये जो डेट था 10 लाख का, वो 10 लाख का डेट अभी भी है यहाँ पे, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी तो 1% बढ़ गई यहाँ पे लगे हाथ, ठीक है। दूसरा क्या इम्पैक्ट हुआ, वो 5 लाख को आपने यहाँ ट्रांसफर कर उसकी कॉस्ट तो कम कर दी, लेकिन जो बचा हुआ 35 लाख था यहाँ पे, उसकी कॉस्ट भी तो आपने 1% बढ़ा दी ना, तो समझ रहे हो, डेट बढ़ाने से कॉस्ट भी हुई, सेविंग भी हुई है। अब अपने को दोनों का इम्पैक्ट देखना है, क्या है, क्या कॉस्ट ज़्यादा है कि सेविंग ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या है, डेट बढ़ाने से जो मेरे एग्जिस्टिंग डेट और इक्विटी थे उनकी कॉस्ट बढ़ गई, वो मेरी कॉस्ट है डेट बढ़ाने की। सेविंग क्या है कि जो इक्विटी से डेट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर हुआ उसकी कॉस्ट कम हो गई, देते सेविंग्स, ठीक है। तो मेरे को बस ये टोटल निकाल कर देखना है कि ज़्यादा किसकी है, कॉस्ट ज़्यादा है कि सेविंग ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, अपन ने देखा 10 लाख का एग्जिस्टिंग डेट था, उसको मल्टीप्लाई किया न्यू केडी 9% माइनस ओल्ड केडी 8%, ठीक है। तो 9% माइनस 8% ये आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है एग्जिस्टिंग 10 लाख के डेट की, तो 10 लाख का 1% कितना हुआ 10,000, ठीक है। प्लस आपकी कॉस्ट किसकी इंक्रीज हुई है, एग्जिस्टिंग इक्विटी की, एग्जिस्टिंग इक्विटी कितनी है 35 लाख की, 35 लाख की पहले भी इक्विटी थी, 35 लाख की अभी भी इक्विटी है, तो उस 35 लाख की इक्विटी के ऊपर तुम्हारी कॉस्ट पहले 20 थी, अब 21 हो गई है, तो उसके ऊपर 1% बढ़ गई, तो 35 लाख का 1% कितना होता है 35,000, टोटल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई 45,000 की। सेविंग कितनी हुई, सेविंग कितनी भी हुई है 5 लाख पे हुई है, कितनी की 20 माइनस 9 11% की, 5 लाख इंटू 11%, तो 5 लाख इंटू 11% इक्वस टू 55,000। तो आपने देखा
सेविंग ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, दैट मीन्स डेट को बढ़ाना फ़ायदेमंद हुआ है। कितना फ़ायदा हुआ डेट को बढ़ाने से? नेट में 10,000 का। 10,000 का फ़ायदा कितने की कैपिटल पे हुआ? टोटल कैपिटल कितनी है मेरी? 50 लाख की। तो 10,000 पर 50 लाख, यानी टोटल मेरी सेविंग्स कितनी हुई है टोटल कैपिटल के ऊपर? 0.2% की। ये 0.2 क्या है? मेरी सेविंग्स है। प्लान 1 में मेरी कॉस्ट थी 17.6 की, एंड प्लान 2 में मैंने 0.2% कम कर दी, तो मेरी रिवाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी? 17.6 माइनस 0.2, 17.4, 17.4। एंड यही तुम्हारी ऊपर ओरिजिनल कैलकुलेशन के साथ में आ रही थी। वेरीफाई हो गया। तो अब समझे कि ये कम क्यों हुआ। देखो वहाँ से समझ में नहीं आया था कम कैसे हुआ, इस वर्किंग समझ में आया कि कम क्यों हुआ, क्योंकि सेविंग ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, एंड यही तुम्हारा बेस है पूरी थ्योरीज का। ठीक है, अब प्लान 3 के अंदर आते हैं। वैसे मैंने तुमको होमवर्क में दिया था, लेकिन फिर मैंने ऑब्वियसली सोल्यूशन तो लिख के देना ही पड़ेगा। तो प्लान 3 के अंदर क्या सीन था? प्लान 3 का भी वैसे ही निकाल लेंगे। जो प्लान 1 का क्या होता है पहले वो ले लो, प्लस ले लो कि कॉस्ट कितनी हुई इंक्रीज करने की एंड सेविंग कितनी हुई इंक्रीज करने की। अब यहाँ पे समझना क्या सीन हुआ। 40 लाख का इक्विटी था, 15 लाख को तुमने डेट में डाल दिया, तो 15 लाख पे कितनी की बचत हो गई? 20 माइनस 12, 20 माइनस 12। पहले कितनी हो रही थी? 20 माइनस 9 की हो रही थी, 11% की हो रही थी। यहाँ पे 20 माइनस 12 की हो रही है, यानी 8% की हो रही है सिर्फ। तो देख लो सेविंग वैसे ही कम हो गई है, बस अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन सेविंग का 15 लाख पे बढ़ गई। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? 10 लाख का डेट पहले भी था, 10 लाख का डेट अभी भी है। उसकी कॉस्ट 8 से बढ़ के कितनी हो गई? 12, 4% बढ़ गई 10 लाख के ऊपर। जो इक्विटी थी 25 लाख की, पहले भी 25 लाख, पहले भी 25 लाख की इक्विटी थी, अभी 25 लाख की इक्विटी है। ठीक है, 25 लाख की इक्विटी पहले भी तो थी ना, ये तो उतनी की अभी कंटिन्यूइंग है। ठीक है, डेट भी 10 लाख का कंटिन्यूइंग है, जो चेंज हुआ उसके पन्ने में बात कर ली। ठीक है, 25 लाख की इक्विटी, इससे पहले कॉस्ट कितनी थी? 20% की, अभी कितनी हो गई? 25% की, यानी इसके ऊपर भी 5% की कॉस्ट बढ़ गई। अब तुम्हें लग रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ अब शायद कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है सेविंग से, तो अब दोनों पर निकाल लेंगे कि कॉस्ट कितनी है, सेविंग्स कितनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट, 10 लाख का एग्जिस्टिंग डेट है, उस पर कॉस्ट कितनी लगी? न्यू केडी 12% माइनस ओल्ड केडी 8%, यानी टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 4% की बढ़ गई। तो इसका कैसे निकलेगा? 10 लाख इंटू 4% आता है 40,000। ठीक है, दूसरा कॉस्ट किसकी बढ़ी? इक्विटी की बढ़ गई। कंटिन्यू इक्विटी कितनी है? 25 लाख की, उसमें कितनी कॉस्ट बढ़ी? 25% माइनस ओल्ड वाली 20%, 5% बढ़ गई 25 लाख के ऊपर, यानी 1,25,000। टोटल कितनी बढ़ गई? 1,65,000 बढ़ गई। और सेविंग कितनी हुई? अपन ने स्विच कितनी करी इक्विटी डेट से? 15 लाख, 40 माइनस 25, 15 लाख अपन ने स्विच करी। ठीक है, 15 लाख अपन ने स्विच करी। ठीक है, एंड इसका पहले कॉस्ट कितना लग रहा था? 20% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अभी कितना लग रहा है? 12% का कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो इसके ऊपर कितनी बची? 8%। तो 8% इंटू 15 लाख कितना होता है? 1,20,000। तो सेविंग 1,20,000 है एंड टोटल कॉस्ट तुम्हारी 1,65,000 हो गई है। दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे नेट नुकसान हो रहा है, तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है डेट बढ़ाने की वजह से। तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ी? 1,65,000 माइनस 1,20,000 कितना आता है? 45,000 बढ़ गई तुम्हारी कॉस्ट, एंड इसका इम्पैक्ट कितना आएगा? 45,000 बाई 50 लाख, टोटल कैपिटल 0.9%, यानी 0.9% तुम्हारी कॉस्ट बढ़ गई कैपिटल की। पहले कितनी थी? 17.6, अब 0.9 बढ़ गई तो 18.5 हो जाएगी, 18.5। यही अपनी ऊपर ओरिजिनल वैक वाले फॉर्मूले से निकल के आई थी। समझ गए? तो ये ब्रेकडाउन समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझाता तो फिर पूरे यूनिट थ्योरीज ऊपर से जाती। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं थ्योरीज के ऊपर। अब थ्योरी समझने से पहले ना कुछ कॉमनैलिटी समझो सारी थ्योरीज के बीच में। सारी थ्योरी से कुछ कॉमन फॉर्मूलाज हैं, पहले अपन वो समझेंगे, देन थ्योरी के अंदर क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वो अपन एड्रेस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने कुछ कॉमन फॉर्मूलाज लेते हुए चलने। ठीक है, सारी थ्योरीज के कुछ कॉमन अजम्पशंस, पूरी यूनिट के कुछ कॉमन अजम्पशंस हैं। वो कॉमन अजम्पशंस क्या है? सबसे पहला तो ये है कि जो आपका इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई भी नॉन कैश आइटम नहीं है, सब कुछ कैश आइटम है। ठीक है, सब कुछ कैश आइटम है। दूसरा, टैक्सेस नहीं है, टैक्सेस नहीं है। तो दैट मीन्स अपन जब कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपन निकाल रहे थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपन कर रहे थे, तो अपन कैश फ्लो बनाते, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते। अपन क्या करते थे? ईबीआईटी तक पहुंचते थे। ठीक है, टैक्सेबल इनकम निकालते थे, पहले तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स निकालते थे एंड देन डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन कैश आइटम कुछ है ही नहीं, टैक्स वगैरह कुछ है ही नहीं, तो अपने को डायरेक्टली कैश फ्लो निकालना है। और यहाँ पे अपने को क्या चाहिए होता है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या हो जाएगा? ईबीआईटी ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ईबीआईटी हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर कुछ भी नॉन कैश आइटम नहीं है, टैक्स नहीं है, तो अपने को डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं करना है। ईबीआईटी हमारा डायरेक्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ गया और टैक्स भी नहीं है।
समझा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे अपन लेके चलेंगे कि बिजनेस की परपेचुअल लाइफ है, बिजनेस की परपेचुअल लाइफ है, ठीक है, बिजनेस इज परपेचुअल लाइफ। तो हर टाइम अनंत काल तक चलती जाएगी तुम्हारी कंपनी, ठीक है। डिविडेंड के अंदर भी अपन ने काफ़ी जगह पे यही सेम अजम्पशन लिया था, डिविडेंड डिसीजन के अंदर भी, यहाँ पे भी वही लेंगे अपन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे अजम्पशन कि तुम्हारी कंपनी में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट इज 100%, डिविडेंड पे आउट इज 100%, कुछ भी ग्रोथ नहीं है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा कैश फ्लो EBIT है, तुम्हारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो EBIT है, एंड वो EBIT के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, वो हर साल सेम ही आएगा। एंड कब तक सेम आएगा? परपेचुअली तक सेम आएगा, परपेचुअली सेम आएगा। समझ गए, समझ गए, चलो। सो ये तुम्हारे कॉमन अजम्पशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म अपन किस तरीके से निकालते हैं? वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि फर्म के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबके कैश फ्लोज की तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उससे कैश फ्लोज क्या है? EBIT है, और EBIT हर साल तक सेम चल रहा है, उनका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? परपेचुइटी के फॉर्मूले से निकालोगे। परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैश फ्लो डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे कैश फ्लो क्या है तुम्हारा? EBIT। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है तुम्हारा? KO। तो तुम्हारा वैल्यू फर्म कैसे निकलेगा? EBIT अपॉन KO, ठीक है। अगर विद टैक्स आ गया, टैक्स मान लो, मतलब जैसे वैसे अजम्पशन है कि टैक्स नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ऐसे ही दे सकता है। तो अगर ऐसे ही ना दे दिया टैक्स, तो उसके अंदर EBIT को 1 - टैक्स कर देना, और क्या, बस उतना ही है, ठीक है। दूसरा तरीका वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का क्या है? आप वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी कर दो। तीसरा कोई सोर्स है ही नहीं, तो डेट की वैल्यू इक्विटी की वैल्यू को ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म की इक्वल आनी चाहिए। सेम अगर टैक्स है तो भी ये वैल्यू ऑफ डेट वैल्यू ऑफ इक्विटी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का, ठीक है। अब अपन आते हैं हमारे दूसरे की तरफ, विच इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब इनके कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट नेम्स हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को अपन V से डिनोट करते हैं। V क्यों पता नहीं है, F होना चाहिए था, बट V बोलते हैं, ठीक है, V बोलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को अपन डिनोट करते हैं S से। S बोले तो शेयर, ठीक है, इसको अपन S से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा ऑब्वियसली बताओ, ठीक है। इक्विटी के अपने को निकालनी हो तो इक्विटी का अपने को वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे कि इक्विटी को कितना कैश फ्लो मिल रहा है डिवाइड बाय कि इक्विटी की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। अब इक्विटी को कौन सा कैश फ्लो मिलता है? फर्म को EBIT मिल रहा है, EBIT में से टोटल सबको मिला कि EBIT मिल रहा है, उसमें से इंटरेस्ट कटेगा। इक्विटी वाले के पास क्या आएगा? या तो डिविडेंड आएगा या तो फिर उसका EPS आएगा, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मेथड अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म वैल्यू कैसे निकलती है? D/NP करके निकलती है, D/P0 करके निकलता है अपना KE, ठीक है। वहाँ पे अपन पकड़ते हैं कि डिविडेंड इज द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स यील्ड में अपन क्या बोलते हैं कि नहीं, EPS इज द रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स। सही बात है ना। यहाँ पे अपन ने क्या बोला, पहला असम्पशन अपना ये था कि 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, दैट मीन्स EPS इज इक्वल टू DPS। तो आपको अगर आपको इक्विटी की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, अपना KE कैसे निकला होगा इस केस के अंदर? EPS और DPS अपॉन P0 करके, ठीक है। एक बार अगर नेट प्रोसीड्स को प्राइस के इक्वल पकड़ लो, अपने को क्या चाहिए? अपने को इक्विटी की वैल्यू चाहिए, तो इसको ऊपर ले जाओ, KE को नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। तो प्राइस ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? EPS और DPS अपॉन KE, ठीक है। तो इसका तुम्हारा वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ शेयर क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया? EPS अपॉन KE, EPS ही DPS की इक्वल है, EPS अपॉन KE इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो ये कि EPS और EPS इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दोगे तो तुम्हारा टोटल ईटेश आ जाएगा ना, तो डायरेक्टली ईटेश अपॉन KE लिख दो। क्लियर? ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। तो ये तुम्हारे दो फॉर्मूले हो गए इक्विटी के। अब अगर टैक्स आ गया तो भी ये फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, क्योंकि ईटेश हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है, तो ये भी फॉर्मूले तुम्हारे सेम ही रहेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला इसका हो सकता है कि आप वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो। पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी, और ये टैक्स है तब भी सेम ही रहेगा फॉर्मूला। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं वैल्यू ऑफ डेट के ऊपर। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलेगी? अब देखो, डेट को ना इस चैप्टर के अंदर हमेशा बुक वैल्यू की इक्वल ही पकड़ना है। अगर डेट के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो उसको बुक वैल्यू के इक्वल पकड़ लो, ठीक है। बुक वैल्यू अगर नहीं बोला जाए डायरेक्टली बुक वैल्यू के इक्वल पकड़ लो, और बुक वैल्यू नहीं दे रखी है तो तुम बुक वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? ठीक है, इंटरेस्ट दे रखा होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा होगा, उसको डिवाइड कर दो इंटरेस्ट रेट से, तो तुम्हारे पास डेट का अमाउंट आ जाएगा। भाई इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? डेट इंटू इंटरेस्ट रेट,
ठीक है, तो मुझे डेट का अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 10% रेट, इंटरेस्ट अगर 10,000 है तो डेट का अमाउंट कितना होगा, 10,000 में 10% 1,00,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट कर दो। अब क्योंकि ये बिफोर टैक्स, इसके अंदर टैक्स है ही नहीं, तो इंटरेस्ट रेट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि है ही नहीं ना, कुछ टैक्स का एडजस्टमेंट ही नहीं है, -t होगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, सो ये KD इंटरेस्ट रेट के इक्वली आएगा। तो इंटरेस्ट अपॉन KD कर सकते हो या इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट कर सकते हो, एक ही बात है। या फिर डायरेक्टली बुक वैल्यू पकड़ लो, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी कर सकते हो। ठीक है, अब तुमको ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि सर आप सारे फॉर्मूले बता दे रहे हो, पहले बोल रहे हो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, फिर बोल रहे हो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालो, फिर बोल रहे हो नहीं वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कर देना। देखो हर फॉर्मूला अलग सिचुएशन में लगेगा। ठीक है, अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म दे रखा है और वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखा है, तो आप वैल्यू ऑफ डेट ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली ऐसे करके। उस केस में आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना थोड़ी है, दे रखा है, उस तक पहुंच गए हो आप, तो डायरेक्टली ऐसे कर देना। अगर ये वाला फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है तो आप ये वाला कर लेना। तो हर फॉर्म अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ बता रहा हूँ। अब एप्लीकेशन कौन से फॉर्मूले का होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दे रखी है। ये अपन ने क्लास में ही बात करी थी कि इस चैप्टर के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सोचो कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, कौन सा बेटर है फॉर्मूला अप्लाई करना। वो लाइन ऑफ थिंकिंग सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स ये तो बता देते हैं बच्चे को कि ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा, दूसरा वाला क्यों नहीं लगेगा वो सोचना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने तो बता दिया चलो ये वाला लगेगा तुम्हारे लिए, एग्जाम में तो तुम्हें सोचना है ना कौन सा लगाना है। तो प्रैक्टिस तो अभी से करके चलनी पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला बेटर बैठेगा सिचुएशन के अंदर, एंड वो अपन सोचते सोचते चलेंगे। हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर अपने सबने क्लास में भी किया था, अभी भी करेंगे। ठीक है, चलो अब अगर तुम्हारा टैक्स आ गया तो यहाँ पर तो चलो सब कुछ विदाउट टैक्स था, टैक्स आ गया तो ऑब्वियसली बात या तो तुम डायरेक्टली इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट कर देना। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें आफ्टर टैक्स कंसिडर करना है तो न्यूमरेटर को भी आफ्टर टैक्स लेना, डिनोमिनेटर को भी आफ्टर टैक्स लेना। मतलब ऊपर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करना और नीचे KD ले लेना। लॉजिकल, KD आफ्टर टैक्स होता है। अगर डिनोमिनेटर में KD ले रहे हो तो न्यूमरेटर में भी इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करके लेना। ठीक है, और अगर बिफोर टैक्स लेना है तो डायरेक्टली इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट रेट कर देना, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की सिचुएशन कि क्या अप्लाई हो रहा है वो अपन चूज करेंगे। और या फिर डायरेक्टली बुक वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, समझ गया। अब ये अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में अपने को इनकी कॉस्ट ऑफ भी कैपिटल भी निकालनी पड़े। अपन ने इसके अंदर KO यूज़ किया, अपन ने इसके अंदर KD यूज़ किया, अपन ने इसके अंदर KE यूज़ किया। ठीक है, तो इनको यूज़ करके अपन ने वैल्यू निकाली। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ये इनकी वैल्यूज अवेलेबल हो, अपने को KD, KO और KE निकालना हो। तो अगर वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले को रिवर्स अरेंज कर दो और क्या। ठीक है, KO कैसे निकलेगा, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकला था, EBIT अपॉन KO करके, EBIT अपॉन KO करके वैल्यू फर्म निकला था। अगर तुम्हें KO निकालना है इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, EBIT अपॉन वैल्यू फर्म खत्म। ठीक है, EBIT अपॉन वैल्यू फर्म, या फिर अपना जो वैक का फॉर्मूला है वो लगा देना, K इंटू वेट ऑफ इक्विटी, KD इंटू वेट ऑफ डेट। ठीक है, अब यहाँ पे दुविधा ये है कि जो वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट है, ये कैसे निकलेगा तुम्हारा, S अपॉन V करके, D अपॉन V करके। S मतलब वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी, V मतलब वैल्यू ऑफ फर्म, D मतलब वैल्यू ऑफ डेट, नीचे वैल्यू ऑफ फर्म। ऑब्वियसली वेट यही तो होता है। वेट ऑफ इक्विटी क्या होता है, इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल। वेट ऑफ डेट क्या होता है, डेट अपॉन टोटल कैपिटल, वही लिखा है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ये इनकी वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, आपको उनका ब्रेकअप नहीं चाहिए SOD का। ये न्यूएंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही अगर आपका विद टैक्स आ गया है तो बस EBIT को 1 माइनस टैक्स करना है और क्या, बाकी वैल्यू ऑफ फर्म तो उसी फॉर्मूले से निकल के उसी को अपन रिवर्स अरेंज किया है। ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसके अंदर ध्यान देना है कि KD आफ्टर टैक्स होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने बोला भाई, जो अपन ने डेट अभी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाला उसी को रिवर्स अरेंज कर देना। ठीक है, कैसे निकाला कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट KD को ऊपर ले जाओ, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को नीचे ले जाओ, तो इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, या फिर इंटरेस्ट रेट को डायरेक्टली ले लेना, क्योंकि टैक्स नहीं है तो इंटरेस्ट रेट ही तुम्हारा KD है। अगर टैक्स है क्वेश्चन में तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स कर देना, नीचे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ले लेना, या फिर इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स कर देना। क्लियर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगेन इक्विटी वाले फॉर्मूले को रिवर्स अरेंज, कैसे, KE ऊपर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नीचे। ठीक है, तो E डैश अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, या फिर
पर शेयर वाला फॉर्मूला लगा दो, के ऊपर और ईपीएस के नीचे क्या आएगा, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, ठीक है, ईपीएस अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर, और इसका विद टैक्स सेम है। अगेन वापस से वही नोट बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको कुछ बता नहीं रखा हो तो अज्यूम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू, ठीक है। कंफ्यूजन में क्यों लग रहा है, बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ आ गए, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका उसने पहले लिखा है यस ठीक है, कोई नहीं, ये प्रोसेस करने पड़ेंगे अपन को, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बैठ जाएगा इनके ऊपर हाथ। देखो मैं बता दूँ, फॉर्मूले ना अपने को याद नहीं करने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले पढ़ लो, लॉजिक समझ लो, उसके बाद सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर कुछ फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। एफर्ट मत लगाओ फॉर्मूला याद करने के लिए अलग से, एंड ऑफ द चैप्टर अपने आप याद हो जाएगा वो। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लॉजिक समझ लो, बस इतना काम होना चाहिए, ठीक है। नीवा लिमिटेड्स EBIT इज ₹5 lakhs, ठीक है। द कंपनी हैज 10% ₹20 lakh डिबेंचर्स एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.5%। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको EBIT दे दिया एंड आपको कंपनी का डेट बता दिया कितना है, कितना डेट है, 10% ₹20 lakhs का डेट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया 12.5% की। क्या पूछ रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म बताओ, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकालनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के पास दो तरीके हैं, क्या होता है, एक तो वैल्यू ऑफ फर्म प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। क्या वो लगा सकता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ डेट मेरे पास अवेलेबल है 20 lakhs का, वैल्यू ऑफ इक्विटी है क्या, वो खुद निकालनी है मुझे, तो वाला फॉर्मूला लग नहीं सकता क्योंकि पहले मुझे उसके लिए इक्विटी निकालना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन KO, वो अप्लीकेबल है क्योंकि EBIT अवेलेबल है, KO अवेलेबल है, तो डायरेक्टली वो करके वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो। फिर इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, वैल्यू ऑफ डेट है तो वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देना, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी, सिंपल। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकली, EBIT बाई KO, 5 लाख बाय 12.5%, 40 लाख, 20 लाख का डेट है, 20 लाख की तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म है, तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया, 40 लाख माइनस 20 लाख इक्वल्स टू 20 लाख, ठीक है। अब अगले में पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तुमने निकाल ली, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का तरीका क्या है, E' अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तुम्हारे पास आ चुकी है, तुमको चाहिए भी E'। E' कैसे निकलेगा, EBIT अवेलेबल है, डेट का रेट अपने को पता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो EBT तक पहुंच गए, EBT ही तुम्हारा EAT है क्योंकि टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, और EAT ही तुम्हारा E' है क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, तो E' तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है। E' कैसे निकलेगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट करके, ठीक है। 5 लाख का EBIT था, इंटरेस्ट कैसा निकला, 20 लाख का 10%, 2 लाख, ठीक है। नीचे 20 लाख का इक्विटी का मार्केट वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकालेगी, इंटरेस्ट कैसे निकाला, 20 लाख का 10%, ठीक है। तो ये 5 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख का इंटरेस्ट, नीचे 20 लाख की इक्विटी, कितना बचा, 15%, ठीक है। इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन लिख दिया 2 लाख का कैसे, एंड ऑल्सो सिंस नो टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड E' इक्वल्स टू EBT ओनली, ठीक है। क्लियर है चीज़, समझाइए एग्जाम्पल या कुछ तकलीफ है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं थ्योरीज के ऊपर, ठीक है। अब अपन ने तो समझ लिया कि चलो ये इस चीज़ से ये इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब किस चीज़ से कितना इम्पैक्ट आता है वो अपने को थ्योरीज बताएंगी कि अच्छा डेट बढ़ने से कितना अपना कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगा, कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, वो अपने को थ्योरीज बताएंगी, ठीक है। अपने को पता है हाँ बढ़ता है, लेकिन कुछ कुछ थ्योरीज अपनी कुछ ना कुछ बोल के जाएंगी, तो अपन वो चेक करेंगे कि क्या क्या बोल के जा रही है हर एक थ्योरी। सबसे पहली अपनी नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलती है, नेट इनकम अप्रोच से जब पूछा जाता है कि डेट बढ़ने से क्या फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होती है, तो नेट इनकम बोलती है नी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, नी, ये बोलती है नी इंक्रीज होती, ठीक है। तो ये बोलती है कि नी इंक्रीज होती, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज नहीं होती, मतलब तुम्हारा डेट बढ़ाने से ना तो KD बढ़ेगा ना तो KE बढ़ेगा। तो जो अपने सारी स्टार्टिंग में बात करी थी कि KD बढ़ता है KE भी बढ़ता है, वो उस चीज़ को ये अप्रोच नकार देती है, क्योंकि ये बोलती है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी ही नहीं, फाइनेंशियल रिस्क नहीं बढ़ेगी तो KD नहीं बढ़ेगा, KE नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स जितना डेट बढ़ाना है बढ़ाओ, अगर तुम्हारा KD नहीं बढ़ रहा, KE नहीं बढ़ रहा डेट बढ़ाने से, दैट मीन्स जो अपन बढ़ के आए थे ना कि कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट एंड सेविंग्स ऑफ इंक्रीजिंग डेट, तो उसमें कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं,
क्योंकि ना तो केडी बढ़ रहा है ना तो के ही बढ़ रहा है, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट तो कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट कैसे निकल रहा था, न्यू के डी माइनस ओल्ड के डी। ठीक है, यहाँ पे निकल रहा था न्यू के ई माइनस ओल्ड के ई। अब अगर ये बढ़ ही नहीं रहा है, सेम ही है, के डी भी सेम है, के ई भी सेम है, तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट कुछ है ही नहीं, सारी सिर्फ सेविंग ही सेविंग है। क्योंकि जितना भी तुम डेट बढ़ाते जाओगे उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। कैसे कम होती जाएगी, क्योंकि वो इक्विटी से डेट में शिफ्ट होता जाएगा, तो इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, डेट की कॉस्ट कम होगी, तो सारी की सारी सेविंग होती जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है इस थ्योरी का, तुम्हें जितना डेट बढ़ाना बढ़ाओ, तुम्हारी कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ सेविंग ही सेविंग है, तो जितना डेट बढ़ाओगे तो तुम्हारी सेविंग बढ़ती जाएगी। तो डेट बढ़ा दो, 100% कर दो, एकदम 100% कर दो डेट को, ये बोलती है अप्रोच। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखेंगे, समरी देखेंगे, एंड देन एग्जाम्पल देख के थ्योरी खत्म। कहाँ चले गए अपन, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला, फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डेट, हैंस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर रेलेवेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा डेट बढ़ाओगे उतना तुम्हारा केओ कम होगा। रेलेवेंट बोलने का मतलब क्या है कि भाई हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर से तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म तुम्हारे केओ पे फर्क पड़ता है। जितना डेट होगा उतनी तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा होगी, उतना तुम्हारा केओ कम होगा। कैसे, डेट बढ़ेगा के डी सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, डेट बढ़ेगा के ई सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्यों, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग कि डेट बढ़ रहा है, के डी सेम है, डेट बढ़ रहा है, के ई सेम है, तो दैट मीन्स तुम जितना डेट बढ़ाओगे उतना तुम्हारा केओ कम होता जाएगा। क्योंकि के डी सेम है, के ई सेम है, डेट सस्ता है, जितना डेट बढ़ाना बढ़ाओ, केओ तुम्हारा कम होता जाएगा। केओ कम होता जाएगा तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स वाई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ पे आएगा, जहाँ पे अगर तुम्हारा डेट 100% है, या फिर अगर 100% डेट तो कर नहीं सकते तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना। ठीक है, दस देयर इज नो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट, ओनली सेविंग्स आर देयर, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, के डी सेम है, डेट चाहे जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, ये वेट ऑफ डेट है, डेट जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, यहाँ पे कॉस्ट आ रही है, डेट जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, के डी हमेशा सेम रहेगा, सेम सेम। ठीक है, डेट चाहे जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, के ई सेम ही लेवल पे मेंटेन रहेगा, बट डेट बढ़ता जाएगा तो तुम्हारा के ओ कम होता जाएगा। ठीक है, जब डेट 0% था तो के ओ के ई की इक्वल था, जब डेट 100% हो जाएगा तो के ओ के डी की इक्वल हो जाएगा। समझ रहा है ये चीज़? ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब ग्राफ एग्जाम में आएगा नहीं, ये थोड़ा याद रखने के काम आता है, क्योंकि इस पूरी यूनिट में करना क्या है, आपको बस अजम्पशंस याद रखने हैं इस थ्योरी के, इस हर थ्योरी के, कि किस थ्योरी ने क्या बोला था कांस्टेंट रहेगा। ये थ्योरी ने कुछ और बोला है, अगली थ्योरी कुछ और बोलेगी, उसके अगली थ्योरी कुछ और बोलेगी, तो आपको बस यही याद रखना है कि किस थ्योरी ने क्या बोला है कांस्टेंट रहेगा। तो उसकी विजुअलाइजेशन के अंदर ये काम आते हैं ग्राफ, पिक्टोग्राफिकली दिमाग में छप जाते हैं, इसलिए ग्राफ बना के बताया मैंने। वरना अगर इससे भी याद नहीं रहता तो अपने पास निमोनिक अपना अच्छा खासा टेक्निक है, और एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बस अपन थ्योरी समझ लेते हैं, याद करने का काम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक असम्पशन क्या है, तुम्हारा के ई के डी सेम रहेगा, के ओ चेंज होता रहेगा। ठीक है, तुम्हारा के ओ चेंज होता रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे वेट, ये तुम्हारा डेट है, इक्विटी, ये तुम्हारा करंट में डेट 20% है, इक्विटी 80% है। फिर प्लान 1 2 3 4 5 दे रखे, जिसमें तुम्हारा डेट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, एंड इक्विटी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। ठीक है, करंटली के डी एंड के ई कितने हैं, 10% एंड 18%। अब आपको पूछ रहा है डिटरमाइन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अंडर ईच प्लान, हर प्लान के अंदर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितना होगा। अब देखो, जरूरी नहीं है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट को नाम से दे, वो बोल सकता है कैपिटलाइजेशन रेट। अपन ने डिविडेंड डिसीजन के अंदर बात करी थी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको कैपिटलाइजेशन रेट करके भी बोल सकता है। तो अगर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बोले दैट मीन्स दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट करके बोले दैट मीन्स केओ। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अंडर ईच प्लान। तो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलती है अपनी, के डी इंटू वेट ऑफ डेट, के ई इंटू वेट ऑफ डेट। अपने को वेट डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, वेट तो अपने को डायरेक्टली दे रखा है, अपने को चाहिए के डी और के ई। अब के डी और के ई जो अपने को दे रखा है, वो अपने को करंट के डी और के ई दे रखा है 10% एंड 18% एट करंट प्लान, 20% 80% के ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने अभी पढ़ा कि नेट इनकम क्या बोलती है कि के डी और के ई जितना डेट बढ़ाना बढ़ा दो सेम ही रहेगा। तो दैट मीन्स ये जो तुम्हारा के डी और के ई 10% 18% का, ये तुम्हारा हर प्लान के अंदर सेम रहेगा, हर प्लान के अंदर सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये आपके वेट बन जाएंगे, ये आपके वेट बन जाएंगे, ये आपका वेट बन जाएंगे, इनको बस आपको के डी के ई से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके पास क्यों निकल के आ जाएगा।
तो पॉइंट ये है कि इसके अंदर हर थ्योरी के अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस यूज़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। एनआईसी के क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर बहुत रद्दड़ है, बहुत रद्दी हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। तो अपन ने खुद की एग्जाम्पल बनाए, उन्हीं से अपन पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। एंड ये कर लेना तुमने तो तुम्हें इतना अच्छा कंफर्ट आ जाएगा इस सारे थ्योरीज के ऊपर, कन्फ्यूजन नहीं खत्म हो जाएगा। तो अपन इसके अंदर एग्जाम्पल्स ही करेंगे अपने, एंड इसके अंदर एग्जाम्पल्स देख लेना घर जाके। ऐसे ही क्वेश्चन सेकेंडरी हैं इस यूनिट के लिए, यूनिट 2 के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो आपको डिटरमाइन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट अंडर ईच प्लान, ठीक है। कैसे निकाला, हर प्लान के अंदर केओ लेना है, केओ इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, ठीक है। 10 18 10 18 10 18 10 18 10 18 जो करंट वाले केडी के हैं वो कांस्टेंट है सबके अंदर, बस उनके आगे वेट चेंज होता जाएगा, वेट चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, अगर तुम्हारा डेट सस्ता है 10 है और इक्विटी 18 है, तो जितना ज़्यादा होगा डेट का वेट उतना कम तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, ठीक है। डेट सस्ता है, इक्विटी कम है, इक्विटी महंगा है, तो सस्ती कैपिटल जितनी ज़्यादा होगी उतनी तुम्हारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा 80% मैक्सिमम वेट ऑफ डेट है, तो यहाँ पे तुम्हारी लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई है, ठीक है। धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जा रही है, तुम्हारा केओ बढ़ता जाएगा। केओ कैसे तुम्हारा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ता जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है, EBIT बाय केओ। EBIT क्वेश्चन में दे रखा है 16.4 लाख का, इसको अपन को बस केओ से डिवाइड करना है, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। तो पहले केस में 16.4 को डिवाइड करना है 16.4% से, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगी। दूसरे केस में 16.4 लाख को डिवाइड करना है 15.6 से, आगे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म। तीसरे प्लान के अंदर 16.4 को डिवाइड करना है 14.8 से, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तीसरे में 16.4 को 14% से करना है, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। सेम इसके अंदर भी वही, इसके अंदर भी वही, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। और वैसे जहाँ पे लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वहीं पे तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर आ रही ना केओ, तो केओ जितना कम होगा तो तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हो कि केओ क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो अचीवमेंट की वैल्यू ज़्यादा कब लगती है, अचीवमेंट सेटिस्फैक्शन ज़्यादा कब देता है, जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कम होती है। तो सेम अचीवमेंट, सेम EBIT, तुम ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा वैल्यू तब देगा जब केओ जब एक्सपेक्टेशन कम होगी। क्लियर। ये अपन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर टेक्निक सीखी थी याद करने की, वही बता रहा हूँ सेम, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला एग्जाम्पल आए, अगले एग्जाम्पल पे आए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, Y लिमिटेड अनलेवर्ड फर्म है एंड X लिमिटेड लेवर्ड फर्म है। अच्छा, एक चीज़ समझना, इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने पास डेट एंड इक्विटी के अलग अलग लेवल्स होंगे, ठीक है। अब वो अलग अलग लेवल्स या तो सेम फर्म के भी हो सकते हैं या दो अलग अलग फर्म के भी हो सकते हैं। वो ऐसा भी बोल सकता है कि A लिमिटेड है, एक कंपनी है A लिमिटेड, उसके अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान है, ये CS1 CS2 कैपिटल, CS मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, ये उसके अलग अलग प्लान्स है। जैसे इसके अंदर हमारा था, ये एक ही कंपनी के लिए अलग अलग प्लान्स है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि दो अलग अलग कंपनी है, कि एक A लिमिटेड है, एक B लिमिटेड है, इसके पास डेट 10% है, इसके पास डेट 90% है, इसका इक्विटी 90% है, इसका इक्विटी 10% है। ऐसे करके भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो दो अलग अलग फर्म्स के बीच में कंपैरिजन में दे सकता है, एंड दोनों का अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, या एक ही फर्म दे सकता है, उसके ही मल्टीपल कैपिटल स्ट्रक्चर होंगे, एक ही बात है, वर्किंग सब कुछ सेम होगी, ठीक है। देखा, क्योंकि EBIT भी सेम है ना दोनों के अंदर, बोल दिया EBIT भी सेम है दोनों के अंदर। तो ये आपके Y लिमिटेड या X लिमिटेड, X लिमिटेड के लिए, Y लिमिटेड के लिए क्या बोलेगा, अनलेवर्ड है, इसके पास डेट नहीं है। X लिमिटेड के पास में डेट है, लेवर्ड फर्म है, ठीक है। इसका डेट कितना है, 0, इसका डेट है 9 लाख। EBIT सेम है दोनों का। ऑब्वियसली EBIT अगर सेम नहीं होगा तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर वर्किंग कैसे करेंगे, फिर दोनों के बीच का वैल्यू कभी सेम आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं वर्किंग करना दोनों के बीच में। तो EBIT सेम लिया, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला 16% का, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टू फर्म्स यूजिंग NI अप्रोच एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, KO होता है। कैसे निकालेंगे, देखो ये Y लिमिटेड अनलेवर्ड है, ठीक है। इसका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इसकी KE के ही बराबर होगा, क्योंकि इस पर डेट ही नहीं है, डेट नहीं है तो KD 0 है, वेट ऑफ डेट 0 है, सारा 100% वेट इक्विटी का ही है, तो KE इंटू 100% इज इक्वल टू KO। तो Y लिमिटेड में KO इज इक्वल टू KE इक्वल टू 16%। वैल्यू फर्म कैसे आएगी, EBIT है, KO निकाल लिया अपन ने, EBIT बाय KO किया, वैल्यू फर्म आ गई। अब लॉजिकल सी बात है, ये लेवर्ड है, NI अप्रोच क्या बोलती है, जितना डेट बढ़ाओगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है X लिमिटेड की वैल्यू से ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसके पास डेट है, इसके पास डेट नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर डेट 9 लाख का है, इसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन इसकी, EBIT बाय KO करके, EBIT बाय KO करके। इसका KO पर निकाल सकते हैं क्या,
बताओ सर, के ओ अपन निकाल सकते हैं? के ओ कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज से। के ओ कैसे निकलता है? दो फॉर्मूले से। एक तो आप EBIT पे वैल्यू फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। EBIT हमारे पास है, वैल्यू फॉर्म हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही निकालने पूछ रहा है अपने से, ठीक है। वैल्यू फॉर्म भी पूछ रहा है, के ओ भी पूछ रहा है, तो दोनों को साथ में यूज़ करके तो अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है। EBIT अपन से वैल्यू फॉर्म भी पूछ रहा है एंड के ओ भी पूछ रहा है, तो दोनों को सेम फॉर्मूले से तो अपन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही नहीं है हमारे पास, तो दोनों को अलग अलग फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि के ओ को अगर अपन ने वी से निकाला तो वी हमारे पास नहीं है। वैल्यू ऑफ फॉर्म को अगर हमने के ओ से निकाला कि EBIT बाई के ओ, तो के ओ हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये वाले फॉर्मूले तो हमारी वर्किंग पॉसिबल ही नहीं है। हमें के ओ के लिए अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, हमें वी के लिए अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अब ये बताओ अपन के ओ की हमारी जो दूसरी वर्किंग होती है कैसे होती है? वेटेड एवरेज वाली होती है। वेटेड एवरेज वाली क्या होती है? के इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेट। ये वाली वर्किंग पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ? ये वाली वर्किंग पॉसिबल है? इस वर्किंग के लिए हमारे पास के चाहिए, KD चाहिए। के हमारे पास अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? जो इसका 16% है वो उसमें भी 16% ही रहेगा, क्योंकि NI क्या बोलती है, के और KD सेम रहेगा, तो इसका के भी 16% रहेगा एंड इसका KD जो था यहाँ पे वो अपने पास अवेलेबल है ऑलरेडी। कहाँ है इसका 10% डेट KD, ठीक है। तो KD अवेलेबल है, के अवेलेबल है। बचा क्या हमारे पास? वेट ऑफ इक्विटी प्लस ये वेट ऑफ डेट। अपने को बस वेट निकालना है। वेट अपना कैसे निकलता है? S अपॉन V करके, ठीक है। वेट ऑफ डेट कैसे निकलेगा? D अपॉन V करके, ऐसे निकलेगा। दोनों के लिए अपने को वैल्यू फॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो वैल्यू फॉर्म अपन कैसे निकालेंगे? वापस वहीं आ गए, अपने को वैल्यू फॉर्म चाहिए। तो वैल्यू फॉर्म के लिए अपना दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा था? एक सेकंड 2,70,16 कैसे करोगे? 2,70,000 इसका EBIT है, 16 वाई लिमिटेड का KO है, इसका KO थोड़ी है। ठीक है, वही तो बोला मैंने स्टार्टिंग में, KO अवेलेबल नहीं है, तभी तो मैंने कहा था कि वो फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। दिजो तुमने सही बोला। आप क्या करोगे? वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी आपकी? निकलेगी हाँ, डेट की वैल्यू विच इज़ डेट प्लस इक्विटी की वैल्यू विच इज़ S। ये पॉसिबल है अपने लिए निकालना। कैसे? डेट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है 9 लाख की। इक्विटी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी? E' अपॉन KE करके। E' अपना निकल जाएगा कैसे? EBIT है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, E' आ जाएगा। KE हमारे पास है 16%, वो कांस्टेंट रहेगा दोनों के बीच में, तो उससे हमारा S निकल जाएगा। वो S आ गया तो हमारा V आ गया। V आ गया तो काम खत्म, आगे पूरा वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारा तामझाम मैंने आपको बहुत सोचने के बाद मजबूर करके आपको मैंने यहाँ तक पहुँचाया हूँ। आपको करना पड़ेगा सारा तामझाम, वरना घूम जाओगे पूरे फॉर्मूले के अंदर। ये सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे निकल के आया, वो सोच के ही तुम प्रैक्टिस करके ही तुम्हें उस पर ग्रिप आएगी। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे हो ना, तो एक बार के लिए क्वेश्चन देख के तुम्हें स्टेप समझ में आ जाएगा कि ये वर्किंग क्यों करी, लेकिन एग्जाम में रेप्लिकेट करने के लिए पता होना चाहिए कि कैसे आएगा, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज उठ के आएगा नहीं। सेम तो स्टेप चिपका नहीं दोगे तुम वहाँ पे, याद करके कुछ होगा नहीं। समझना पड़ेगा कि इस तक कैसे पहुँचे। तो घर जाके सोचना है, जो मैंने आपको बताया कि अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा कि वो लगेगा, वो अप्रोच फॉलो करूँ कि वाले फॉलो करूँ, सोचना घर जाके ऐसा। ठीक है, अभी मैंने आपको सोचवाया, घर जाके तुम्हें सोचना है। ठीक है, चलो तो अपन दूसरे वाले केस में निकालेंगे क्या? के एक्स लिमिट की के 16% हो गई एंड के डी कितना हो गया? 10%। 16 क्यों? क्योंकि NI क्या बोलती है कि के डी सेम रहेगा दोनों प्लान्स के बीच में, दोनों केसेस के अंदर। डेट चाहे कितना ही बढ़ जाए, के डी सेम रहेगा, तो के डी को सेम रख दिया अपन ने। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी हमारी? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेट दे रखी क्वेश्चन में 9 लाख की, वैल्यू ऑफ इक्विटी मैंने आपको बताया कैसे निकलेगी, E' अपॉन के करके। E' कैसे निकलेगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट करके मैंने निकाला, EBIT माइनस इंटरेस्ट। 2,70,000 का EBIT दे रखा था, इंटरेस्ट कैसे निकाला? 9 लाख का डेट, उसका 10% इंटरेस्ट रेट, तो ये अपना आ गया 1,80,000। ठीक है, सो EAT अपना 180 का है,
के अपने को क्वेश्चन में अपन ने ले रखा है यहाँ पे 16% का, जो सेम रहेगा दोनों प्लान्स के बीच में। सो EAT बाई के कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी 1125 एंड 9 लाख का डेट था, टोटल कर दिया 2025 की वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा हमें क्या चाहिए, KO चाहिए। KO हम कैसे निकालेंगे, अब KO निकालने के दोनों मेथड पॉसिबल है, ठीक है। पहला EBIT अपन V था वो भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। 2,70,000 बाय 2,20,25 विच इज 13.33, ठीक है। EBIT 2,70,000 V अपना निकल गया। दूसरा मेथड भी पॉसिबल है, वेटेड एवरेज फॉर्मूले वाला, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास V आ चुका है, V आ चुका है, S आ चुका है, डेट आ चुका है, तो इनके वेट भी निकल जाएंगे एंड ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमें दे ही रखी है, तो ये भी पॉसिबल है। के हमारे पास 16% है, KD हमारे पास 16% है, वेट अपने पास है, वेट अपने पास है, सेम आएगा, ठीक है। क्लियर है ये। अब मैंने पर्पस से तुमको कंफ्यूज किया था इसके अंदर, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि मैंने खामा कंफ्यूज क्यों किया, सीधे स्टेप बता देता ना मैंने खामा जबरदस्ती कंफ्यूज किया ताकि तुम एटलीस्ट उन स्टेप्स के थ्रू जाओ, सोचो कि कोई वो स्टेप क्यों नहीं लगा, यही स्टेप क्यों लगा। नहीं सोचते तो फिर ट्रिगर नहीं होता दिमाग तुम्हारा, तुम बस उसको एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ यही वाला स्टेप लगना है, ठीक है। आगे बढ़े। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर अब एक एग्जांपल, इसके अंदर अपने टेक्स्ट भी ले रखा है, इस क्वेश्चन को तुम घर पे देख लेना, ठीक है, इजी है ये बहुत। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें क्या बोलता है, के लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय बैक इट शेयर्स वर्थ ₹10 करोड़, ठीक है, बाय टेकिंग डेट ऑफ द सेम अमाउंट। तो 10 करोड़ का इक्विटी बायबैक करेगी कैसे, 10 करोड़ के शेयर्स डेट लेके। करंटली इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 8% डेट ₹10 करोड़ एंड इक्विटी ₹40 करोड़, ठीक है। 40 करोड़ मार्केट वैल्यू है इक्विटी की एंड इट्स EBIT इज ₹7.5 करोड़। डिटरमाइन वैल्यू फर्म आफ्टर बायबैक यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच से अपने को वैल्यू फर्म चाहिए आफ्टर बायबैक। अब ये मत बोल देना कि ये इक्विटी 40 लाख की है ना, इसमें 40 करोड़ की ना, इसमें तो 10 करोड़ का तो अपन बायबैक कर रहे हैं, तो इक्विटी बचेगी 30 करोड़ की। इक्विटी 30 करोड़ की हो गई और डेट अपन 10 करोड़ से बढ़ा रहे हैं तो 20 करोड़ की हो गई डेट अपना। टोटल कर लो डेट प्लस इक्विटी का 20 + 30 50 करोड़ की वैल्यू आ गई, है ना। ऐसा सोचा किसी ने, सोचा क्या ऐसा, नहीं सोचा ना, ठीक है, सेफ हो फिर तुम लोग, ठीक है। क्यों नहीं सोचना ऐसा, क्योंकि NI का लॉजिक क्या है कि डेट बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, तुम ऐसे सेम थोड़ी पकड़ सकते हो कि नहीं ये 10 का 10 इसमें स्विच कर गया, बस उसको स्विच कर दो बाकी ऐड कर दो तो वैल्यू सेम आ जाएगी उस केस में। तो वैल्यू फर्म इंक्रीज करेगी ना यार, तभी तो नेट इनकम वही तो बोल रही है कि डेट स्विच होगा तो वैल्यू फर्म इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अपने को वो निकालना है। अब अपने पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। पहले हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है 8% की। देखो NI अप्रोच के अंदर हमेशा सिंपल सा चीज़ है, मेन अजम्पशन क्या है NI का कि KD और KE सेम रहता है, ठीक है, डेट चाहे कितनी हो जाए। तो अपने पहले निकालना है डेट बिफोर बायबैक, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर बायबैक। फिर अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर बायबैक, ठीक है। वो दोनों सेम हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी बिफोर बायबैक कितना है अपने पास, KD 8% का है, ठीक है, एंड डेट 10 करोड़ का है, इक्विटी 40 करोड़ का दे रखा है एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें दे नहीं रखा है, बट अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो NI अप्रोच के अंदर बेसिक प्रिंसिपल यही है कि KD KE सेम रहता है, तो उनकी वैल्यूज़ को तो अपने को यूज़ करना ही है। तो पहले KD KE की वैल्यू निकालो एंड वो सेम रहेगी आफ्टर बायबैक, उसको अपन यूज़ करके वैल्यू तक पहुँचेंगे। तो KD दे रखा है 8% का, KE अपना निकल सकता है, कैसे निकलेगा, EBIT अपने को दे रखा है एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने को दे रखी है। EBIT से अपन पहुँच जाएंगे E टेस्ट तक और E टेस्ट को डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स से इक्विटी से, तो हमारे पास KE आ जाएगा, ठीक है। तो E टेस्ट अपॉन S, E टेस्ट कैसे निकलेगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT दे रखा है, इंटरेस्ट निकाल दिया, आगे 6.7 डिवाइड कर दिया S से, हमारे पास KE निकल के आ गया 16.75 का। तो KD आ गया हमारे पास, KE आ गया हमारे पास। अब ये KD KE आफ्टर बायबैक सेम रहेगा, ठीक है। आफ्टर बायबैक KD एंड KE विल रिमेन सेम बिकॉज ऑफ NI अप्रोच। अब अपने को वैल्यू फर्म कैसे निकालना है, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे निकालने के वही तरीके हैं, एक तो अपन ये अपना डेट प्लस इक्विटी वाला अपन कर ले, डेट प्लस इक्विटी वाला अपन करेंगे तो वहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि डेट की वैल्यू तो डायरेक्टली बढ़ जाएगी। 10 करोड़ का डेट था, उसमें 10 करोड़ ऐड कर देंगे तो बुक वैल्यू ले ली अपन ने, लेकिन इक्विटी वैसे नहीं निकल के आएगी, इक्विटी की वर्किंग अलग से निकलेगी अपनी। इक्विटी की वर्किंग कैसे निकलेगी अपनी रिवाइज वाली, E टेस्ट अपॉन KE करके। E टेस्ट अपना कैसे निकलेगा,
वापस से वही वाली वर्किंग अपनी, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT 7.5 करोड़ का, इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा 20 करोड़ का 8%, क्योंकि 10 करोड़ का एक और ऐड हो गया डेट के अंदर। तो तुम्हारा नया ईटेश कितना है 5.9 करोड़ का। 5.9 को एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करो, 35.22 की तुम्हारी कॉस्ट ऑफ, तुम्हारी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। तो टोटल तुम्हारा वैल्यू ऑफ फर्म कितना है 20 करोड़ का डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी 55.22 करोड़ का। तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ फर्म आफ्टर बायबैक हो गया 55.22 करोड़। ठीक है, अब इसको तुम उस तरीके से कर सकते थे विच इज़ EBIT अपॉन KO, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाती वर्किंग। EBIT अपॉन KO उससे भी कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर करना क्या था, प्लेन को KO निकालना पड़ता। ठीक है, KO निकालने का तरीका अपन ऑब्वियसली इसका रिवर्स कैलकुलेशन, इस फॉर्मूले का रिवर्स कैलकुलेशन तो KO का कर नहीं सकते, क्योंकि उसी से तो अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ फर्म से KO कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो KO को अपने को दूसरा मेथड लगाना पड़ता है। दूसरा मेथड कौन सा है अपना, वैक वाला। ठीक है, वैक वाला फॉर्मूला क्या होता है, KO इज इक्वल टू KD इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। अब KE अपने पास अवेलेबल है, बट वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अगेन अपने को वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ फर्म लगेगा ही लगेगा। दैट मीन्स अगेन अपने को वैल्यू ऑफ फर्म निकालना ही पड़ेगा। तो वही पॉइंट है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए मुझे KO चाहिए और KO निकालने के लिए मुझे वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए। तो इससे पॉसिबल ही नहीं है, इस लूप को अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स मेथड बदल जाएगा वैल्यू फर्म निकालने का। वैल्यू फर्म का दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, जिसमें वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास है बुक वैल्यू, वैल्यू ऑफ इक्विटी अपन निकाल लेंगे E/KE करके। समझा कि वाला फॉर्मूला क्यों नहीं निकाला, लूप था उसके अंदर। वैल्यू फर्म के लिए KO चाहिए और KO के लिए वैल्यू फर्म चाहिए, कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये। तो इसलिए वैल्यू ऑफ अपने को फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फर्म का, विच इज इक्विटी प्लस डेट, वो अपन ने निकाल दिया। समझ गया ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे, सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल बहुत बढ़िया डाल रखे मैंने, एक बार कर जाकर देख लेना। ठीक है, यानी थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर इतने तो क्वेश्चन बुक में नहीं है जितने मैंने एग्जाम्पल डाल दिए इसमें। चलो कितना, अब अगले अप्रोच कौन सी हमारी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, अब नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या बोलती है समझना, ये बोलती है देखो फाइनेंशियल लिस्ट तो बढ़ेगी डेट बढ़ाने से, फाइनेंशियल लिस्ट तो बढ़ेगी डेट बढ़ाने से, लेकिन उसकी वजह से सिर्फ KE बढ़ेगा, डेट को फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम डेट बढ़ा दोगे तो। मतलब ये क्या बोलता है, डेट बढ़ाने से सिर्फ KE इंक्रीज होगा, KD इंक्रीज नहीं होगा। एंड KE भी सिर्फ उतना ही इंक्रीज होगा जिससे क्या हो, इसने बोला KE भी सिर्फ इतना ही इंक्रीज होगा जिससे जो तुम्हारी दो चीज़ें हैं ना, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट एंड सेविंग ऑफ इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट, ये दोनों ऑफसेट हो जाएं। ठीक है, इसने क्या बोला, तुम्हारा डेट बढ़ने से KD इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ KE इंक्रीज होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लिस्ट तो बढ़ेगी लेकिन सिर्फ KE की बढ़ेगी, KD की नहीं बढ़ेगी। एंड वो भी सिर्फ इतना इंक्रीज होगा जिससे तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सेविंग्स ड्यू टू इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट। तो ये बोलता है कि दोनों ऑफसेट हो जाएंगी डेट बढ़ाने की वजह से। तो नेट में इसने क्या बोला कि डेट बढ़ाने की वजह से नेट में तुम्हारी कॉस्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेट ऑफ डेट है वही एग्जैक्टली इक्वल है कॉस्ट ऑफ सेविंग्स ड्यू टू वेट ऑफ डेट, दोनों ऑफसेट हो गई। तो दैट मीन्स तुम्हारा KO हमेशा सेम ही रहेगा। तो दो मुद्दे इसके। ठीक है, तुम्हारा KE बढ़ेगा डेट बढ़ने से। ठीक है, ग्राफ देख लो चलो। ठीक है, तुम्हारा KE बढ़ेगा लेकिन KD सेम रहेगा, एंड KE भी सिर्फ इतना ही बढ़ेगा जैसे तुम्हारी कॉस्ट एग्जैक्टली ऑफसेट कर दे सेविंग्स को। दैट मीन्स KO हमेशा सेम बना रहेगा, तो KO हमेशा सेम बना रहेगा। ठीक है, यही ग्राफ है। अब अगर इसका अपने को इफेक्ट समझना, इफेक्ट क्या है, KD रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ डेट, KD इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, डेट बढ़ेगा, KE बढ़ेगा, KE इंक्रीजेज विद हायर डेट। ठीक है, KO रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्ट ऑफ डेट लेवल। अगर KO कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अगर दो फर्म्स है, दोनों का EBIT सेम है, दोनों का EBIT सेम है, EBIT सेम होने को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, फर्म्स बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास, बिजनेस रिस्क क्लास। बिजनेस रिस्क क्लास मतलब दोनों के ऊपर दोनों की सेम बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क अगर सेम है तो EBIT दोनों का सेम आएगा, ऐसा अपन मान के चलते हैं यहाँ पे। तो अगर दो फर्म्स उनका EBIT सेम है बट कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका KO हमेशा सेम ही आएगा। KO सेम है, EBIT सेम है, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम आएगी। ठीक है, दस टू फर्म्स बिलोंगिंग टू द सेम बिजनेस रिस्क क्लास शैल हैव द सेम वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, क्यों वैल्यू ऑफ फर्म सेम क्यों आएगी, EBIT अपॉन KO।
सेम बिजनेस रिस्क क्लास है तो ईबीआईटी दोनों का इक्वल है, केओ दोनों का वैसे भी इक्वल आएगा क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क ही नहीं पड़ता केओ के ऊपर, केओ हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसने बोला कि ऐसा कोई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जितने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर लो आप, आपका वैल्यू फर्म तो और वैल्यू ऑफ अपना केओ और वैल्यू फर्म तो सेम ही रहने वाला है। दैट्स वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इररिलेवेंट, दिस कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट, ठीक है। समझ में आ गया नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये ए कंपनी है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइज करता है 20% ऑफ डेट विद अ केडी ऑफ 8%, केडी 8% का एंड उसका डेट का वेट कितना है 20% का। इट्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%, ये क्या है के ई, एंड द कंपनी इज प्लानिंग टू बाय बैक इट्स शेयर्स यूजिंग फ्रेश डेट ऑफ एन इक्वल अमाउंट, ठीक है, पोस्ट विच डेट विल कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ इट्स कैपिटल। इफ द एनओआई अप्रोच इज एप्लीकेबल, कैलकुलेट केओ बिफोर एंड आफ्टर बायबैक एंड केई आफ्टर बायबैक। आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है कि अभी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है 20% ऑफ डेट है, यानी वेट ऑफ डेट कितना है 20%, केडी कितना है 8% एंड उसका केई कितना है 15%। देखो हमारे पास केडी है, सॉरी केडी है, केई है एंड वेट ऑफ डेट है, वेट ऑफ इक्विटी है क्या अपने पास? अगर तुम्हारे पास वेट ऑफ डेट है तो हमारे पास वेट ऑफ इक्विटी नहीं है। 20% अगर वेट ऑफ डेट है तो 80% वेट ऑफ इक्विटी हो गया ना। तुम्हारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, तुम्हारे पास की है, वेट ऑफ इक्विटी है, केडी है, वेट ऑफ डेट है, चारों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे, मतलब केडी इंटू वेट ऑफ डेट करो प्लस के इंटू वेट ऑफ इक्विटी करो, तुम्हारे पास केओ निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये होगा बिफोर बायबैक वाला सीन। अब आफ्टर बायबैक क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। एनओआई क्या बोलती है, केओ सेम रहेगा, तो केओ कांस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। करेक्ट है देवजोत का 13.6 अपना बिफोर बायबैक केओ आएगा, ठीक है। यही केओ तुम्हारा आफ्टर बायबैक कैरी ऑन होगा 13.6। अब देखा मैंने वही बोला, अजम्पशन क्या है इसके अंदर कि के ई चेंज होता है, के डी और केओ सेम रहेगा, तो जो सेम रहेगा वो बिफोर बायबैक आफ्टर और आफ्टर बायबैक सेम रहेगा, तो केओ सेम रहेगा तो अपन ने केओ को कैरी ऑन कर दिया, ठीक है। तो केओ बिफोर एंड आफ्टर बायबैक निकालना था, निकाल दिया 13.6, ठीक है। अब अगला क्या पूछ रहा है आपको क्या पूछा आपको अगला, के ई आफ्टर बायबैक, ठीक है। अब के ई आफ्टर बायबैक निकलना है और के ई तो चेंज होता है, के ई चेंज होता है, ठीक है। तो अपने पास देखो सब, अब एक चीज़ समझो, अपने पास केओ आ गया, अपना केडी सेम रहता है, केडी कितना था 8% का, केओ आ गया, केडी आ गया एंड उनका वेट भी हमारे पास अवेलेबल है, वेट है ना, डेट बन जाएगा 45% एंड इक्विटी हो जाएगा रिमेनिंग 55%। तो आप एक चीज़ समझो, अपने पास वेट ऑफ इक्विटी अवेलेबल है, ठीक है, अपने पास वेट ऑफ डेट अवेलेबल है, अपने पास के डी अवेलेबल है, अपने पास के ओ अवेलेबल है। कुछ फील आ रहा है कि अपन इससे के ई निकाल सकते हैं, के वेट ऑफ इक्विटी है, वेट ऑफ डेट है, के डी है, के ओ है, के ई तो नहीं है, बस वो निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो के उस तरीके से निकलेगा अपना, के ई कैसे निकलेगा, के ओ पता है उसका फॉर्मूला लिख दिया, के ई 13.6 है, फॉर्मूला लिख दिया, सिर्फ उसमें के ई नहीं है हमारे पास, बाकी सब है हमारे पास। तो के ई रिवर्स कैलकुलेशन से निकल जाएगा, कितना आएगा 18.18, ठीक है। समझ गया ये एग्जाम्पल? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अभी अपन ना अगली वाली अप्रोच पे आ जाते हैं, विच इज़ वही अपना फेवरेट, जिसके लिए अपने को उस मैदान में जाना पड़ता है, अपना MM हाइपोथेसिस, ठीक है। मोदी, गिलानी, मिलर जो अपने डिविडेंड डिसीजंस में आते हैं रिलेवेंट बोल के चले गए थे, ये दोनों वही लोग हैं, ये जो हर डिसीजन, ये लोग बंक मारते हैं क्लास में, जब इनकी FM की क्लास लग रही थी तो ये लोगों ने डिविडेंड डिसीजन में कैपिटल स्ट्रक्चर बंक मारा था, क्योंकि इनके हिसाब से वो इरेलीवेंट है। ये लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ तुम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ो, ये दोनों फालतू है। सो वापस यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। 1958 में इसने दी थी अप्रोच कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इररिलेवेंट, ठीक है। अब इसने किया क्या वो समझना, इसने बोला कि एनओआई भाई जो है ना, जो अपनी को एनओआई अप्रोच देखे गए, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसने बोला ये अपना ही आदमी है, ये अपना ही आदमी है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। इसने बोला मतलब अपन ने बोला,
ठीक है, तो इसने बोला कि सही बोल रहा है, हाँ में लगी है, सही बोल रहा है, ठीक है। अब इसको इनमें से एक को ना नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। अब हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला होगा वरना उसी को दे देते, एनवाई वाले को दे देते भाई को। तो इन लोगों ने कुछ अप्रोच बताई, इसने वर्किंग बताई कि एनवाई क्यों सही बोल रहा है हमारे हिसाब से। इसने एविडेंस के बेसिस पे बात करी, इसने प्रोसीजर बताया, इसलिए इसकी अप्रोच को ना अपन हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसने हाइपोथेसिस दिया कि कैसे वर्क होता है, और बाकियों को अपन अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि इसने बताया कैसे वर्क करता है। इसने क्या मैकेनिज्म बताया, आर्बिट्राज मैकेनिज्म बताया, कि आर्बिट्राज मैकेनिज्म की वजह से ये उसकी जो बात है ना एनवाई की वो सही हो पा रही है। अब उसके लिए अपने को आर्बिट्राज समझना पड़ेगा, एंड इसके अंदर क्वेश्चन ही आर्बिट्राज के आते हैं, ठीक है। तो अपने को आर्बिट्राज समझना पड़ेगा। अब आर्बिट्राज मैंने आपको क्लास में बताया था क्या, मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया था कि मेरे घर के यहाँ से जब हम निकलते स्टेशन की तरफ तो हमारे यहाँ पे 3 पेट्रोल पंप आते हैं, ठीक है, लाइन से 3 आते हैं पेट्रोल पंप, HP BP पता नहीं 3 है कोई तो है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे एक साथ लाइन से पेट्रोल पंप आते हैं। तो जो रोड टू वे, ठीक है, अगर तुम इस रोड से जा रहे हो, अगर तुम इस वाली साइड से जा रहे हो उस तरफ, तो तुम्हारे पास ये वाला पहले पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम उस साइड से जा रहे हो उस तरफ, तो तुम्हें ये वाला पहले पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला दिमाग कि देख लॉजिकल सी बात है, इस साइड वाले पहले इसमें जाएंगे पेट्रोल पंप पे, इस साइड वाले पहले इस पे जाएंगे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि वो पहले आ रहा है, तो बीच वाला खाली मिलेगा अपने को तो अपन बीच वाले पे जाएंगे हमेशा, ताकि जल्दी नंबर आ जाए अपना, ठीक है। तो अपन ने बीच वाले में जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने को खाली मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यही खबर अगर सब में फैल गई तो, सबने तो दिमाग लगा दिया तो फिर ये दोनों खाली हो जाएंगे, ये भर जाएगा ठीक है। यही आर्बिट्राज होता है कि जब चीज़ें इक्वल लेवल पे नहीं होती ना, इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं होती, तो वहाँ पे कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। बट अगर सब लोग फ़ायदा उठाने लग जाए तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है फिर। दैट इज़ आर्बिट्राज। ये बेसिक सरल भाषा में समझाया मैंने आर्बिट्राज। अब शेयर्स में कैसे होता है आर्बिट्राज, इसको तुम फाइनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे आर्बिट्राज को, ठीक है। मैंने कैसे समझाया था कि कोई एक कमोडिटी, मैंने तो ऐसे PS5 का एग्जाम्पल दिया था अगर याद हो तो, ठीक है। बट अपन डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, PS5 वाले पे नहीं आते, मुद्दे पे आते हैं। लेट्स से कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, अगर उसके 2 मार्केट के अंदर प्राइसिंग के अंदर डिफरेंसेस चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि शेयर्स NSE पे भी लिस्टेड होते हैं, BSE पे भी लिस्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स से RIL का जो शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो शेयर है, उसका NSE पे प्राइस चल रहा है 990 का एंड BSE पे चल रहा है 1000 का। अब आपके हिसाब से शेयर तो एक ही है, RIL का ही है, दोनों के ऊपर प्राइस आइडियली सेम होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था ना, शेयर तो एक ही है, तो दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस कैसे चल रहा है। अच्छा, दोनों मार्केट में प्राइस अलग अलग होते हैं ना, मतलब उनके प्राइसेस अलग चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं अलग अलग होंगे, अलग चल रहे होते हैं उनके प्राइसेस, उनका अलग ट्रैकर होता है सबका, ठीक है। लेट्स से इसमें 990 आ गया, इसमें 1000 आ गया, तो अब यहाँ पे आइडियली सेम होना चाहिए था, बीच में होना चाहिए था ये, लेट्स से कितने 95, 995, 996 होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग जिनको अपन आर्बिट्राजर्स बोलते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि देख यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना, अपन इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे कर एक्सप्लॉइट करते हैं, अपन NSE में शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं 990 पे एंड BSE पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं 1000 पे। उससे क्या होगा, बिना कोई रिस्क लिए अपन ने शेयर यहाँ से खरीदा, वहाँ बेच दिया, अपने को हर शेयर के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, बिना कुछ रिस्क लिए, ठीक है। तो आर्बिट्राज का मतलब ही होता है रिस्कलेस प्रॉफिट। रिस्कलेस प्रॉफिट चाहिए आपको आर्बिट्राज के अंदर, रिस्क नहीं मांगता है अपने को, बिना रिस्क के होना चाहिए। यहाँ पे रिस्क है ही नहीं, अपन ने यहाँ से खरीदा, यहाँ बेच दिया, कुछ रिस्क नहीं है, अपन ने तो होल्ड भी नहीं किया शेयर को, खरीद के बेच दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये लोग इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में करेंगे, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में करेंगे कि एक साथ लेट्स से 2 करोड़ शेयर्स परचेस कर लिए अपन ने इस पर, एक साथ 2 करोड़ शेयर्स के ऑर्डर डाल दिए, और यहाँ पे एक साथ 2 करोड़ के सेलिंग के ऑर्डर डाल दिए। तुम खुद सोचो, अगर यहाँ पे कितने शेयर बोले, 2 करोड़ बोले ना मैंने, 2 करोड़ शेयर्स अगर तुमने एक साथ में खरीद लिए, तो डिमांड कितनी बढ़ जाएगी इस मार्केट में, तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और तुमने यहाँ पे 2 करोड़ सेलिंग के ऑर्डर डाल दिए, तो यहाँ पे सप्लाई बहुत बढ़ गई, डिमांड तो है ही नहीं, तो इसकी प्राइस गिर जाएगी। होगा क्या, ये तब तक बढ़ेगी तब तक गिरेगी, मतलब ये लोग तब तक इसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे जब तक ये बढ़ के एंड ये कम होते होते दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे लोग इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तब तक ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, तब तक उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, इसी को आर्बिट्राज बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई तुमको कभी भी दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा नहीं, मैक्सिमम 2 पैसे का, 3 पैसे का, 5 पैसे का डिफरेंस है तो है, वरना उससे ज़्यादा दोनों मार्केट में डिफरेंस होता नहीं है प्राइसिंग का। क्योंकि अगर डिफरेंस आता है तो इतने सारे आर्बिट्राजर्स बैठे होते हैं जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग करते हैं,
एल्गो ट्रेडर्स, मैंने तुमको बताया भी था क्लास में, इनको भाई कितना हाई पैकेज लगते हैं इन लोगों के एल्गो ट्रेडर्स के, आईआईटी से उठाते सीधा, इतने हैवी पैकेज लगते हैं इन लोगों के। इनको क्या करना होता है, एल्गोरिथम बनाना होता है, एल्गोरिथम बना के ऐसा एल्गोरिथम है जो ऑटोमेटिकली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट करता है, ऑर्डर डालता है, एंड विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स प्राइसिंग डिफरेंस खत्म। मतलब अपन लोगों को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमें प्राइसिंग डिफरेंस आया था। इनका एल्गोरिथम उठाता है, एक्सप्लॉइट करता है, प्रॉफिट बुक करता है, खत्म कर देता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है सारा काम। ठीक है, तो दिस इज हाउ आर्बिट्राज। इसमें होता क्या है, साइमल्टेनियस एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग होती है जिससे तुम्हारा रिस्कलेस प्रॉफिट जनरेट हो सके। यहाँ पे कुछ रिस्क नहीं थी, साइमल्टेनियसली खरीदा, साइमल्टेनियसली बेचा। तो इसका बेसिक रूल क्या होता है, ठीक है, प्राइसेस वैल्यूएशन शुड नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे होंगे तो होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम पे नहीं होते तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। वो जनरेट करने के बाद में अपन को क्या करना होता है, उसको एक्सप्लॉइट करना होता है। कैसे एक्सप्लॉइट करेगा, बाय एट लो सेल एट हाई, बाय लो सेल हाई। ठीक है, उसके बाद जैसे आर्बिट्राज होगा तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस चेंज होगी, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस चेंज होगी तो प्राइसेस चेंज होगी, यानी तब तक चेंज होती जाएगी जब तक कि फिर से इक्विलिब्रियम पे ना जाए। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम पे आ गई तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आर्बिट्राज होता है। अब इसको अपने को एमएम हाइपोथेसिस में कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ये भी मैंने आर्बिट्राज समझा था सिर्फ। एमएम हाइपोथेसिस में कैसे यूज़ करना है, एमएम भाई ने बोला कि देखो दो फर्म्स हैं, ठीक है, एनओआई एमएन ने एनओआई को प्रूफ किया है कि उसने क्या बोला एनओआई ने कि दो फर्म्स हैं, दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग भी होगा तो भी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, अगर वैल्यू सेम नहीं आई, लेट्स से वैल्यू सेम नहीं है, किसी दिन सेम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू कम है उसके शेयर खरीद लेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसके बेचना शुरू कर देंगे। तो खरीदते बेचते वापस से दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो उसने क्या बताया कि आर्बिट्राज की वजह से दोनों की प्राइसेस सेम मेंटेन हो पाती है, आर्बिट्राज नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। समझे, अब इसको अपने को करना है कैसे वो समझना। गोल्डन रूल ऑफ आर्बिट्राज क्या है, बाय लो सेल हाई, बाय लो सेल हाई। ठीक है, इसके अंदर स्टेप्स अपने को क्या लगाने होते हैं वो समझना। सीधे अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसकी वर्किंग समझा दूंगा कैसे होती है। बिना एग्जाम्पल के वैसे भी इसकी वर्किंग समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए थी, तो एक हमेशा इसमें लेवर्ड फर्म होगी, एक इसमें हमेशा अनलेवर्ड फर्म होगी। ठीक है, एक लेवर्ड फर्म होगी, एक हमेशा अनलेवर्ड फर्म होगी। ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा आएगी, तभी तो आर्बिट्राज आएगा, वरना होगा ही नहीं आर्बिट्राज ना, अनइक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए ना प्राइस। तो लेट्स से पहला केस कौन सा हो सकता है, जिसमें लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, लेवर्ड फर्म जिसके पास डेट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है अनलेवर्ड फर्म से। एग्जाम्पल अपना ईबीआईटी दोनों का, ये ईबीआईटी दोनों का, पहले वाले के पास डेट है 2 लाख का, क्या ही दे दिया अपने को दोनों का। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि एन इन्वेस्टर होल्ड्स 10% शेयर्स इन एएल लिमिटेड। एएल कौन सी है, लेवर्ड वाली। ठीक है, इसमें इसके पास 10% शेयर्स हैं। अब वो क्या कर रहा है, अपनी होल्डिंग को स्विच कर रहा है फ्रॉम टू एयू लिमिटेड, उस 10% को स्विच करके वो एयू में चल जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कंप्यूट इज इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले अपने को ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे नहीं है तभी आर्बिट्राज आया, तो अपन वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, ईबीआईटी दे रखा है दोनों का, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करो, इसके पास इंटरेस्ट नहीं है, इसके पास इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ईबीटी, ईएटी या फिर ई टैश, टैक्स भी नहीं है इसके अंदर, ई टैश आ गया। ई टैश को डिवाइड किया केई से वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, डेट का वैल्यू ऑलरेडी है उसमें ऐड कर दो, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ईबीआईटी इंटरेस्ट माइनस किया, ई टैश आ गया, डिवाइड किया केई से, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, इसमें ऐड कर दे वैल्यू ऑफ डेट, क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, अब तुमने देखा क्या हुआ, इसकी अनलेवर्ड वाली जो फर्म है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, अनलेवर्ड की वैल्यू कम है। यही अपना केस था, ऊपर लिखा था कि ये केस वही वाला है। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, क्वेश्चन जब भी ऐसा देगा आपको, ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली होल्डिंग जो उसके पास होगी इन्वेस्टर के पास में, वो उसके पास ज़्यादा वाली वैल्यू की होगी होल्डिंग, क्योंकि अपने को करना क्या है, बाय लो सेल हाई। अगर सेल हाई करना है तो उसके शेयर पहले होना भी तो चाहिए। तो हमेशा आपके पास जो कंपनी ज़्यादा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके शेयर्स आपके पास होंगी, उसको आपको सेल करना है, सेल करके क्या करना है, इसके शेयर्स बाय करने हैं। तो स्टेप 1 में अपन ने वैल्यू निकाली, स्टेप 2 में अपन निकालेंगे अगर वो सेल करता है तो उसके पास कितने पैसे आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टर सेल प्रोसीड्स। ठीक है, 2.5 लाख के शेयर्स थे, इसके पास होल्डिंग कितनी थी, 10% की, तो 2.5 लाख का 10% वो बेच देगा तो कितने मिल जाएगा उसको, 25,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो 25,000 पैसे उसके पास आ गए। लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर वो 25,000 सीधे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है तो क्या उसकी रिस्क प्रोफाइल में कोई चेंज आएगा। अपन ने क्या बोला, आर्बिट्राज क्या होता है, रिस्क लेस। यहाँ पे उसकी रिस्क प्रोफाइल में चेंज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब वो एएल में था उसमें उसके ऊपर डेट की रिस्क भी थी, कंपनी के ऊपर डेट की रिस्क है, मतलब इक्विटी के ऊपर डेट की रिस्क है।
इसके अंदर डेट की रिस्क बिल्कुल नहीं है, तो उसकी रिस्क प्रोफाइल में चेंज आ जाएगा। रिस्क प्रोफाइल में चेंज आएगा तो उसको अपनी रिस्क को सेम करना पड़ेगा जो पहले थी। जो उसकी रिस्क यहाँ पे थी उसको अपनी सेम रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। कैसे मेंटेन करेगा? ठीक है, यहाँ पे उसके पास इक्विटी शेयर्स थे प्लस डेट की रिस्क थी, यहाँ पे उसके पास सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, तो क्या करेगा, वो खुद से डेट ले लेगा ताकि उसके ऊपर डेट की रिस्क आ जाए। ठीक है, कितने की डेट की रिस्क आ जाए? जितने की पहले थी। ठीक है, पहले कितने डेट की रिस्क थी? इसके पास 10% होल्डिंग थी ना, तो 10% डेट की इसके ऊपर रिस्क थी। 10% कंपनी में होल्डिंग तो 10% ही डेट के अंदर रिस्क। दैट मीन्स इसके ऊपर रिस्क कितने रुपए की डेट की थी? 2 लाख डेट की वैल्यू है, 2 लाख इंटू 10% 20,000। 20,000 की डेट की इसके ऊपर रिस्क थी, तो 20,000 ही लोन लेगा अभी। क्या करेगा? तो स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे? रिस्क बैलेंसिंग करेंगे। स्टेप 1 में वैल्यू निकाली, स्टेप 2 में अपन निकाले कितने बेचने पे कितना मिलेगा, स्टेप 3 में अपन रिस्क बैलेंसिंग करेंगे। रिस्क बैलेंसिंग करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारी कंपनी पे था, अभी हमारी कंपनी में नहीं है, तो अभी अपन खुद से डेट ले लेंगे सेम रिस्क मेंटेन करने के लिए। कितने की लेंगे? 2 लाख इंटू 10%, कितना हो जाएगा? 20,000 का अपन डेट ले लेंगे। तो अब स्टेप 4 में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया? 25,000 प्लस 20,000 का लोन, कितना हो टोटल पैसा? 45,000 का। ठीक है, इस 45,000 को अपन को इन्वेस्ट करना है किसके अंदर? इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अब स्टेप 5, इस स्टेप अगले स्टेप में अपन क्या निकालेंगे कि अगर हम 50,000 को इन्वेस्ट कर देते हैं इस कंपनी के अंदर, तो हमारे पास कितनी शेयर होल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी? 4 लाख की। इसके अंदर अपन इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं? 45,000। कितनी शेयर होल्डिंग हो जाएगी? 45 बाय 4 लाख। तो 45 बाय 4 लाख कितना होता है? 11.25। ठीक है, 11.25 इसको शेयर होल्डिंग मिलेगी। इसको भी मत पढ़ना, ये अगले केस का अपन ने यहाँ पे लिखा था, इसको मत पढ़ना। जो ब्लू में लिखा हुआ है ना उसको मत पढ़ना अभी, ये अपन ने अगले केस के लिए लिख रखा था यहाँ पे। जैसे सेकंड ना यार, चेंजिंग मौसम बहुत ख़राब होता है। ऐसे होना चाहिए कि मतलब ऐसे 1 अक्टूबर की रात तक गर्मी थी, 1 अक्टूबर सर्दी हो गई एकदम से तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे उसके लिए। ऐसे चेंज मत करो यार, ऐसे पता नहीं चलता है कि कब धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है। एकदम से सेम टेम्परेचर पे मेंटेन कर दो तुम ठंड को। चलो ठीक है, क्या था अपना? तो ये हमारी शेयर होल्डिंग होगी 11.25 की, 11.25 की हमारी शेयर होल्डिंग आ गई दूसरी कंपनी के अंदर। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि कंप्यूट करो कि उसकी इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स कितनी होगी। अब लॉजिकल सी बात है, इस कंपनी के अंदर उसके पास 10% शेयर्स थे एंड इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। इसको बेच के हमें इतने पैसे मिल गए कि इस कंपनी के अंदर मेरे पास 11.25% की शेयर होल्डिंग आ गई। ठीक है, 11.25% की शेयर होल्डिंग आ गई। अब 11.25 आ गई तो ऑब्वियसली अर्निंग्स वेरी इंक्रीज होगी। इस कंपनी के अंदर 50,000 का EBIT था, इसका भी 50,000 का EBIT था। इसके अंदर मेरे पास कितने मिल रहे थे पैसे? मेरे को 10% ही मिल रहे थे ईटैश में से, इसमें मुझे 11.25% मिलेंगे। तो मेरी अर्निंग्स इंक्रीज करनी चाहिए। देखो अपन कैसे दिखाएंगे। स्टेप 5 में अपन क्या करेंगे? कंपेरिजन ऑफ एनुअल अर्निंग्स करेंगे इन्वेस्टर की। ठीक है, एल लिमिटेड के अंदर तो क्या मिल रहा था? ईटैश का 10%। ईटैश कितना था? 36,000। इसका 10% इसको मिला था क्योंकि इसकी 10% शेयर होल्डिंग थी, तो 36,000 इंटू 10% आ जाता है कितना? 3,600। इसके बाद 3,600 की अर्निंग आ रही थी एल लिमिटेड के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट ये कुछ पे नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट कटने के बाद कंपनी इसको दे रही थी, ये कुछ पे नहीं कर रहा था। ठीक है, EU लिमिटेड के अंदर क्या होगा? इसको 11.25% मिलेगा ईटैश का, और ईटैश कितना है इस कंपनी का? 50,000, क्योंकि इंटरेस्ट कुछ नहीं है। तो 50,000 का 11.25 कितना होता है? 5625 होता है। ठीक है, लेकिन अभी इसको इंटरेस्ट भी देना है, क्योंकि इस कंपनी में तो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही थी। यहाँ पे जब वो आ गया तो उसने खुद ने ले लिया इंटरेस्ट, लोन ले लिया, तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लोन कितने का लिया था इसने? 20,000 का लिया था इसने। ठीक है, अब इस अप्रोच के अंदर एक बेसिक अजम्पशन है कि जिस रेट पे कंपनी ने लोन लिया है उसी रेट पे इंडिविजुअल भी लोन ले सकता है। ठीक है, तो कंपनी ने लोन कितने रेट पे लिया था? 7% पे, तो इंडिविजुअल के ऊपर भी 7% ही मिलेगा मिस्टर ए को। मिस्टर ए है ना? नहीं, एन इन्वेस्टर है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी 7% का इसको लोन मिलेगा। 7% का लोन मिलेगा तो क्या करेगा ये? कितने के ऊपर लोन इंटरेस्ट पे करेगा? 20,000 का इसने लोन उठाया है, उसके ऊपर 7% का इंटरेस्ट पे कर देगा। कितना आता है? 1400। ठीक है, तो इसकी जो टोटल अर्निंग्स थी 5625 में से 1400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4225। एंड यहाँ पे 3,600 ही था सिर्फ। तो कितनी रिस्क इसकी इंक्रीज हो गई अर्निंग्स? 625 रुपये। एंड ये भी पूरी रिस्क लेस है। रिस्क प्रोफाइल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, रिस्क एकदम सेम मेंटेन्ड है एंड उसकी 625 रुपये की अर्निंग्स इंक्रीज हो गई। किया क्या उसने?
पहले वहाँ के शेयर्स बेचे, उसके शेयर्स ले लिए, उसने खुद ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया है, उसके शेयर्स बेच के इसमें लगा दिया इसने, लोन उठा लिया, लोन पहले भी था कंपनी के, उस कंपनी की रिस्क उसके पास पहले भी थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, बैठे बैठे 625 रुपये एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों फर्म्स की वैल्यू में डिफरेंस था। अगर सेम होती तो होती नहीं, ये पॉसिबिलिटी आती ही नहीं, ठीक है। एंड ये तब तक एक्सप्लोइट करेगा इसको जब तक कि गैप क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है। ये वाला केस खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और अप्रोच होती है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अभी इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, कंप्यूट करो इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स, ठीक है। एक और अप्रोच इसके अंदर ये हो सकती है सॉल्व करने की कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर दी, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज मत करो, अपनी शेयर होल्डिंग उतनी ही रखो जितनी पहले थी। पहले 10% थी, अभी भी 10% रखो। उससे क्या होगा, आपकी जो एनुअल अर्निंग्स थी वो उतनी रहेगी जितनी पहले थी, ठीक है। यहाँ पे 3600 की थी, यहाँ पे 3600 ही आएगी तुम्हारी अर्निंग्स, ठीक है। तुम अपनी अर्निंग सेम रखो, अपनी शेयर होल्डिंग सेम रखो, बट उसमें फ़ायदा क्या होगा, अगर अपन शेयर होल्डिंग सेम रखनी है तो अपने को सारा पैसा थोड़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने को अगर 10% ही चाहिए शेयर होल्डिंग तो अपने को सिर्फ कितना इन्वेस्ट करना है, 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। तो अपने हाथ में आज एक्स्ट्रा कितना पैसा बचेगा, 5,000 रुपये। तो इसमें 625 रुपये आपको हर साल इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स की तरह मिल रहे थे। और दूसरे केस के अंदर क्या होगा, आपकी एनुअल अर्निंग सेम रहेगी, लेकिन जब स्टार्टिंग में आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, पार्टी होगी आज तो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगी, 5,000 के तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे, पार्टी, ठीक है। अर्निंग्स तुम्हारी सेम है, ठीक है। तो ये दूसरी वाली अप्रोच है। दूसरी अप्रोच को लैंग्वेज में क्या लिख के बोलता है, यहाँ पर तो देखो उसने क्या बोला कि इंक्रीज करो, निकालो इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स। दैट मीन्स वो चाह रहा है कि सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो ताकि एनुअल अर्निंग्स इंक्रीज हो, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज क्या बोल सकता है, दूसरी लैंग्वेज में बोलता है कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस वुड बी कैरिड ऑन, कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस वुड बी कैरिड ऑन। मतलब इस केस के अंदर चाह रहा है कि आज के आज प्रॉफिट आ जाए मेरे हाथ में। आर्बिट्राज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आज ही रिस्कलेस प्रॉफिट आ जाना चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर पर आज ही रिस्कलेस प्रॉफिट निकाल के दे देंगे कि आज मेरे हाथ में इतना एक्स्ट्रा बच गया, दैट इज आर्बिट्राज प्रॉफिट। एनुअल अर्निंग्स इंक्रीज नहीं करेंगे, वो सेम रहनी चाहिए। सो जब ये लैंग्वेज लिखी है कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस वुड बी कैरिड ऑन, तो आप क्या करोगे, आज सेविंग्स कर लो, आज ही सारा प्रॉफिट निकाल लोगे एंड एनुअल अर्निंग सेम रखोगे। अगर बोलता है कंप्यूट करो कि एनुअल इंक्रीज में कितना, एनुअल अर्निंग्स में कितना इंक्रीज होगा, तो आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे ताकि फ्यूचर में इंक्रीज अर्निंग्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब इस वाली अप्रोच को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टेप 1 2 3 सब कुछ सेम ही रहेगा। स्टेप 1 में अपन ने क्या निकाला, वैल्यू फर्म्स निकाली। स्टेप 2 में अपन ने क्या निकाला था, अपन ने सेल प्रोसीड्स निकाले थे कि अगर बेचोगे तो कितना मिलेगा। स्टेप 3 में अपन ने क्या की थी, रिस्क बैलेंसिंग की थी अपन ने, वो सब सेम रहेगी इसके अंदर। स्टेप 1 2 3 सेम एज इन प्रीवियस केस, यानी अपन ने क्या किया था, वैल्यू निकाली वो सब सेम है, ठीक है। सेल प्रोसीड्स निकाले वो भी सेम है 25,000 के। रिस्क बैलेंसिंग करने के लिए अपन ने लोन लेना था 20,000 का, वो भी अपन ने ले लिया। टोटल सेल प्रोसीड्स, टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, 45,000 का। वहाँ तक सब सेम, सिर्फ स्टेप 4 से डिफरेंस आएगा। स्टेप 4 में अपन क्या करेंगे, अपन 10% ही शेयर होल्डिंग मेंटेन करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 में अपन टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 45,000 का, लेकिन अपन को इन्वेस्ट करना कितना है, 4 लाख इंटू 10%। अपन शेयर होल्डिंग अपनी सेम ही रखेंगे, तो 4 लाख इंटू 10% कितना होगा, 40,000 का। 40,000 ही हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, दैट मीन्स हमारे पास 5,000 एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। अब 40,000 इन्वेस्ट करने के बाद देखेंगे 5वें स्टेप के अंदर अपन क्या देखेंगे कि हमारी एनुअल अर्निंग्स का कंपैरिजन दिखा देंगे। अपन अर्निंग्स का कंपैरिजन दिखाएंगे तो क्या होगा, 3,600 तो उसमें मिल ही रहा था मुझे पहले से ही, ई टैक्स का 10%। एयू के अंदर भी मुझे ई टैक्स का 10% ही मिलेगा। इसका ई टैक्स कितना था, पूरा 50,000, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था। इसका 10% कितना होगा, 5,000। माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट में कितने रेट पे दे रहा था, 7% के ऊपर। कितने अमाउंट के ऊपर, 20,000 के ऊपर। तो 20,000 इंटू 7%, 1,400, 3600 सेम है। तो मेरी एनुअल अर्निंग सब कुछ सेम है। अब देख रहे हो हुआ क्या, मेरी अर्निंग्स एनुअल अभी तक सेम है, पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, एंड प्रॉफिट ऑन ले लिया मैंने आज 5,000 का एक्स्ट्रा। यही तो तुम्हारा आर्बिट्राज प्रॉफिट है, रिस्कलेस प्रॉफिट है, पार्टी कर सकते हो तुम इससे, ठीक है। समझ गया, ठीक है। तो ये दो टाइप के केस हो सकते हैं, 2 टाइप के तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, जो भी तुम्हें लैंग्वेज में क्वेश्चन लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब अभी तक अपन ने एक केस देखा जिसमें वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म ज़्यादा है वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म से। दूसरा केस भी पॉसिबल है जिसके अंदर वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म ज़्यादा हो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म से, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है।
ये थोड़े बहुत ना तुम मुझे दुविधा में लग रहे हो, तो प्रोसेस करने को टाइम चाहिए। ठीक है चलो गाइस, आई विल सजेस्ट ना एक काम करो, यहाँ तक अपन ने ऑलरेडी मतलब बहुत सारी हैवी कॉन्सेप्ट्स हमारे आगे, सो इट विल बी बेटर कि तुम लोग एक बार पॉज करके इसको प्रोसेस कर लो। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद आगे का रिज्यूम करना, वरना कोई सेंस नहीं बनेगा। दिस अभी तक अपन ने जो देखा है दैट नीड्स अ लिटिल प्रोसेसिंग ना, तो एक बार उसको प्रोसेस कर लो, यहीं पे पॉज करो लेक्चर को, एक बार प्रोसेस करो एंड देन रिज्यूम इट। ठीक है, 5 मिनट ले लो, यहीं पे प्रोसेस कर लो। ठीक है, एंड देन री वॉच इट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ठीक है, यस गाइस, आई होप पिछला वाला प्रोसेस कर लिया रहेगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब 40 मिनट्स। ठीक है, चलो अपना VU and VL वापस से पोजीशन चेंज हो गई है। पहले क्या था, पहले लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा थी, अब अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, एग्जांपल EBIT वगैरह अपने लिख दिया है, ये इसका कोई सेंस नहीं है, अपने को बस सोल्यूशन देखना है कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्या बोला है, अब दोनों केस मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। पहला केस जिसके अंदर अपने क्या है, इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखा है 20% इन्वेस्टमेंट इन AU लिमिटेड एंड ही स्विचेस इज होल्डिंग टू AL लिमिटेड, मतलब अनलेवर्ड में था, अब वो लेवर्ड में स्विच कर रहा है। एंड अपन को निकालना क्या है, कंप्यूट इज इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, यानी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर देंगे। शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरे केस के अंदर क्या बोला है, कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल वर्क। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सिर्फ उतना इन्वेस्ट करेंगे जितना हमारे पास पहले शेयर होल्डिंग था, यानी अपन शेयर होल्डिंग सेम रखेंगे, अर्निंग सेम रखेंगे, बट आज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये दोनों केसेस अपने को एक ही क्वेश्चन में अपन ने देखने। ठीक है, यहाँ पे उसके पास कितनी है, 20% की होल्डिंग है। ठीक है, एंड लॉजिकल सी बात है, जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि तभी अपन उसको बेच पाएंगे। तो क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हूँ ना कि इन्वेस्टर्स होल्डिंग 20% इन AU लिमिटेड, तो भी आप उसी के अंदर रखोगे होल्डिंग जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, नहीं भी लिखा होता EU तो भी अपन EU ही लेते हैं। क्लियर है, ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर लिखा हुआ ही नहीं है कि किसके अंदर है आपकी होल्डिंग, तो आप मानोगे उसके अंदर जिसके अंदर वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स निकालने का। अब मेरे साथ साथ स्टेप बोलते जाना ताकि यहीं याद हो जाए। स्टेप 1 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ फर्म। वैल्यूएशन ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, EBIT से लेके E-टेस्ट तक पहुंचेंगे, E-टेस्ट से वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। EBIT ले लिया 50,000 का, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, E-टेस्ट आ गया, E-टेस्ट को डिवाइड कर दिया KE से, KE क्वेश्चन में दे रखा था, क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐड कर दिया, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। एंड लॉजिकल सी बात जो ऊपर था कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड ज़्यादा आएगी, इसके अंदर ज़्यादा ही है इससे। ठीक है, तो आपकी होल्डिंग इसमें इस बार किस में है, आपकी AU में है जो अनलिवर्ड है। ठीक है, स्टेप 2 में अपन क्या निकालते हैं, सेल प्रोसीड्स, कि बेचने पे कितना पैसा मिला, तो अपन इसके शेयर्स बेचेंगे, इसे खरीदेंगे। ठीक है, तो इसके बेचने पे कैसा मिले, कितना पैसा मिलेगा, कितनी परसेंट होल्डिंग है हमारे पास, 20%, तो इसके 20% अपन बेच देंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, 4 लाख इंटू 20% बोला जाए तो 80,000। ठीक है, स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, रिस्क बैलेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब स्टेप यहाँ पे तुम देखो तो तुम्हारे पास रिस्क थी कोई, यहाँ पे जब तुम इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा था तुम्हारे पास डेट की बिल्कुल रिस्क नहीं थी, सब सिर्फ इक्विटी, डेट की कोई रिस्क नहीं है। और यहाँ पे आते तुम्हारे पास डेट की रिस्क आ जा रही है, तो तुम्हें उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तुम इसमें शेयर्स लोगे तो साथ ही साथ तुम्हारे पास इसकी डेट की रिस्क भी आ जाएगी, उसको तुम कैसे हटाओगे। ठीक है, अगर तुम शेयर्स ले हो AL लिमिटेड के तो तुम्हें साथ में लोन की रिस्क मिल रही है, उस लोन की रिस्क को तुम्हें माइनस करना पड़ेगा ताकि वो लोन की रिस्क कट जाए। कैसे माइनस करोगे, तुमने इक्विटी लिया है तो तुम्हारे पास लोन की रिस्क आई है, तो तुम साथ में डेट में भी इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, तुमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो डेट की रिस्क साथ में आई है, क्योंकि अगर डेट वाले कुछ लेके करके चलेगा तो तुम्हारे पे नुकसान होगा, तुम इक्विटी में बैठे हो, तुम्हारे पे नुकसान होगा, तो तुम डेट में भी इन्वेस्ट कर दो। कुछ होगा, डेट ने कुछ नुकसान करना होगा तो वहाँ से तुम्हें डेट का पैसा मिल जाएगा, इक्विटी में भले नुकसान हुआ लेकिन डेट की वजह से साथ में आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। पहले आपने क्या किया था, आपने डेट लिया था क्योंकि आपकी कंपनी के पास डेट था, यहाँ पे आपकी कंपनी के पास डेट नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें भी चाहिए कि मेरे पे डेट नहीं आना चाहिए, मेरे पे डेट का रिस्क नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हारी कंपनी में जिसमें तुम इन्वेस्ट करो उसमें डेट है, तो तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हारे साथ तुम इक्विटी शेयर्स लेने पे तुम्हारे पास डेट का रिस्क साथ साथ में आ रहा है ना, वो कैंसिल आउट हो जाए। कैसे कैंसिल आउट होगा, तुम्हें डेट की रिस्क मिल रही है तो तुम डेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर दो, तुम्हें उससे डेट का फायदा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लोन की रिस्क को माइनस कैसे करेंगे अपन, लोन में इन्वेस्टमेंट करके। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये पैसा तुम्हें डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एंड ये वाला केस क्या है जिसमें तुम शेयर होल्डिंग बढ़ा देते हो, तो तुम कैसे निकालोगे कि कितना पैसा डेट में जाएगा, कितना पैसा इक्विटी में जाएगा। ठीक है,
तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें अपनी सारी पैसे को, जो भी तुम्हारे पास पैसा है, कितना है 80,000, इसको तुम्हें इन्वेस्ट करना है दोनों के अंदर, डेट और इक्विटी के अंदर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इसको वैल्यू ऑफ फर्म में इन्वेस्ट करना है, मुझे डेट में भी करना है, मुझे इक्विटी में भी करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे वैल्यू ऑफ फर्म में इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली 80,000 बाय 3.5 लाख तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें कितना होल्डिंग चाहिए। उस होल्डिंग को तुम्हें इसमें भी चाहिए तो उसी वही होल्डिंग तुम्हें इसमें भी चाहिए। या फिर सरल भाषा में बोलूँ, मैं सरल भाषा में करना हो तो ये कर सकते हो कि 80,000 को डेट और इक्विटी में स्प्लिट कर दो, डेट और इक्विटी के रेशियो में स्प्लिट कर दो। कैसे करोगे, 80,000 को डिवाइड करोगे किससे, टोटल ऑफ डेट और इक्विटी से, कितना है 3.5 लाख, मल्टीप्लाई करोगे डेट से, 1 लाख का डेट है तो उससे डेट का पैसा आ जाएगा, 2.5 लाख का इक्विटी है तो उससे 2.5 लाख का इक्विटी का पैसा आ जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, डेट का इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, 80,000 डिवाइड के 3.5 लाख से, 3.5 लाख क्यों, डेट प्लस इक्विटी, नीचे लिया डेट प्लस इक्विटी, ऊपर लिया डेट, तो उससे वो डेट में स्प्लिट हो गया। ठीक है, 8 लाख, तो ये कितना बन के आया 22,857। ठीक है, इक्विटी कैसा बन के आया, 80,000 इन्वेस्ट करना है, ऊपर लिया 2.5 लाख, नीचे लिया टोटल इक्विटी 2.5 लाख की, नीचे टोटल 3.5 लाख का कैपिटल, कितना आया प्रोपोर्शन, कितना आ गया वैल्यू 57,143। ठीक है, अब इक्विटी को तुम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे कि अगर तुम्हें इतना 28,857 डेट में डालना है तो बाकी बचा हुआ तुम्हें इक्विटी में डालना है, 80,000 माइनस 28,857, ये तुम्हारी इक्विटी का। ठीक है, अब परसेंटेज शेयर होल्डिंग कितनी है वो भी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें 57,143 इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी का कितना प्रोपोर्शन है तुम्हारा, 57,143 डिवाइड बाय 250, 50, तो ये कितना बन गया है 22.86%, 22.86% ऑफ 2.5 लाख। निकाल के देख लो चाहे तो, 57,143 डिवाइड बाय 2.5 लाख, 22.86%। ठीक है, एंड सेम परसेंटेज तुम्हारे यहाँ पे ये डेट का भी आएगा 1 लाख का। ठीक है, अभी शेयर होल्डिंग अपने को क्यों चाहिए, ये शेयर होल्डिंग क्यों चाहिए, क्योंकि अपने को आगे अर्निंग्स भी निकालना है। अर्निंग्स कैसे निकलेगी, ई टैश इंटू परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग अपने को यहीं पे निकालना पड़ेगा स्टेप 3 के अंदर ही। पिछले केस में अपने क्या किया था, पिछले केस में अपन ने किया था 45,000 बाय 4 लाख, 11.25% अपनी शेयर होल्डिंग निकल के आ गई थी। यहाँ पे इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है वही नहीं पता है, तो पहले वो निकाला, उसके बाद उसकी शेयर होल्डिंग निकाली अपन ने। समझ गया, बस वो एक्स्ट्रा स्टेप एक। ठीक है, तो स्टेप 3 के अंदर अपन ने रिस्क बैलेंसिंग करनी है। रिस्क बैलेंसिंग अपन ने देख ली कि अपन क्या करेंगे, रिस्क बैलेंसिंग के अंदर डेट के अंदर भी पैसा लगाएंगे, ये अपना एक्टिविटी है। कितना लगाएंगे वो उसको अपन स्टेप 4 में निकालेंगे। स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, रिस्क बैलेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। स्टेप 4 के अंदर अपना शेयर होल्डिंग निकालते हैं अपन, तो स्टेप 4 के अंदर अपन डेट भी निकाला, इक्विटी का भी निकाला एंड शेयर होल्डिंग भी आ गया अपना। स्टेप 5 में अपन क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं एनुअल अर्निंग्स का, तो स्टेप 5 में अपन एनुअल नेट अर्निंग का कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, एयू के अंदर मुझे कितना मिलना था, मेरा EBIT कितना था 50,000 का, इसका मुझे कितना मिल रहा था 20% होल्डिंग था, 50,000 इंटू 20% 10,000, बाकी इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, तो 10,000 की मेरी नेट अर्निंग्स थी। यही सब मैंने EL में कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ई टैश का शेयर मिलेगा। ई टैश कितना था उस कंपनी का 41,000, इसका मुझे कितना परसेंट शेयर होल्डिंग मिलेगा, कितना परसेंट शेयर मिलेगा, जितना मेरा शेयर होल्डिंग है। कितना मेरा शेयर होल्डिंग है स्टेप 4 में निकाला, कितना निकाला 22.86%, तो इसका 22.86% मुझे अर्निंग्स मिल जाएगा कंपनी की ई टैश के अंदर 9373। साथ में अब मुझे इंटरेस्ट पे भी शेयर मिलेगा क्योंकि मैंने डेट में भी इन्वेस्ट किया है। कैसे निकालोगे, डेट में मैंने इन्वेस्ट कितना किया है 22,857, दो तरीके हैं निकालने के। ठीक है, पहला तरीका 22,857 डेट में इन्वेस्ट किया है, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारी इंटरेस्ट रेट, कितनी इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में 9% की। ठीक है, तो 22,857 को मल्टीप्लाई कर दो 9% से, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। उसका तरीका क्या है, जो टोटल इंटरेस्ट है उसका 22.86% ले लो, वो भी सही है ना। ठीक है, तो दोनों तरीके से निकल जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम 9,000 इंटू 22.86 टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 22.86, या फिर 22,857 जो आपने इन्वेस्ट किया है मल्टीप्लाई बाय 9%। ठीक है, आगे दोनों से सेम ही अमाउंट निकल के आएगा, तो तुम्हारी टोटल अर्निंग कितनी होगी 11,430 हो गई। MCQ कराए, अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारी अर्निंग्स कितनी इंक्रीज हुई 1430, और ये क्यों इंक्रीज हुई, रिस्क क्लास इंक्रीज हुई है साल भर की 1430। ठीक है, अगर MCQ से करना हो तो इसका शॉर्टकट भी हमारे पास 11,430 निकालने का। कैसे, सिंपल सा, तुमने डेट में भी 22.86% लिया है, तुमने इक्विटी में भी 22.86% लिया है, तुम्हें इंटरेस्ट का भी 22.86 मिल रहा है,
तुम्हें ई टेस्ट का भी 22.86 मिल रहा है, तो सीधे इन दोनों का टोटल EBIT का ही 22.86% ले लो ना। ई टेस्ट प्लस इंटरेस्ट EBIT तो है, EBIT में से इंटरेस्ट गया, तुम्हारा ई टेस्ट आया, तुमने इसका 22.86 लिया, तुमने इसका 22.86 लिया, डायरेक्टली इसका ही ले लेते, ठीक है। वैसे भी आ जाएगा तुम्हारा मार्क्स, सही आ जाएगा, सही निकल के आ जाएगा। MCQ के लिए वैसा कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव के लिए ऐसा मत करना, ठीक है। कैसे निकलेगा? 50,000 11,430 आ गया, ठीक है। ये केस समझ में आ गया। केस 2 इसका, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सेम शेयर होल्डिंग मेंटेन करते हैं, सेम शेयर होल्डिंग मेंटेन करेंगे। उसके अंदर अपन अर्निंग्स इंक्रीज नहीं करेंगे, सेम शेयर होल्डिंग मेंटेन करेंगे। अपन आज ही रिस्कलेस प्रॉफिट उठाएंगे। वो अपन कैसे करेंगे? स्टेप 1 2 3 सेम जो पहले वाले हैं, ठीक है। स्टेप 4 में जब अपनी शेयर होल्डिंग निकलती है वहाँ से चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 में अपने को क्या करना था, अपने को सेम शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी है। पहले अपनी कितनी शेयर होल्डिंग थी? 20% की, अपने को अभी भी 20% की शेयर होल्डिंग रखनी है। दैट मीन्स मैं इक्विटी में 20% इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं इक्विटी में 20% इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं डेट के अंदर भी 20% ही इन्वेस्ट करूंगा। डेट में क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि इक्विटी के साथ साथ रिस्क आ रही है डेट की, तो इसलिए डेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? जितना मेरा इक्विटी शेयर होल्डिंग है 20%, ठीक है। स्टेप 4 में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना निकलेगा? 2.5 लाख तुम्हारे इक्विटी का वैल्यू कंपनी का, उसका 20% 50,000। डेट में कितना? 1 लाख कंपनी का डेट का वैल्यू, उसका 20% 20,000। दोनों को सेम रखना है, 20%। सेम शेयर होल्डिंग ही होगी ना अपनी दोनों के, इसके अलग अलग थोड़ी कर दोगे, वरना रिस्क चेंज हो जाएगी तुम्हारी फिर उससे। तो टोटल तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना है? 70,000। पैसे कितने मिले अपने को बेचने पे? 80,000। स्टेप 2 में अपने को जो पैसे मिले तो 80,000 थे, 80,000, और इन्वेस्ट कितने करने? 70,000। तो आज मेरे पास 10,000 पैसे बच गए, 10,000 रुपये मेरे पास आज बच गए। एंड अर्निंग्स मेरी स्टेप 5 में मैं कंपेयर करके निकालूंगा तो सेम ही रहने वाली है। कैसे सेम रहेगी? EU में कितने थे? 10,000 थे, 50,000 इंटू 20%। AL के अंदर मैं कैसे निकालूंगा? ई टेस्ट का 20%, 41,000 का 20%, एंड इंटरेस्ट का 20%, 8,200, 1,800, टोटल 10,000। डायरेक्टली शॉर्टकट से करना हो, EBIT इंटू 20%। EBIT कितना है? 50,000 का 20%, 10,000। सेम। तो मेरी अर्निंग्स अब साल भर सेम रहेगी, एंड अर्निंग सेम रख के मैंने आज 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। पार्टी आर्बिट्राज प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा लास्ट वाला केस हो गया, ठीक है। तो अपने बेसिकली 4 केस हैं। पहला केस क्या है? जिसके अंदर तुम लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। एंड उसके अंदर 2 केस आते हैं हमारे। लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा के अंदर 2 केस आते हैं। एक तो ये कि आपको अर्निंग सेम रखनी है, एंड दूसरा जिसके अंदर तुम्हें पहला जिसके अंदर तुम्हें शेयर होल्डिंग इंक्रीज करनी है ताकि तुम्हारी अर्निंग्स बढ़ जाए, ठीक है, जिसमें तुम सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो जो भी मिला, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है? जिसके अंदर तुम सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तुम सिर्फ उतना इन्वेस्ट करते हो जैसे तुम्हारी शेयर होल्डिंग सेम मेंटेन रहे, एंड एनुअल अर्निंग सेम मेंटेन रहे। उसमें क्या होगा? तुम्हारे पास आज कुछ पैसा बच जाएगा, ठीक है। दूसरा केस कौन सा होता है? जिसमें तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है? बताओ। लेवर्ड फर्म की, ठीक है। इस केस में कौन से था हमारा? लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा थी ना, सॉरी अनलेवर्ड की ज़्यादा थी। अनलेवर्ड पहले लेवर्ड वाला अपन ने ले लिया। दूसरा केस किसमें? जिसमें अनलेवर्ड की ज़्यादा है। अनलेवर्ड की ज़्यादा है तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे? अनलेवर्ड का शेयर बेचेंगे, लेवर्ड वाले का लेंगे जिसका सस्ता है। अब इसके अंदर वापस से 2 केस होते हैं अपने। पहला केस जिसके अंदर आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर दोगे, जिससे तुम्हारी एनुअल अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस क्या है? जिसमें तुम सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, शेयर होल्डिंग इंक्रीज नहीं करोगे, जितनी पहले थी उतनी ही शेयर होल्डिंग मेंटेन होगी, उतनी ही तुम्हारी अर्निंग रहेगी। तो उसमें क्या होगा? तुम्हारे पास कुछ पैसा बच जाएगा, जो पैसा बचेगा तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। स्टेप्स हमारे कौन से लगते हैं? 5 स्टेप्स लगते हैं। पहला क्या करते हो? दोनों की वैल्यू निकालते हो। दूसरे में क्या करते हो? ये भी देखना नहीं, सिर्फ सुनना है। पहले में अपन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। दूसरे में अपन क्या करते हैं कि जिसके शेयर बेच रहा हूँ, किसके बेचता हूँ? जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसको बेचूंगा, सेल हाई बाय लो। तो जिसके शेयर ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसको मैं बेच दूंगा, ठीक है। बेचूंगा तो मुझे सेल प्रोसीड्स मिलेगा। तो स्टेप 2 में मुझे क्या निकालना है? सेल प्रोसीड्स निकालना है। स्टेप 3 में मैं क्या करता हूँ? रिस्क बैलेंसिंग करता हूँ, ठीक है। क्या मुझे डेट में इन्वेस्ट करना है या मुझे डेट लेना है, वो डिसाइड होता है स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 4 के अंदर मेरा शेयर होल्डिंग परसेंटेज निकल के आता है, ठीक है। एंड स्टेप 5 के अंदर मैं निकालता हूँ कंपेरिजन ऑफ एनुअल अर्निंग्स। तो 5 स्टेप अपने हो गए, क्लियर। अब ऑब्वियसली बात, जनरली क्वेश्चन दे देगा कि आपकी कितनी होल्डिंग है। अगर क्वेश्चन में नहीं बता जाए कि आपकी होल्डिंग कितनी है, तो लॉजिकल सी बात, व्हेन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अज्यूम यू हैव 10% होल्डिंग इन द फर्म दैट हैज हायर वैल्यू। 10% होल्डिंग पकड़ोगे किसके अंदर? जिसकी हायर वैल्यू है। हायर वैल्यू क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली उसको बेचना है अपने को, बेचने के लिए उसके शेयर होने भी तो चाहिए अपने पास, ठीक है। चलो समझ में आ गया। ये तुम्हारा आर्बिट्राज खत्म। अब आर्बिट्राज से एक और क्वेश्चन निकल के जाता है जो बस एक बार ही आया एग्जाम में, एक बार ही आया बस एग्जाम में, बुक में कहीं नहीं है वो,
बस एग्जाम में डायरेक्टली आ गया था वो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या था, ठीक है। उसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना होता है। अब अपना आर्बिट्राज स्टार्ट कहाँ होता है कि इक्विलिब्रियम पे वैल्यू नहीं है, इसलिए आर्बिट्राज स्टार्ट होता है। तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि मुझे बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है। यानी अगर मैंने पहले अभी मैंने क्या किया, अब आर्बिट्राज कब जनरेट हुआ, जब दोनों फर्म्स की वैल्यू अनइक्वल थी, ठीक है। दोनों का EBIT, एक सेकेंड ना, दोनों का EBIT अपने सेम था, दोनों का EBIT अपने सेम था, बट दोनों की वैल्यूज अनइक्वल थी। वो तो मतलब दैट मीन्स डिफरेंस कहाँ आया होगा। वैल्यू फॉर्म कैसे निकलती है, EBIT बाई क्यू करके निकलती है ना वैल्यू फॉर्म, EBIT बाई क्यू करके निकलती है वैल्यू फॉर्म, EBIT बाई क्यू करके निकलती है वैल्यू फॉर्म, ठीक है। EBIT दोनों का इक्वल है बट वैल्यू अनइक्वल है, दैट मीन्स फर्क किसकी वजह से आया होगा, क्यू की वजह से आया होगा, क्यू की वजह से आया, क्योंकि EBIT तो सेम है, तो क्यू में कुछ ना कुछ फर्क था, क्यू अनइक्वल था, इसलिए तुम्हारा वैल्यू फॉर्म अनइक्वल आया। दैट मीन्स ये दोनों, लेट्स से अगर तुम्हारा क्यू इसका 12% है, इसका तुम्हारा 14% है, तो ये दोनों बीच में कहीं होने चाहिए थे, लेट्स से 12.5% क्या 13%, बीच में कहीं होने चाहिए जहाँ पे दोनों इक्वल होते क्यू, तभी तुम्हारा वैल्यू फॉर्म इक्वल आता। अब तुम याद करो एनओई अप्रोच, MM अप्रोच क्या बोलते हैं, एनओई अपना भाई है, वो जो बोल रहा है मैं मानता हूँ वो चीज़, क्या बोलता है एनओई कि क्यू सेम रहता है एंड वैल्यू फॉर्म दोनों का सेम आना चाहिए, राइट। आर्बिट्राज करते करते ये तो नहीं भूल गए ना, स्टार्ट कहाँ से किए थे, स्टार्ट यहाँ से किए थे कि क्यू सेम आना चाहिए, वैल्यू फॉर्म सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों सेम आने चाहिए आइडियली ताकि इक्वल आ जाए, दोनों में डिफरेंस है तभी डिफरेंस आ रहा है वैल्यू के अंदर, तो दोनों बीच में कहीं पे मिलनी चाहिए क्यू। तो क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा इसके अंदर कि हमको बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, यानी वो कौन, दोनों की वैल्यू कहाँ पे जाके बीच में इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है, बीच में कहाँ पे जाके इक्वल होनी चाहिए वो निकालने बोलेगा आपको, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो बीच में। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालोगे, EBIT तो क्वेश्चन में दे रखा है, अपने को बेसिकली क्यू चाहिए बीच का, जो बीच का इक्विलिब्रियम क्यू है ना अपने को वो चाहिए, ताकि अपन निकालने की बीच की वैल्यू कितनी है। तो आपको को क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर्म कैसे निकलेगी, EBIT अपॉन इक्विलिब्रियम क्यू, करेक्ट। अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम क्यू दे दिया तो उससे डिवाइड करके डायरेक्टली तुम ये इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर्म निकाल देना, क्लियर, ठीक है। इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर्म निकाल देना, तुम्हारी इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर्म आ गई। अब इससे तुम्हें के भी, अगर तुम्हें के निकालने वाला तो के भी निकल जाएगा, इससे क्यू आ गया, KD क्वेश्चन में दे रखा होगा तो के भी निकल जाएगा, ठीक है। निकालने बोले तो निकल जाएगा, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम क्यू नहीं दे और बोले कि इक्विलिब्रियम के ही दे दिया तुमको मैंने, तो तुम इक्विलिब्रियम के का क्या अचार डालोगे, के तो अनइक्वल होता है, के तो अनइक्वल होता है दोनों फर्म्स के बीच में। एनओआई क्या बोलता है कि के अनइक्वल है, क्यू इक्वल होता है, क्यू चाहिए मुझे दोनों का, ताकि मैं इक्विलिब्रियम वैल्यू फर्म से निकाल सकूँ। तो के का मैं क्या करूँगा, अचार डालूंगा। तो दैट मीन्स अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा अजम्पशन लेंगे जिससे के ई क्यू बन जाए। मतलब क्या करेंगे अपन ये मान लेंगे कि जिस फर्म जो अपने को इक्विलिब्रियम के ई दिया है वो अनलेवर्ड फर्म का है, क्योंकि अनलेवर्ड फर्म के केस में क्या होता है, के ई ही के ओ होता है। सो ये इक्विलिब्रियम के ही तुम्हारा, इक्विलिब्रियम के ई ही तुम्हारा के ओ बन जाएगा। तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट कर देना, खत्म कहानी, ठीक है। तो तुम्हारा असम्पशन क्या होगा कि दिस इक्विलिब्रियम के ई पर्टेन्स टू अनलेवर्ड फर्म विच इज ऑल लिक्विडिटी, दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम के ओ इज इक्वल टू के ई ऑफ अनलेवर्ड फर्म। समझा, डायरेक्टली इसको डालोगे यहाँ पे एंड तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम वैल्यू फर्म्स आ जाएगी। समझ गया, अब वो फॉर्मूला लगा देना, खत्म हो जाएगा काम। अब एक चीज़ लॉजिकल से समझना, अगर तुम्हारा मिसमैच आ रहा है दोनों की वैल्यू के बीच में तो डेट की वजह से नहीं आ रहा है, वो के की वजह से आ रहा है, क्योंकि के ई सपोज टू बी अनइक्वल बिटवीन टू फर्म्स। के ई के अंदर कुछ मिसमैच हुआ है इसलिए के ओ के अंदर मिसमैच हुआ है। के डी का कोई गलती नहीं होता, के डी बेचारा सेम है, के डी को अलग होना था, उनके अलग होने के अंदर कुछ फर्क हो गया, मतलब लेट्स से उसको होना 10% था, गलती से हो 11% गया तो फर्क आ जाएगा। के अनइक्वल होना था ना, लेट्स से एक का 9% होना था एंड दूसरे का 10% होना था, ये दोनों का इक्विलिब्रियम लेवल था, मतलब अगर दोनों इतना होते तो के ओ भी सेम आ जाता, लेकिन यहाँ पे फर्क आ गया, ये 11% बढ़ गया लेट्स से गलती से, तो के के चेंज होने से के ओ भी चेंज हो जाता है, जबकि के का वैल्यू कुछ और होना था। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मिसमैच इन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड एंड लेवर्ड फर्म्स हैपेंस बिकॉज ऑफ इक्विटी नॉट डेट। डेट का गलती नहीं है, इक्विटी का गलती है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा अप्रोच खत्म। अब MM भाई को अब समझा क्यों मिला नोबेल अब समझा क्यों मिला नोबेल, ये सब किया उसने, ठीक है। अब देखो, अब इसने अपनी अप्रोच रिवाइज कर दी अगले साल, मतलब 1958 में इसने अप्रोच दी कि मैं एनओई मेरा भाई है,
ठीक है, अपना ही भाई है, वो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, मानने का उसकी बात, उसके लिए उसको नोबेल अवार्ड दे दिया। 1963 में आके उसको किसी ने बताया सर टैक्स भी तो होता है, टैक्स भी तो होता है दुनिया के अंदर, टैक्स तो आप भूल ही गए थे। तो फिर वो होते हैं ना, कुछ बच्चे नहीं होते हैं मतलब जिद्दी से, अपनी बात पड़े हुए होते हैं, उनको आप बताओ कि गलत हो तुमने गलती करी है, तो मतलब इतना बेमानी से वो बात मानते हैं कि सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, वैसे 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 करके कितनी बेखुशी से वो बात मानते हैं तुम्हारी। वैसे ही हमारे एमएम भाई ने भी किया, इसको बताया किसी ने कि सर टैक्स भी तो है, टैक्स के ऊपर डेट सेविंग भी तो होती है, टैक्स की वजह से डेट के ऊपर टैक्स सेविंग भी तो होगी। तो इसने बोला हाँ यार, मतलब बात तो सही कर रहे हो तुम लेकिन मेरी ओरिजिनल बात एकदम सही है, मेरी ओरिजिनल बात एकदम सही है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। वो तो बस तुम टैक्स का मुझे बता के चलेगा अभी, इसलिए उससे थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, वरना तो वैल्यू दोनों की सेम ही आती है। तो मतलब एकदम बेखुशी से उसने, मतलब दुख से उसने हाँ मानी। वो उसके अंदर भी बोला कि वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ डेट की वजह से फर्क आएगा, वो भी क्यों, क्योंकि टैक्स आया है। ठीक है, समझे? तो बेसिकली क्या बात करी इसने, कि इसने बोला कि देखो जो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म है ना, उसको क्या एडवांटेज मिलेगा, टैक्स सेविंग्स का एडवांटेज मिलेगा। जो लेवर्ड फर्म है जिसके पास डेट है उसको टैक्स सेविंग एडवांटेज मिलेगा, तो सिर्फ उस टैक्स सेविंग की वजह से उसकी वैल्यू अनलेवर्ड फर्म से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको टैक्स सेविंग मिल रही है, अनलेवर्ड फर्म को टैक्स सेविंग नहीं मिल रही है। अगर टैक्स सेविंग नहीं होती तो इक्वली आती दोनों की वैल्यू, सिर्फ इस टैक्स सेविंग की वजह से वैल्यू में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसकी इफेक्ट क्या है, क्या बोलना चाह रहा है कि देखो अगर तुम्हारा, एक सेकंड ना, इफेक्ट क्या है इसका, अगर तुम्हारा डेट बढ़ेगा तो तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? एनीवन एल्स? किसी और क्या आ रहा है क्या लैग? यस गाइस, ठीक है, आ जाओ वापस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही थी अपनी, कि डेट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डेट के बढ़ने से टैक्स सेविंग का एडवांटेज मिलेगा, तो जितना ज़्यादा डेट ज़्यादा टैक्स सेविंग, तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी टैक्स सेविंग की वजह से। ठीक है, वैल्यू इंक्रीजेज विद हायर डेट। अब अगर तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है तो क्यों भी कम होगा। क्यों कम क्यों होगा? क्योंकि डेट की वजह से टैक्स सेविंग मिल रही है ना, टैक्स सेविंग मिल रही है डेट की वजह से, तो टैक्स सेविंग मिल रही होगी तो कॉस्ट कम होगी ना थोड़ी तुम्हारी, तो क्यों कम, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर इसने क्या बोला, देखो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म निकालने का अपने पास कोई अलग से तरीका नहीं है। इसने क्या बोला, पहले तुम वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म निकालो। ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म पहले तुम निकालो, एंड वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म उस अनलेवर्ड फर्म से ही तुम्हारी निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी? वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म क्या होगी, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। तो जो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म है वो तो तुम्हारी है ही है, साथ में जितना तुम्हारे पास डेट था उसके ऊपर जितनी भी टैक्स सेविंग्स हो रही है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू तुमको ले लेना है। मतलब इसने जो बात थ्योरी में क्या बोली थी, इसने जो ना करते करते हाँ बोला था, उसका मीनिंग क्या था इसका, कि मैंने जो बोला तो बात अभी तक सही है, दोनों की वैल्यू इक्वल ही है, फर्क क्यों आ रहा है सिर्फ टैक्स सेविंग ऑन डेट की वजह से। तो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म के अंदर सिर्फ तुम वो ऐड कर देना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेट, खत्म, तो तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म भी निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए तुम्हारा स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, कि तुम्हें पहले वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म निकालना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड करना है ये, तब जाके तुम्हारी वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म निकल के आएगी। डायरेक्टली तुम इस तक नहीं पहुंच पाओगे, पहले ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रूठा हुआ है अभी तक, वो भी पहले वाले लेके बैठा हुआ है, सिर्फ टैक्स की बात मानी है उसने। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट। अब टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट कैसे निकलता है, डेट अमाउंट इनटू टैक्स रेट। अब बोलोगे ये कैसे आ गया, टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट तो इंटरेस्ट के ऊपर होता है, सीधे डेट के ऊपर टैक्स रेट कैसे लगा रहे हो। ठीक है, बता देता हूँ कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो डेट के ऊपर पहले इंटरेस्ट निकलता है, कैसे निकलेगा, डेट इंटू इंटरेस्ट रेट करके। ठीक है, उसी इंटरेस्ट के ऊपर तुम्हें टैक्स सेविंग मिलेगी, तो उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे टैक्स रेट से, मतलब तुम्हें इतनी टैक्स सेविंग मिलेगी एक साल के अंदर। अब ये साल भर साल मिलती जाएगी, हर साल मिलेगी, तो ये परपेचुटी हो गई ना। इस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, डिवाइड करके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। अब जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है हमेशा, जो डिजायर्ड रेट होती है, जो डिस्काउंटिंग रेट होती है, इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जब अपन पूरे बिजनेस की रिस्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो अपन केओ लेते हैं, जब अपन सिर्फ इक्विटी की रिस्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो हम नीचे के ही लेते हैं। ये जो तुम लेके चल रहे हो अभी, ये तुम सिर्फ डेट की रिस्क की बात कर रहे हो, इसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, डेट, तो उसके नीचे डेट की रेट आएगी, क्या आएगा नीचे, इंटरेस्ट रेट आएगा। केडी मत ले लेना, इंटरेस्ट रेट, केडी मत ले लेना, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रेट कटेगी तो
तो क्या बचेगा, डेट इंटू टैक्स रेट। समझा? देख लो चाहिए तो थोड़ा देख लो, इतना तकलीफ हो इसमें तो। ठीक है, सिंपल डेट इंटू टैक्स रेट करना है, तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर टैक्स सेविंग्स आ जाएगी। किससे आया, परपेचुटी से आया। ठीक है, कैसे आया वो बता दिया अपन ने, इंटरेस्ट रेट्स कैंसिल, तुम्हारे पास ये आ गया। ठीक है, चलो तो ये करना है तुम्हें कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म निकालना है पहले, उसमें ऐड कर देना टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट कैसे आएगा, डेट अमाउंट इनटू टैक्स रेट, एंड तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म आ जाएगी। यही है बस, इसके अंदर आपको यही करना है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे बोलेगा नहीं ना कि आपको एमएम अप्रोच विद टैक्स लगाना है, बोलेगा नहीं। क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा एमएम अप्रोच से सॉल्व करना, वैसे तो बोल देगा कि एमएम अप्रोच विद टैक्स है, लेकिन अगर एमएम अप्रोच विद टैक्स नहीं बोले, सिर्फ बोले एमएम अप्रोच एंड साथ में टैक्स दे रखा हो, तो तुम यही वाली अप्रोच लगाओगे, पुरानी वाली मत लगा देना उसके अंदर। ठीक है, सो वही लिखा है, द क्वेश्चन मे नॉट डायरेक्टली स्टेट दैट यू हैव टू सॉल्व बाय एमएम विद टैक्स, बट इवन इफ इट आस्क्स टू सॉल्व बाय एमएम अप्रोच एंड टैक्स इज गिवन इन क्वेश्चन, सॉल्व विद एमएम विद टैक्स ओनली। ठीक है, लिख दिया था ये अपन ने जब भेजा था नोट्स अपडेटेड, उसमें लिख के भेजा था। ठीक है, चलो अब एक पॉइंट ये है कि जैसे एनओआई ने अप्रोच दी अपनी, तो एमएम साथ में आ गया नहीं कि अपना ही भाई है। तो अगर आपको एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स बोले या एनओआई बोले, बात एक ही है। ठीक है, अब जब एमएम भाई ने अपनी अप्रोच दी विद टैक्स वाली, तो एनओआई थोड़ी पीछे हटेगा। एनओआई बोलेगा अब ये मेरी भी अप्रोच है, इसमें मेरे को भी क्रेडिट चाहिए। तो पॉइंट वही है कि इसको एमएम अप्रोच विद टैक्स बोले या एनओआई अप्रोच विद टैक्स बोले, होगा ये सब कुछ सेम ही। तो बेसिकली एमएम और एनओआई एक ही टीम में, ये समझ लो। वो विद टैक्स बोल रहे हैं तो दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट है, विदाउट टैक्स बोल रहे हैं तो दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट है। क्लियर? ठीक है, इसका एग्जाम्पल था, एक बार के लिए हल्का जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद ही अपना खत्म है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ये ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ये अनलेवर्ड, ये लेवर्ड है। ठीक है, ईवीआईटी 6 लाख, अब ईवीआईटी दोनों का सेम ही होगा, तभी तो दोनों की वैल्यू को अपन ले पाएंगे ना। अगर ईवीआईटी अलग हो गया तो फिर तो खत्म है, बात ही खत्म है, फिर तो काई की इसकी वैल्यू सेम आनी थी। ठीक है, तो 6 लाख के 12% है इसका, ये अनलेवर्ड है तो इसके पास डेट नहीं है, इसका 12% है पूरा। ठीक है, एंड इसका 8% डेट है, ये 14 लाख का है। ठीक है, अज्यूम टैक्स एट द रेट 30% एंड अप्लाई एमएम हाइपोथेसिस टू कैलकुलेट व्हाट वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स, इक्विटी वैल्यू एंड के फॉर बोथ फर्म्स एंड क्यू फॉर बोथ द फर्म्स। ठीक है, अब आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, दोनों का इक्विटी वैल्यू निकालना है एंड के ई निकालना है एंड के ओ निकालना है दोनों फर्म्स का। ठीक है, अब अपन बेसिकली करने क्या वाले हैं, ये अनलेवर्ड फर्म से अपनी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा अनलेवर्ड फर्म रहेगा, अनलेवर्ड से अपन लेवर्ड तक जाएंगे। ठीक है, तो अनलेवर्ड के अंदर अपने को दे रखा है ईवीआईटी, ऐसा के ई दे रखा है अपने को। ठीक है, अब ये जो के ई है ये इसका के ओ है, क्योंकि इसके पास तो कोई डेट वेट है ही नहीं, के ई इज इक्वल टू के ओ। तो बट पहला पॉइंट अपना वैल्यू ऑफ फर्म्स का है ना, तो वैल्यू फर्म अपन कैसे निकालेंगे, अपन क्या करते हैं, ईबीआईटी बाय के ओ, करेक्ट, ये होता है अपने वैल्यू फर्म का फॉर्मूला। लेकिन ये विथ टैक्स वाला है, तो अपन पहले ऊपर देख के आए थे फॉर्मूले के अंदर कि जब टैक्स आ जाए तो आप क्या करोगे, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स। तो ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स करके अपॉन के ओ कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो 6 लाख का ईबीआईटी है, इसको इंटू 1 माइनस टैक्स करेंगे इंटू 70%, डिवाइड कर देंगे के ओ से, के ओ इज इक्वल टू 12%। तो फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, 6 लाख इंटू 1 माइनस 0.03 अपॉन 12%, 35 लाख। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे अपन लेवर्ड फर्म की, लेवर्ड फर्म अनलेवर्ड के थ्रू निकलेगी। ठीक है, तो जितनी अनलेवर्ड की वैल्यू है उतनी ही लेवर्ड की वैल्यू है, साथ में अपने को ऐड करना है टैक्स सेविंग ऑन डेट। टैक्स सेविंग ऑन डेट कैसे निकलती है, डेट अमाउंट इंटू टैक्स रेट। डेट अमाउंट कितना है, 14 लाख, इसको इंटू टैक्स रेट करेंगे तो क्या आएगा, 14 लाख इंटू 30%। 14 लाख इंटू 30% कितना होता है, 4,20,000, और 35 लाख तो अपने को लेनी है जो पुरानी वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो ये 35 लाख तो वैल्यू है ही है इसकी अनलेवर्ड वाले की, वो तो इसकी आएगी, साथ में टैक्स सेविंग ऑन डेट आएगी जो 4,20,000 है, 14 लाख इंटू 30% तो 39,20,000। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है इसके अंदर, इक्विटी वैल्यू एंड के फॉर बोथ द फर्म्स। ठीक है, अब इक्विटी वैल्यू जो इसकी वैल्यू ऑफ फर्म आई वही इसकी इक्विटी की वैल्यू है, क्योंकि कोई डेट है ही नहीं, जो वैल्यू ऑफ फर्म वही वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अनलेवर्ड का सिंपल है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि नो डेट, तो 35 लाख। ठीक है, एंड इसलिए इसका के ई भी के ओ की इक्वल, अच्छा क्वेश्चन में के ई दे ही रखा था, वही 12% यहाँ पे। ठीक है, अब ए लिमिटेड के केस में आते हैं अपन। ठीक है, अपने को इसका चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने निकाल दिया। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म अपन ने निकाल दिया, कितना निकाला, 39,20,000।
इसमें से वैल्यू ऑफ डेट को माइनस कर दो, तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ डेट कितना रहेगा, इतना ही रहेगा जो दे रखा है 14 लाख का, ठीक है। इसका बुक वैल्यू ही इसका मार्केट वैल्यू निकल के आएगा। 39,20,000 माइनस 14 लाख, 39,20,000 माइनस 14 लाख कितना आया, 25,20,000, ठीक है। ये इसका वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया लेवर्ड फर्म का, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, इसका केई भी निकालना है। लेवर्ड फर्म का केई कैसे निकलेगा अपना, केई का सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई डैश अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तक अपन पहुंच गए थे, ई डैश तक अपन पहुंच जाएंगे कैसे, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, यहाँ पे टैक्स भी है तो टैक्स भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कि ई डैश कैसे निकला, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, EBIT 6 लाख इंटू 14 लाख का 8% इंटू 1 माइनस 0.03, तो ये निकल के आ गया 3,41,600, 341,600 अपॉन इक्विटी की वैल्यू जो अपन ने यहाँ निकाली थी 13.56%, ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, KO पूछ रहा है, KO फॉर बोथ द फर्म्स। अब KO फॉर बोथ द फर्म्स कैसे निकलेगा, इसका KO तो अपने को पता ही था 12% का 12% ही रहेगा, इसका KO अपने को निकालना है। अब अगेन KO निकालने के पास दोनों तरीके हैं। पहला अपन क्या कर सकते हैं, EBIT इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म हमारे पास है, EBIT हमारे पास है, टैक्स हमारे पास है, तो पहला तरीका तो यही हो गया। एक सेकंड ना, हाँ, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म 6 लाख इंटू 1 माइनस 0.3 अपॉन 39,29,000, 6 लाख का EBIT टैक्स से डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दिया, आ गया। वैल्यू ऑफ फर्म कहाँ से आई थी हमारी, यहाँ आई थी निकल के, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, वैक वाला हो सकता है, वैक वाला, ठीक है। वैक वाला तरीका क्या होता है, KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस KD इंटू वेट ऑफ डेट, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए इसको अपन ने सोल्यूशन में दे नहीं रखा है, बट इससे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अपन ने डायरेक्ट सोल्यूशन के अंदर ये वाला शॉर्टकट वाला कर रखा है, एंड ये वाला प्रेफर करना जनरली तुम्हारा, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला जो है वैक वाला, कुछ कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तुम्हें वैक वाले लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कब लगेगा वो, बट पहले अपन थ्योरीज खत्म करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ। तो इसमें सब कुछ अनलेवर्ड के थ्रू ही लेवर्ड में होगा, लेवर्ड का एग्जिस्टेंस कुछ नहीं अनलेवर्ड के बगैर, क्योंकि रूठा हुआ है ना, अभी तक माना नहीं है पूरी बात, ठीक है। अब अपनी 5वीं अप्रोच, लास्ट वाली अप्रोच है कौन सी, ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है एंड सबसे ज़्यादा ईजी भी यही है, क्योंकि ऐसे कोई असम्पशंस है ही नहीं कि वही बोलते जो अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, ये वही बोलते जो अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। क्या अपन ने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी, अगर तुम डेट एक हद तक बढ़ाते हो तब तक फायदा है, उसके आगे नुकसान है, ये वही बोलता है। तो ये क्या बोलता है कि जब आप डेट को इंक्रीज करो रीजनेबल लिमिट तक, तो फाइनेंशियल रिस्क कुछ फर्क ज़्यादा बढ़ती ही नहीं है, डजंट इंक्रीज दैट मच, बट एक हद के बाद अगर तुम बढ़ा दोगे तो फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, एंड इसलिए ये बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेलिवेंट है। ऑब्वियसली कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेलिवेंट है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने लग जाएगी तो उससे KD KE KO सब चेंज हो जाएगा। अपने को चाहिए लोवेस्ट वाला, तो लोवेस्ट वाले के लिए अपने को कैपिटल स्ट्रक्चर का ढंग से डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो रेलिवेंट इरेलीवेंट का मतलब क्या है, ठीक है। इरेलीवेंट तब जब बोले कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारी KO सब में सेम ही आएगी। रेलिवेंट कब, जब KO सब में कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से अलग अलग हो रही है, तो इसमें अलग अलग हो रही है ना, तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेलिवेंट है, सोच समझ के लेना पड़ेगा, KO को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इरेलीवेंट किस में थी, सिर्फ 2 अप्रोचेस में थी, कौन सी, NOI क्या बोलती थी वो कि KO सेम रहता है। दूसरा कौन सा इरेलीवेंट वाला था अपने पास, NOI का भाई MM, ठीक है, वो दूसरी थी। वो दोनों में इरेलीवेंट थे, बाकी सब में रेलिवेंट है, ठीक है। चलो, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, ठीक है। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब रिस्क बहुत कम कम बढ़ती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है रिस्क। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, तुम्हारा KD थोड़ा बहुत सेम ही रहेगा, मोर और लेस रिमेन सेम। तुम डेट बढ़ाते जाओ, लेकिन क्योंकि हद तक थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा रहे हो, तुम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हो, रीजनेबल लिमिट तक बढ़ा रहे हो। देखो अपन ने बात करी थी कि रीजनेबल लेवल की बात हो रही थी, राइट। वो रीजनेबल लेवल से पहले वाला फर्स्ट फेज है, रीजनेबल लेवल के बाद वाला सेकंड फेज है, ठीक है। तो जब तक तुम रीजनेबल लेवल के अंदर बढ़ा रहे हो तब तक KD मोर और लेस सेम रहेगा, ठीक है। KE बढ़ेगा लेकिन बहुत कम बढ़ेगा, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। KO उल्टा कम हो जाएगा क्योंकि KD भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है एंड KE भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो सेविंग ज़्यादा है डेट बढ़ाने से, कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। तो KO कम हो जाएगा, KO कम होगा तो वैल्यू फर्म इंक्रीज हो जाएगी, एंड तुम्हारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इसी के अंदर आएगा,
जहाँ पे तुम्हारा के ओ लोवेस्ट होगा एंड वी मैक्सिमम पे होगा, इसी फेस के अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड फेस में क्या होगा, के डी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, के डी बढ़ने लग जाएगा, डेट बढ़ेगा, के डी बढ़ेगा। पहले वाले में डेट बढ़ा था तो के डी कॉन्स्टेंट था, मोर और लेस कॉन्स्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे के ई बढ़ने लग जाएगा, बहुत तेज शूट अप कर जाएगा। जो अपना पहला प्लान, अपना एग्जाम्पल था, उसमें देखा था प्लान 1 से प्लान 2 में बहुत कम इंक्रीज हुआ था, प्लान 2 से प्लान 3 में एकदम बहुत बढ़ गया था, वो यही था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये वेव कम फुल सर्कल, स्टार्ट जहाँ से किया तो वहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो डेट बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत तेज बढ़ेगा। यहाँ पे के बहुत धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे फिर के बढ़ेगा तो के भी बहुत तेज बढ़ेगा, उल्टे यहाँ कम हो रहा था, यहाँ पे बढ़ेगा, के बढ़ेगा, शूटअप करेगा, के डी भी बढ़ रहा है, के भी बहुत तेज बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी बल्कि, एंड इस वजह से वैल्यू ऑफ फर्म भी आपकी कम हो जाएगी। बस यही इसका सार है। ग्राफ देखना हो तो इसके 3 फेजेस हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो कुछ कांस्टेंट नहीं है। देखो, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट फेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो के डी तुम्हारा मोर और लेस कांस्टेंट है, मोर और लेस कांस्टेंट है, इसके आगे बढ़ गया तेजी से। ठीक है, के ई तुम्हारा हल्का हल्का बढ़ रहा था फर्स्ट फेज में, हल्का हल्का बढ़ रहा था, सेकंड फेज में और तेज बढ़ गया, एंड के ओ फर्स्ट फेज में कम हो रहा था, इस फेज में बढ़ने लग गया। तो तुम्हारा ऑप्टिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब मजे की बात क्या है, क्योंकि इसमें सब कुछ चेंज हो रहा है, तो तुम्हें कुछ अजम्पशन लेना ही नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, कुछ नहीं। जो डेटा दिया जाएगा वही यूज़ करना है, अपने को कुछ मानना ही नहीं है, कुछ अजम्पशन है ही नहीं। इससे सबसे सिंपल यही है। इसके अंदर आप क्या करोगे, आपको मल्टीपल कैपिटल स्ट्रक्चर दे देगा, आपको उसमें से निकालना है कि लोवेस्ट के ओ किस में आ रहा है, वही जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था वही करना है। मल्टीपल कैपिटल प्लान्स दे दिए कि ये के डी के ई इतना है, इनका इतना इतना है, इतना वेट दे दिया, कितना है, के ओ निकालना है। कैसे निकालोगे, के ओ कैसे निकालना है, के डी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस के ई इंटू वेट ऑफ डेट करके जहाँ पे लोवेस्ट आएगा वो आपका बेस्ट प्लान है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे किया अपन ने, प्लान ए के अंदर के ओ निकाला 13.4 आया, प्लान बी के अंदर निकाला 12.95 आया, प्लान सी में निकाला इतना आया, प्लान डी में इतना आया, लोवेस्ट किस पे जाके आ रहा है 12.02, ये वाला तुम्हारा बेस्ट है। बस यही है इसके अंदर, कुछ नहीं है, इसके क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सबसे सिंपल। ठीक है, इसके अंदर बस जो थोड़ा बहुत घुमा सकता है वो यहाँ पे घुमा सकता है कि जो तुम्हें जो यहाँ पे वेट देना, वेट की लैंग्वेज थोड़ी मॉडिफाई कर दे। वो मैंने अलग अलग एग्जांपल इसीलिए बना के दिए हैं तुम्हें, आगे के एग्जांपल यही हैं। ठीक है, पहले वाले में तुम्हें क्या बोला, डेट रेशो, तो ये क्या है, डेट रेशो क्या होता है, डेट अपॉन टोटल कैपिटल। सो ये जो है ये एज इट इज तुम्हारा वेट ऑफ डेट है, क्योंकि वेट ऑफ डेट क्या होता है, डेट अपॉन टोटल कैपिटल, तो यही तो हो गया वेट अपॉन टोटल कैपिटल। ठीक है, तो इसको तुम डायरेक्टली वेट ऑफ डेट ले सकते हो, और इसको 100 में से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो इसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगले वाले फॉर्मूले में, अगले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने वेट्स कैसे दे दिए, मैंने डेट टू इक्विटी बोल के दे दिया, इसको 25 कर दिया, 42.86, इसको मैंने इनको डेट टू इक्विटी बोल के दे दिया, तो यहाँ पे फर्क आ गया। अब इसको डायरेक्टली तुम ऐसा वेट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वेट क्या होता है, डेट अपॉन टोटल, नॉट डेट अपॉन इक्विटी। तो अपने को डेट अपॉन टोटल तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे, देखो 25% डेट टू इक्विटी का मतलब क्या है कि डेट कितना है 25 और इक्विटी कितना है नीचे कितना 100, 25% बोले तो 25/100, तो डेट 25 एंड इक्विटी 100, तो 25% को अपन कैसे लिखेंगे, 25/100, 25 तुम्हारा डेट है, 100 तुम्हारा इक्विटी है। अपने को क्या चाहिए, डेट अपॉन टोटल, तो डेट तो 25 है ही, टोटल कितना हो गया 25 + 100 125। ठीक है, टोटल कैपिटल कितना हो गया 100 + 25 125। तो हर एक के अंदर तुम्हें वेट निकालना है अलग अलग ऐसे करके। तो 25% है तो तुम्हारा वेट ऑफ डेट कितना होगा 25/125। इसमें कितना होगा 42.86/142.86। ठीक है, 25/125 = 20%। यहाँ पे निकलेगा 42.86/142.86, कितना 30%। ठीक है, 66.6667/166.67, इसको ऐड कर दिया 100 में 40%। ठीक है, यहाँ ऊपर 100 है, अच्छा यहाँ पे 100% भी दे रखा है, डेट है 100% का। अच्छा, अगर तुम कंफ्यूज एक बार के लिए कर भी जाओ कि डेट इक्विटी को तुम गलती से डेट रेशियो ले भी लो, तो तुम इतना दिमाग तो लगा सकते हो ना कि डेट 150% कैसे हो जा रहा है टोटल कैपिटल का तो ये डेट अपॉन इक्विटी होगा, टोटल नहीं हो सकता, ये 150% कैसे हो सकता है डेट टोटल कैपिटल का। तो इसको कैसे निकालोगे 150/100 + 150, तो 150/250 कैसे होगा 150/250 बोले तो 60%। एंड अगर तुम देखोगे ये जो तुम्हारे वेट्स आए इसी को 100 में से माइनस करोगे तो अपना वेट ऑफ इक्विटी भी आ जाएगा। ठीक है, 40 60। अब ये वेट्स वही सेम है जो पिछले क्वेश्चन में थे, जो यहाँ दिए रखे थे मैंने। तो अगर वेट्स जो निकले अपने फाइनल निकल के आए सारी तामझाम के बाद में, वो यही निकल के आए जो ये हैं,
तो अगर वेट्स एकदम सेम आए एंड के डी के ई भी सेम ही है तो क्यों सेम ही आएगा सारे प्लान्स के अंदर। तो ये एग्जांपल मैंने बेसिकली बनाई इसलिए था ताकि तुम्हारे ये रेशियोज टेस्ट हो जाए, डेट अपॉन टोटल का एंड डेट अपॉन इक्विटी का, बस बाकी कुछ नहीं है। क्या लिखा है, हाउ वुड यू सॉल्व द प्रीवियस एग्जांपल इफ द प्लान वाइज वेट्स वर एज फॉलोज। तो वेट्स चेंज किया मैंने, बस बाकी सब सेम है। और वेट्स को भी अपन ने जब मॉडिफाई करके वापस से एग्जैक्ट वेट्स निकाले तो सेम वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन में थे, तो क्यों सेम ही आएगा सब में, पिछले वाले जैसा ही आएगा, तो आंसर सेम वैसा ही बनेगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ वेट सॉल्व करने के लिए था, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ बोलिए, हाउ वुड यू सॉल्व द प्रीवियस एग्जाम्पल इफ द प्लान वाइज वेट्स वर एज फॉलोज। अब इसमें भी डेट टू इक्विटी दिया है, लेकिन यहाँ पे रेशियो फॉर्मेट में दे दिया है 1:4, 3:7, 2:3, 1:1, 3:2, 7:3, 4:1। अब ये कैसे निकलेगा, सेम वही तरीके से। 1:4 का मतलब क्या होता है कि डेट 1 है, इक्विटी 4 है, तो डेट अपॉन टोटल चाहिए अपने को, तो वेट ऑफ डेट, डेट अपॉन टोटल कितना होगा, डेट 1 है, टोटल कितना होगा 1 + 4 5, तो 1/5 20% इज टोटल, वेट ऑफ डेट आ गया। इसी से तुम्हारा इक्विटी का वेट भी आ जाएगा 80% का। तो ये भी वैसे सॉल्व हो जाएगा सारा। इसके में अंदर भी वेट वही आएंगे जो पहले वाले एग्जाम्पल में थे, बस लिखने का तरीका बदल गया, बाकी बस उसी का प्रैक्टिस कराना था, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हारी यूनिट एंड हो गई। अब एक और चीज़ है, हाँ ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम को वो EBIT भी बोल सकता है, लॉजिकल सी बात। ऑपरेटिंग इनकम को EBIT बोलेगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नेट इनकम अपन जो ई-टैच बोलते हैं उसको नेट इनकम बोल के भी बता सकता है। नेट इनकम क्या होती है, जो इक्विटी को नेट मिल रही है। नेट ऑपरेटिंग इनकम ऊपर वाली है, नेट इनकम क्या है, इंटरेस्ट काट के जो मिला वो। तो नेट इनकम मतलब ई-टैच। ये वर्ड्स भी बोले ई-टैच की जगह नेट इनकम बोले तो समझ जाना कि ई-टैच है। एंड ऑब्वियसली EBIT को नेट ऑपरेटिंग इनकम हमने बोलते ही है। अब हाँ, हमने जो थ्योरीज पढ़ी थी उनका नाम भी यही था, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। बट उनको यहाँ पे कंफ्यूज मत करना अभी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात नहीं हो रही है, इनकम स्टेटमेंट के आइटम की बात हो रही है। ये भी नेट इनकम कोई अप्रोच की बात नहीं हो रही है, इनकम स्टेटमेंट के आइटम की बात हो रही है। तो कन्फ्यूज मत जाना यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बतानी थी कि अपने को जो निकालना होता है केओ के अपने पास 2 मेथड्स हैं, राइट। जो तुम्हें छोटा पड़े तुम वो कर लेना, ठीक है। जनरली छोटा कौन सा पड़ता है, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म वाला, जनरली वो छोटा पड़ता है, तो उससे कर लेना, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केसेस हो सकते हैं। अच्छा, बाकी फॉर्मुलाज के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ना, मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वो फॉलो कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है। एक बुक में देखोगे तो अलग अलग तरीके दे रखे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे तुम अप्रोच विद टेक्स्ट में आते हो तो ICAI ने कुछ बहुत ही गंदे गंदे फॉर्मुले दे रखे हैं यार, बहुत ही गंदे गंदे फॉर्मुले दे रखे हैं। अगर तुम स्टडी मैथ से करोगे उसको तो तुम्हें वो गंदे गंदे फॉर्मुले देखने मिलेंगे। फिर तुम मुझे मैसेज करोगे सर ये फॉर्मुला तो आपने बताया नहीं, सर आप फॉर्मुला तो आपने बताया नहीं, ठीक है। नहीं बताया क्योंकि तुम्हें अननेसेसरी फॉर्मुले नहीं बताने मुझे। वो आंसर वो सोल्यूशन उन्हीं फॉर्मुलों से हो सकता है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़े हैं। जितने सोल्यूशन मैंने तुमको कराए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन कराए, वो क्वेश्चन जिनको उन्होंने गंदे फॉर्मुले लगा के सॉल्व कराए, मैंने तुमको नॉर्मल फॉर्मुले से भी सॉल्व कराया ये। तो मेरी कॉपी का सोल्यूशन देखोगे तो मैंने नॉर्मल फॉर्मुले से भी सॉल्व किया है। तो वही फॉर्मुले की जगह पे अपन जो नॉर्मल फॉर्मुले करेंगे उनसे भी हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा फॉर्मुला क्यों पढ़ाऊँ ज़बरदस्ती का, इसलिए तुमको मैंने वो नहीं बताया। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे वो तुम हमारी सोल्यूशन कॉपी से रेफर करना, ICAI वाले मत देखना, गंदे गंदे हैं यार फॉर्मुले। अप्रोच विद टेक्स्ट वाले के अंदर आ जाएंगे गंदे फॉर्मुले, पहले नहीं है, पहले नॉर्मल चलता है, उसी के अंदर है सिर्फ वो गंदे फॉर्मुले, ठीक है। एंड मल्टीपल ऑप्शंस है, तो ज़रूरी नहीं है जो उन्होंने कर रखा है सोल्यूशन का अप्रोच अपन ने भी वही किया हो, क्योंकि अपने को ज़्यादा शॉर्ट वाला मिल गया तो अपन ने उससे कर लिया। एग्जाम में तुम जिससे करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें बुरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ मुझे बतानी थी कि जहाँ पे तुम्हें दूसरा एक स्पेसिफिक मेथड ही प्रिफर्ड होगा। जैसे केओ की बात है ना, मैंने कहा केओ में दोनों प्रोजेक्ट चलती हैं, वैक्स से कर सकते हो या EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म से कर सकते हो, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि जब अपन, तुम्हें ध्यान है वैक वाला मेथड जो अपना होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, वैक वाले के अंदर अपन क्या करते हैं, KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी करते हैं, KD इंटू वेट ऑफ डेट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को KD और KE यूज़ करने का मौका मिलता है, करेक्ट। जो अपना दूसरा वाला फॉर्मूला है वो क्या है, EBIT अपॉन V, ठीक है। इसके अंदर अपने को KD और KE को यूज़ करने का मौका नहीं मिलता है, डायरेक्टली अपन ने निकाल लिया KO। अब कोई ऐसे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर आ जाए जिनके लिए आपको KD और KE निकालना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमारा इशू एक्सपेंसेस होता है। इशू एक्सपेंसेस कहाँ पे अफेक्ट करते हैं, नेट प्रोसीड्स को अफेक्ट करते हैं। वो नेट प्रोसीड्स को अफेक्ट करेंगे, दैट मीन्स आपकी KE और KD अफेक्ट होगी, ठीक है। अब अगर नेट प्रोसीड्स क्वेश्चन में आ गया है तो आपका KD और KE अफेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसकी वजह से। एंड उसको ये वाला फॉर्मूला तो हैंडल कर लेगा, ये वाला फॉर्मूला हैंडल नहीं कर पाएगा। इसमें कहाँ ट्रीट हो रहा है नेट प्रोसीड्स, मुझे बताओ। इसमें तो हो रहा है ना KE KD के अंदर आ रहा है ना,
आ रहा है के ई के डी निकालोगे तो उसके अंदर तुम उसको लोगे, नेट प्रोसीड्स को ट्रीट करोगे ना, ठीक है, तो वो इसके अंदर काम में आ जाएगा। तो वो जब ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स हों जो सिर्फ इसी फॉर्मूले के अंदर ट्रीट हो सकते हैं, तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला मत लगाना। एंड ऐसा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, तो उसका लोड नहीं है, उसमें तुम ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ध्यान देना कि ऐसा एडजस्टमेंट है कि नहीं है, मोस्टली में तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है, वो वैसे भी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। समझा? बस यही था इस चैप्टर के अंदर, खत्म है चैप्टर। अच्छा, याद कैसे रखना है वो बता देता हूँ तुमको, ठीक है। मल्टीपल अप्रोचेस है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इनको लाइन से लगाएंगे सारे अप्रोचेस को, ठीक है, सब दे दड़ा लाइन से लगा के पहले अपन खड़ा किया नेट इनकम को, फिर लगाया अपन ने नेट ऑपरेटिंग इनकम को, फिर लिया अपन ने एमएम अप्रोच विद टैक्स को, ठीक है, एमएम हाइपोथेसिस विद टैक्स एंड देन ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अब देखो, हर एक अप्रोच का एक एक बंदा है उनका एक एक फेवरेट पर्सन है जिसको वो पूरी छूट देता है चेंज होने की, और बाकियों के ऊपर उसने बंदिश लगा रखी है बहुत ज़्यादा कि तू बदल नहीं सकता। तो हर एक अप्रोच का एक एक बंदा है, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच का बंदा कौन है बताओ? इसका बंदा कौन है? के ओ। ये के ओ को बदलने देता है, बाकी सबको फिक्स रखता है ये, ठीक है। तो ये के ओ को बदलने देता है, के ओ को छूट दे रखी है, बाकी को छूट नहीं दे रखी है। तो इसका बंदा कौन है? के ओ, शॉर्ट फॉर्म में नीको। नीको, इसका नाम नी है ना, नीको, ठीक है, नीको से याद हो जाएगा, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये किसको छूट देता है? के ई को, बाकी को छूट नहीं है। के ओ को, के डी को छूट नहीं है। तीन 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 एलिमेंट अपने, के ई, के डी और के ओ, ठीक है। जिसको छूट है उसके अलावा बाकी को छूट नहीं है, तो तुम्हें याद हो जाएगा उससे, ठीक है। नोई किसको, इसको अपन शॉर्ट में नोई बोल सकते हैं। तो नोई तुम्हें किसको छूट देता है? ये के ई को छूट देता है कि तू बदल। के डी के ओ को नहीं है, तो इसको अपन के साथ याद रखेंगे, नोइकी, नोइकी, ये नीको, ये नोइकी, ठीक है। गंदे वर्ड्स है ना, गंदे ही याद रहते हैं गंदे ही याद रहते हैं, अच्छे याद नहीं रहते वर्ड्स, ठीक है। एमएम हाइपोथेसिस विद टैक्स, ठीक है। ये बोलता है इसका नाम क्या है? एक और एम लगा देना, सही बोला मेरा भाई, सही बोला मेरा भाई, वो मेरा ही बंदा है, ये मेरा ही बंदा है। दैट मीन्स इसका और नोई का बंदा सेम है, दोनों को एक ही पसंद है। कौन? दोनों को के ही पसंद है, ठीक है। तो दोनों सेम बंदे को छूट देते हैं, ठीक है। अब बदल गया बाद में, ये फ्यूचर में बदल गया, विद टैक्स के अंदर बदल गया, इसने अब इसके अंदर दो बंदे रख लिए, ठीक है। ये तो बहुत ही ख़राब आदमी है यार। एक तो बंक मारता है क्लास, ठीक है, बंदा शेयर कर रहा है कभी इसके साथ में, फिर यहाँ पे दो बंदे में चला गया सीधे सीधे, बहुत ख़राब है। तो अपना एमएम हाइपोथेसिस, ठीक है। चलो, तो एमएम हाइपोथेसिस विद टैक्स के अंदर क्या सीन हुआ? इसने छूट किस किस को दे रखी है मूव करने की? के ई और के ओ को। के डी सेम रहता है। अब इसके दो बंदे हो गए, इसको क्या याद रखोगे? किको, किको। बहुत गंदा है यार, बहुत गंदा है, बट गंदा है तो याद होगा ना, ऐसे ही तो याद होगा साउंड समझा ही नहीं चाहिए दिमाग में, किको, ठीक है। तो इसने की और को छूट दे रखी है, के डी सेम रहेगा इसका, ठीक है। लास्ट में ट्रेडिशनल अप्रोच से पूछा कि भाई तेरा बंदा कौन है, तो बोलने मैं बाहर जा रही हूँ गेम से मैं बाहर जा रही हूँ, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आप खींच के उसको पीछे लेके आए। अबे ऐसे थोड़ी गेम से बाहर जा सकती है, बता कौन है तेरा बंदा? इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार, आई डोंट हैव एनीवेयर, तो इसका इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, इसको नहीं पता सब कौन है बंदा, ठीक है। तो इस तरीके से शायद याद हो जाना चाहिए, आई गेस इस तामझाम से, ठीक है। तो नीको, नोइकी, नोई अपना बंदा है, इसका कीको, और ये इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इससे याद हो जाना चाहिए, आई गेस। आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड अ बेटर वे देन दिस टू रिमेंबर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी, बाकी क्वेश्चन मैं तुमको भेज दूंगा, ठीक है। लंबी यूनिट है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। वेल ट्राई सर हुआ कि नहीं हुआ वो तो बताओ, वेल ट्राई क्या होता है? कोई नहीं, तुम घर जाके पढ़ोगे तो तुम्हें ये सारी आवाज़ें याद आएंगी। कीको। राजा, तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। मैं आपको इसका OCW ट्रैकर दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर आप सीरीज़ में नए हो, तो OCW ट्रैकर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सा ट्रैकर है जो आपको काफ़ी एफिशिएंट, इफेक्टिव तरीके से किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। सो एंड काफ़ी कंफर्टेबली आपका एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने किया क्या है कि जो भी हमारे चैप्टर, हमारा जो ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएंगे, उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से W कैटेगरी वाले जो क्वेश्चन है इनको आपको लिख के प्रैक्टिस करना होता है। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, इनको राइटिंग में करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। एंड
और किन चीज़ों का ध्यान दे और किन चीज़ों का ध्यान देना होता है इसको यूज़ करते टाइम पे, कैसे इसको अच्छे से यूज़ करना है, अगर आपको वो डिटेल में समझना है तो आई विल रिकमेंड कि जो लेवरेजेस का जो रिवीजन है उसके अंदर लास्ट के 10 मिनट देख लो, उसके अंदर डिटेल में समझाया। अभी के लिए मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया था कि इसको कैसे क्या है कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर एक और चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। देखो आप ना यूनिट 2 जो है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की, उसके अंदर FM वर्ल्ड के क्वेश्चन करने से पहले यूनिट इसके अंदर हमारे जो FM 360 नोट्स है, कंसेप्ट नोट्स है हमारे, उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यूनिट 2 के, पहले वो सॉल्व करना, उसके बाद आप FM वर्ल्ड के ऊपर जाना क्वेश्चन बैंक के ऊपर। ऐसा क्यों राजा, समझना कि इस चैप्टर के अंदर क्या है ना कि ICAI ने अभी तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं एग्जाम पेपर्स ICAI का खुद का मटेरियल MTB RTP, उसके अंदर 1-2 थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो क्वेश्चन बैंक ICAI के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, हमने खुद के बना के डाले नहीं क्वेश्चन बैंक के अंदर। तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर 1-2 थ्योरीज हैं जिनके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन बाकी जो थ्योरीज हैं उनके अंदर ICAI ने इतने अच्छे क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर इतने लेवल के क्वेश्चन हैं नहीं। तो इसलिए FM 360 के अंदर हमने काफ़ी लेवल के क्वेश्चंस बना के डाले हैं, काफ़ी लेवल के एग्जांपल्स बना के डाले हैं उन थ्योरीज के लिए, जिनसे आपकी वो थ्योरी भी बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है एंड आप बहुत हाई लेवल एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना भी हुआ उन थ्योरीज में से, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ये एग्जाम्पल्स इतने अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है। एंड वो मैं लेक्चर के अंदर बता भी रहा था कि हमारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, इसी से भी ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उन पर्टिकुलर थ्योरीज के लिए। तो इसलिए आई रिकमेंड कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स करो जिनसे आपका वो थ्योरीज पे बहुत कमांड आ जाएगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी वो थ्योरीज, क्योंकि बच्चे ना इस चैप्टर के अंदर थ्योरीज में कंफ्यूज बहुत होते हैं। ये एग्जाम्पल्स कर लोगे ना सारे तो मस्त क्लियर हो जाएगी, मस्त समझ जाएगी सारी की सारी थ्योरीज, ठीक है। एंड एग्जाम में भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा आपके लिए तैयारी। सो पहले ये करना, उसके बाद FM वर्ल्ड के ऊपर जाना, दैट्स इज व्हाट आई रिकमेंड, ठीक है। काम लेकर जाएगा, टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस रिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा आज का सेशन, काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। इफ़ सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना, सो दैट आपके भी जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स आएंगे, वो भी इस वीडियो के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखा सके फॉर द विजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं अपन ठीक 10 बजे फॉर रेशियो एनालिसिस। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपन कल भी टाइमली मिल सके, आप तक वीडियो टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।